अगर तुम्हें कोई कहता है कि न्यूयॉर्क के बीचों बीच एक ऐसा अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है जहाँ से तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो और सीधा पहुंच जाओगे 1894 को, क्या तुम मानोगे? तुम्हारा नहीं पता, बट आज की स्टोरी का मेन कैरेक्टर चार्ली, जिसने मान लिया था कि हाँ ऐसा कुछ होता है। बट वेट, क्या ये सस्ता? स्वागत है तुम लोगों का क्लास 12 का चैप्टर द थर्ड लेवल पे। एक ऐसी कहानी जो बात करता है टाइम ट्रेवल के बारे में। बट इससे पहले इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। पहला और मेन कैरेक्टर जिसका नाम है चार्ली। अब चार्ली का उम्र था 31 इयर्स और ये रहता था न्यूयॉर्क सिटी पे। फिर दूसरा कैरेक्टर था चार्ली का वाइफ जिसका नाम था लुइसा, और तीसरा कैरेक्टर था चार्ली का दोस्त जिसका नाम था सैम। बाय प्रोफेशन ये एक साइकेट्रिस्ट था, दिमाग का डॉक्टर यार। अब इसके अलावा ऑथर का नाम मुझे तुम बताओगे। अगर नहीं बता रहे भाई साहब, अपने क्रश से रिजेक्ट होने के लिए तैयार हो जाना, बाबा बंगाली का श्राप लग जाएगा। अगर नहीं चाहते ऐसा तो कमेंट्स पे ऑथर का नाम जल्दी जाके बताओ। हम बढ़ते स्टोरी की ओर। तो हमारी कहानी का शुरुआत होता है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन से। इस स्टेशन का नाम था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वैसे तो इस अंडरग्राउंड स्टेशन पे 2 लेवल्स थे। पहले लेवल पे थे आज के जमाने की मॉडर्न ट्रेन जो कि लंबे लंबे दूरियों को तय करता था, और दूसरे लेवल पे था सब अर्बन ट्रेन जो कि एक शहर से दूसरा शहर जाता था। बट हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर चार्ली ने एक तीसरा लेवल भी देखा था इस स्टेशन पे, और ये स्टेशन सीधा उसे टाइम ट्रेवल करवाता है, सीधा लेके जाता है 1890s के समय पे। और जब चार्ली ये बात अपने दोस्तों को कहता है तो हर कोई उसके ऊपर हंसता है। पूरे न्यूयॉर्क सिटी पे अगर किसी को भी पूछा जाता कि ग्रैंड सेंट्रल पे कितने लेवल्स है, सब कहते हैं 2। बट चार्ली का मानना था कि एक तीसरा लेवल भी होता है। अब चार्ली समझ नहीं पा रहा था कि सच में उसने टाइम ट्रेवल करा था या थी उसकी कोई दिमाग की बीमारी है। वो जाता है अपने साइकेट्रिक फ्रेंड सैम के पास। भाई साहब, मैं यार हमेशा सोचता था काश यार मेरा भी कोई एक साइकेट्रिक फ्रेंड होता, बट जो मेरे दोस्त है उन्हें तो साइकेट्रिस्ट की जरूरत है यार, बनना तो दूर की बात है। खैर मुद्दे पे आता है। जब चार्ली ने अपने दोस्त को बताया कि उसने एक थर्ड लेवल भी देखा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, जो कि सीधा उसे टाइम ट्रेवल करवा रहा था 1890s पे, तो उसका दोस्त भी कहता है भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तेरे दिमाग का बहम है, तू ना यार डे ड्रीमिंग कर रहा है, यानी कि जागते जागते भी सपने देख रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। अब चार्ली का वाइफ गुस्सा हो जाता है इस बात से। उसे ऐसा लगता है कि क्या मेरा बंदा मुझसे खुश नहीं है क्या? अब चार्ली का फ्रेंड बीच में आता है और सिचुएशन को संभालता है और कहता है ये सारी चीजें स्ट्रेस की वजह से। आज की इस मॉडर्न लाइफस्टाइल पे यार हर किसी को ना बहुत ज्यादा टेंशन है, और चार्ली को भी बहुत ज्यादा टेंशन है, इसलिए उसने ऐसे अनाप शनाप चीजें देख लिया है। वो ना अपने रियलिटी से भागना चाह रहा है। बट चार्ली का ऐसा बिल्कुल मानना नहीं था। आज के समय में किसको स्ट्रेस नहीं होता, बट क्या हर कोई थर्ड लेवल देख रहा है क्या? सिर्फ चार्ली को ही क्यों दिखा? अब इस बात पर उसका दोस्त साइकेट्रिस्ट फिर से काउंटर करता है, तू यार इस दौड़ भाग वाले जिंदगी से थक गया है मॉडर्न वर्ल्ड का, और तू चाहता है एक सुकून का जिंदगी जीना। और इसी के एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो तू स्टैम्प कलेक्ट करता है, वो भी एक रियलिटी से भागने का जरिया है तेरा। फिर चार्ली कहता है कि उसके दादा भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, वो तो अपने लाइफ से भाग नहीं रहे थे, उनका लाइफ बहुत ही चिल पीसफुल था। यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। तो क्या वो सारे लोग ऐसे अपने लाइफ से भागना चाहते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज जान लो, चार्ली इस स्टोरी का ऑथर या राइटर नहीं है, चार्ली नरेटर है जो हमें कहानी बता रहा होता है। तो अब चार्ली आगे में बताता है कि उसने कैसे अनजाने में ही थर्ड लेवल को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ढूंढा। गर्मी का मौसम था, लेट नाइट वो ऑफिस पे काम कर रहा होता है, एंड छुट्टी होने के बाद वो बहुत ही हड़बड़ी में था घर जाने के लिए, तो बस नहीं पकड़ के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे के लिए दौड़ता है। अब चार्ली को समझ नहीं आ रहा था कि उस दिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो तो एक बहुत ही आम ऑर्डिनरी सा 31 ईयर्स ओल्ड मैन है जो अपने काम से काम रखता है। उस दिन भी वो वॉक करते हुए लोगों के बीच से अपने घर के लिए जा रहा था। उसके आसपास जितने लोग थे उसने भी उनकी तरह कपड़े पहने हुए थे। हमारा भाई एक टोपी पहना हुआ था और एक सूट पहना हुआ था, और जितने भी लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे ना, उन्होंने भी एग्जैक्टली इसी तरीके का कुछ कपड़ा पहना हुआ था। उस समय चार्ली किसी चीज से भाग नहीं रहा था, वो तो बस जल्द से जल्द अपने प्यारे बीवी के पास जाना चाहता था। भाई की अपने बीवी के लिए प्यार देख रहे हो? खैर वो तो होता ही है, अब मेरी नहीं है तो मैं समझ नहीं पा रहा बस। तो चार्ली सीढ़ियों से उतरकर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है। फर्स्ट लेवल पे बड़े बड़े मॉडर्न ट्रेन थे जो कि लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए बना हुआ था। एंड देन वो फिर और सीढ़ियों से नीचे नामता है और पहुंचता है सेकंड लेवल पे। अब सेकंड लेवल पे था सबअर्बन ट्रेन जो कि एक सिटी से दूसरे सिटी जाता था। फिर जब चार्ली थोड़ा और आगे जाता है उसे दिखता है एक आर्च टाइप का अजीब सा डोरवे, और उस बंदे को पता नहीं क्या चुल उठता है, ये सीधा ट्रेन नहीं लेके उस अजीब से दरवाजे के अंदर चला जाता है और वहां जाके वो खो जाता है। बट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ऐसे खो जाना काफी कॉमन था, क्योंकि इस स्टेशन पे कई सारे कंफ्यूजिंग कॉरिडोर्स, पैसेज, सीक्रेट टनल्स था जहाँ लोग आसानी से खो जाते थे। ये सीक्रेट टनल्स और कॉरिडोर्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अलग अलग सिटीज पे लोगों को पहुंचा दिया करता था। एक बार तो चार्ली एक टनल पे जाता है एंड सीधा निकलता है रोजवेल्ट होटल के लॉन्ज एरिया पे। ऐसे और एक बार चार्ली घुस जाता है एक रैंडम टनल के अंदर और वो सीधा जाके निकलता है 46 स्ट्रीट के रैंडम सा ऑफिस बिल्डिंग के बाहर। चार्ली को ऐसा लगता था कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह ग्रो कर रहा है, क्योंकि पता नहीं अंडरग्राउंड इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सीक्रेट पैसेज टनल्स कहां तक फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ के रूट्स की तरह फैले ही जा रहा है। और भाई को ऐसा लग रहा था सच में कि शायद यहाँ कहीं एक एग्जिट है जहाँ से मॉडर्न वर्ल्ड से हम एस्केप कर सकते हैं। बट ये बात अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को नहीं कहता वो, क्योंकि तुम्हें पता है ये थोड़ा क्रेजी साउंड कर रहा है, राइट?
जिस कॉरिडोर से चार्ली चल के जा रहा था वो पहले लेफ्ट की ओर मुड़ता है एंड देन वो नीचे जा रहा होता है। चार्ली को लग रहा था कि वो गलत टनल पे आ चुका है, बट फिर भी वो चलता रहता है। उस पूरे टनल के अंदर पे एक इंसान नहीं था, पूरा सन्नाटे से भरा हुआ था। वो कुछ अगर सुनाई दे रहा था चार्ली को तो अपने ही पैरों का आवाज, बट सडनली उसे सुनाई देता है कुछ लोगों का बात करने वाला आवाज, जिससे वो समझ जाता है कि आगे पक्का एक ओपन स्पेस है जहाँ फाइनली ये टनल जाके खत्म होगा। फिर चार्ली उस टनल पे साफ लेफ्ट टर्न लेता है एंड सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद वो फाइनली पहुंच जाता है 3rd लेवल पर। फर्स्ट टाइम देख के तो चार्ली को यही लग रहा था कि शायद ये 2nd लेवल ही है, बट जब वो ध्यान से देखता है तो वहाँ के रूम्स छोटे छोटे थे और काफी कम टिकट विंडोज और रेलवे गेट्स था, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था ना वो लकड़ी से बना हुआ था और काफी ओल्ड फैशन था। उस इन्फॉर्मेशन बूथ पे एक इंसान था जिसने ग्रीन कलर के आई शेड्स पहने हुए थे और लंबे काले स्लीव्स प्रोटेक्टर पहने हुए थे। अब ये जो फैशन था ना ये 1890s का था। फिर वो देखता है कि उसके आसपास के लाइट्स ना फ्लिकर कर रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल रहा था, गैस लैंप था वो। तुम समझ लो लालटेन यार, जमाने में जब हम इस्तेमाल करते थे। कमेंट्स में बताओ क्या तुमने कभी लालटेन देखा या इस्तेमाल करा है? डेफिनेटली अगर तुम गाँव से हो तो तुमने करा ही होगा या फिर देखा ही होगा। अगर मेरा बात बताओ तो मैंने तो अपने बचपन में लालटेन से पढ़ाई भी करी है। खैर ये सारी चीजें देख के चार्ली को ऐसा लगता है कि चार्ली 1890s पे आ गया है। वो बगल में देखता है कि एक इंसान अपने पॉकेट से गोल्ड पॉकेट वॉच निकालकर उसे चेक कर रहा है। उस इंसान ने डर्बी हेड पहने हुए थे और लंबे ब्लैक 4 बटन वाले सूट पहना हुआ था और उसके बड़े बड़े मूछे थे। इनफैक्ट सिर्फ उसके ही नहीं, उस रेलवे स्टेशन पे जितने लोग थे ना उन सबके बड़े बड़े मूछे थे। चार्ली ने अपनी जिंदगी में कभी इतने सारे मूछों वाले इंसान नहीं देखे थे जितना वो आज देख रहा था। सबने यार अपने अपने स्टाइल के फैंसी मूछे बनाए थे, क्योंकि तुम्हें पता है पहले समय में यार मूछों का बहुत ट्रेंड हुआ करता था जो कि अब वापस आ रहा है। तुम बताओ मुझे, अगर तुम लौंडे हो तुम्हारा बियर्ड आना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? फ्यूचर में क्या तुम भी कबीर सिंह बनना चाहते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। फिर चार्ली देखते एक औरत को जो अभी अभी बस ट्रेन से उतर रही होती है। उस औरत ने लेग ऑफ मटन स्लिप का एक ड्रेस पहना हुआ था जो कि 1890s में बड़ा फेमस था। बट देखो यार नाम से लग रहा है कि ये ड्रेस कम और खाने वाला सामान ज्यादा होगा, मतलब मटन का टांग पता नहीं। खैर नीचे उसने लंबा स्कर्ट पहना था और ऊंचा वाला जूता पहना था। अब ये चीज देख के चार्ली को ऐसा लग रहा था कि पक्का वो टाइम ट्रेवल करके 1890s पे आया है। एंड अपने बात को कंफर्म करने के लिए वो बगल में एक न्यूज़पेपर बॉय था उसके पास जाता है और नजर मारता है एक न्यूज़पेपर की ओर। उसे दिखता है एक ऐसा न्यूज़पेपर द वर्ल्ड जो कि कई साल पहले ही बंद हो चुका है, और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में मेंशन था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस न्यूज़पेपर पे डेट मेंशन था जुलाई 11, 1894, जिससे कंफर्म हो चुका था कि हमारा भाई 1890s के समय में पहुंचता है। आई डोंट नो कैसे, बट हाँ वो पहुंच जाता है। वो एंटर करता है गलत टनल पे जो कि उसे लेके आता है 3rd लेवल पे। अब चार्ली के दिमाग में चल रहा था कि जब मैं आ गया हूँ 1894 को तो क्यों ना ट्रेन पकड़कर अमेरिका के किसी भी हिस्से पे चला जाओ। तो वो डिसाइड करता है कि वो और उसकी पत्नी ग्लासबर्ग इलिनॉइस पे जाएगा। अब ये बहुत ही खास जगह था यार, यहाँ सुकून ही सुकून था। अब जैसे अगर तुम किसी भी बाइकर को पूछो कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारे लिए जन्नत क्या है, तो कहेगा भाई साहब लद्दाख जाना है। मुझे भी जाना है क्योंकि मैं भी तो एक बाइकर ही हूँ। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारे चार्ली को जाना था ग्लासबर्ग इलिनॉइस पे। उस समय ये एक टाउन हुआ करता था जहाँ का लाइफस्टाइल काफी सुकून भरा था। पूरे टाउन पे बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े गार्डन्स, बड़े बड़े पार्क्स थे, और वहाँ के रास्तों से जाते हुए लगता था कि तुम टनल से जा रहे हो, क्योंकि दोनों साइड पे बड़े बड़े गच्छे लगाए हुए थे जिस वजह से जो रास्ते का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ढक जाता है और एक टनल की जैसा दिखता है। 1894 में जो गर्मी का इवनिंग्स हुआ करता था ना काफी लंबा हुआ करता था। लोग अपने गार्डन्स और लॉन्जेस पे इवनिंग टाइम पे बहुत ही एंजॉय करते थे। जो मैन होते थे वो सुट्टा उट्टा फूकते थे और एक दूसरे से बातें करते थे, और जो औरतें होते थे वो प्लम लीफ से पंखा बनाकर हवा मारते थे। देखो मैं आसाम से हूँ तो हमारे यहाँ कोकोनट ट्री के पत्ते से ना पंखा बनाया जाता है। तुम बताओ क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसा कुछ है? खैर उस जगह का रात भी काफी खूबसूरत हुआ करता था क्योंकि उस समय मिलता था वहाँ फायर फ्लाइज यानी कि जुगनू। आज के समय तो दिखता नहीं है यार, क्या है। गैल्सबर्ग उस समय बहुत ही पीसफुल जगह हुआ करता था, और जो समय पे चार्ली पहुंचा था ना वो वर्ल्ड वॉर 1 होने से 20 साल पहले का समय था और वर्ल्ड वॉर 2 होने से 40 साल पहले का समय था। सो चार्ली काफी एक्साइटेड था इस जगह में जाने के लिए। वो टिकट काउंटर पे जाता है और 2 टिकट मांगता है। उस टिकट काउंटर में बैठा हुआ क्लर्क चार्ली को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा फैंसी हैट नहीं देखा था जैसा चार्ली ने आज पहना हुआ था। और जब चार्ली टिकट का पैसा दे रहा होता है ना तो बंदा देख के और घबरा जाता है। वो चार्ली को कहता है कि तू मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है क्या? अगर तू सोच भी रहा है ऐसा तो ऐसा नहीं होने वाला। फिर वो उस जमाने के पैसे को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे पैसे नहीं चलेंगे भाई, ऐसे पैसे लेके आओ। अब ये सीन होने के बाद चार्ली भाई का तो पूरा फट गया था। वो डर रहा था कहीं ये क्लर्क पुलिस को ना कंप्लेंट कर दे। और भाई जेल चाहे आज का हो या उस जमाने का हो, जेल जेल ही होता है। वो सीधा दुम दबा के भागता है 3rd लेवल से और बैक टू प्रेजेंट पे आ जाता है। बट ये अब चार्ली हार थोड़ी मानने वाला था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पैसे जमा करेगा और दोबारा वापस जाएगा, टाइम ट्रेवल करेगा। तो अगले दिन लंच आवर के बाद वो बैंक पे जाता है और $300 निकालता है अपने बैंक से, जिसे वो कन्वर्ट करवाता है पुराने करेंसी पे, जिसके उसे मिलता है $200 से भी कम। बट इससे चार्ली को फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उस समय पे ये पैसे बहुत थे। और जब ये बात चार्ली के साइकेट्रिस्ट दोस्त को पता चलता है तो चार्ली के लिए काफी परेशान रहता है कि ये बंदा कर क्या रहा है। बट सैडली चार्ली को वो कॉरिडोर दोबारा कभी नहीं मिलता है जिससे ग्रैंड सेंट्रल का 3rd लेवल पे जाया जा सकता था और टाइम ट्रेवल करा जा सकता था। जब ये बात उसने अपने पत्नी को बताया कि वो टाइम ट्रेवल करके आया हुआ है और वो दोबारा करना चाहता है जिसके लिए उसने पैसे भी इकट्ठा कर लिया है, तो उसकी बीवी बहुत परेशान हो जाती है उसके बातों से और उससे प्रॉमिस करवाती है कि तुम दोबारा ये सब चीजें और नहीं करोगे। और उसकी प्यारे बीवी के ऐसा कहने पर वो मान भी जाता है क्योंकि बंदा अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। यार मैं भी करूंगा, बस मिल जाए मुझे।
मिल नहीं रही है, अब क्या करे, है ना। तो वो छोड़ देता है दोबारा ये जो भी उसका नशा था टाइम ट्रेवल करने का, एंड अपने नॉर्मल रूटीन पे बैक करता है, जहाँ वो ऑफिस जाएगा और दौरे दौरे अपने बीवी के पास आएगा और वीकेंड्स पे वो स्टैम्प कलेक्ट करेगा। बट अब यहीं पे आता है कहानी पे ट्विस्ट। चार्ली तो छोड़ो, उसकी बीबी जिसने चार्ली को मना किया था कि थर्ड लेवल और ढूंढना मत, वो भी अब थर्ड लेवल को ढूंढना शुरू कर देता है। ऐसा क्या हो गया था उन दोनों मियाँ बीवी के साथ जो एक हफ्ते के अंदर अंदर वो दोनों दोबारा अब थर्ड लेवल को ढूंढना चाहते थे। देखो चार्ली को पता चलता है कि उसका जो साइकेट्रिस्ट दोस्त है ना, वो मिस्टीरियसली कहीं पे गायब हो गया है। अब चार्ली को शक होता है कि पक्का उसके दोस्त सैम को थर्ड लेवल मिल गया है, क्योंकि सैम ना सिटी बॉय था, हमेशा से ही वो शहरों पे पला भरा था शोर शराबों के बीच। तो जब भी वो ग्लासबर्ग के बारे में सुनता था ना, वो काफी फैसिनेट करता था। एक ऐसा जगह जहाँ पे सुकून है, शांति है, इस मॉडर्न वर्ल्ड के दौड़ भाग वाले जिंदगी से बिल्कुल अलग। वो भी टाइम ट्रेवल करना चाहता था, वो भी 1894 पे जाना चाहता था। अब चार्ली को शक हो रहा था कि सैम को थर्ड लेवल मिल गया और वो टाइम ट्रेवल करके ग्लासबर्ग पे पहुंच भी गया है। भाई देख लो, ऐसा होता है दोस्ती, तुम पहले अपने दोस्त को पागल पागल कहते हो एंड देन तुम खुद ही वहां चले जाते हो। भाई साहब आजकल दोस्तों पे भरोसा नहीं करा जा सकता बिल्कुल। अगर दोस्त ऐसे होते तो बिल्कुल नहीं। अब वो बंदा जाता है, अब वो अपने दोस्त का ठीक है जलाने के लिए लेटर भी लिखता है उसे। देखो एग्जैक्टली होता क्या है। एक रात को चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा होता है और उसी में उसे एक दिखता है बहुत ही पुराना सा फर्स्ट डे कवर। अब मैं पहले तुम्हें फर्स्ट डे कवर क्या होता है वो बता दूं एंड देन स्टोरी पे आगे बढ़ेंगे। सो देखो, तुमने तो कभी स्टैम्प कलेक्ट नहीं करा होगा, बट जो करते हैं ना तो उनके साथ सीन ऐसा रहता है। तो जब भी स्टैम्प को इशू करा जाता है तो जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं ना, वो झट से जाके स्टैम्प्स को खरीद लेते हैं। बट दिक्कत ये है कि अब लोगों को कैसे बताया कि जिस दिन इशू करा गया उसने उसी दिन उसे खरीदा है। तो इस चीज का सोल्यूशन था, वो एक एम्बलप लेते हैं, उसके अंदर पे खाली पेपर डालते हैं, कुछ लेटर वेटर नहीं होता है, और उस एम्बलप के ऊपर अपने स्टैम्प को चिपका के अपने आप को मेल कर देते हैं। अब इससे वो डेट वाला जो प्रूफ है वो मिल जाता है पोस्ट ऑफिस से, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले वहां पे डेट मेंशन कर देता है कि ये लेटर इस दिन पोस्ट करा गया था। तो ये जो एम्बलप है ना, जिसके ऊपर स्टैम्प लगा होता है और डेट होता है, उसी को कहते हैं फर्स्ट डे कवर। कोई भी इंसान फर्स्ट डे कवर का लेटर जो होता है अंदर उसे खोल के नहीं देखता, क्योंकि मैंने बताया वो ब्लैंक लेटर होता है। बट जिस रात चार्ली को वो पुराना सा फर्स्ट डे कवर मिला था ना, उस कवर पे जो डेट था ना, वो देख के चार्ली शॉक हो जाता है। जुलाई 1894 किसी ने ये लेटर ग्लासबर्ग से चार्ली के ग्रैंडफादर को इतने साल पहले दिया था। बट अब चार्ली सोच पे पड़ जाता है कि ये लेटर मैंने आज तक तो कभी देखा नहीं, ये आया कैसे। उस लेटर पे 6 सेंट का एक स्टैम्प था, जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट गारफील्ड का फोटो भी लगा हुआ था। अब हमारा भाई चार्ली क्यूरियस होता है कि किसने आज से इतने साल पहले चार्ली के ग्रैंडफादर को ये लेटर पोस्ट किया था, वो भी ग्लासबर्ग से। तो अपने अंदर के सवाल जवाब को मिटाने के लिए वो लेटर को खोल देता है और वहां मिलता है उसे एक लेटर सैम के द्वारा दिया हुआ। लेटर के राइट साइड में एड्रेस दिया हुआ था, गैल्सबर्ग इलिनॉइस, जुलाई 1894। चार्ली का नाम भी था। उसका दोस्त इस लेटर पे कह रहा होता है कि जब तुमने बताया कि थर्ड लेवल भी है जिसे टाइम ट्रेवल करा जा सकता है, तो मैं चाहता था, मैं विश कर रहा था कि हाँ ये सच हो जाए, एंड देन मैंने ये चीज मान भी लिया। तुम सही थे चार्ली, थर्ड लेवल होता है और मुझे वो मिल भी है। और अब सैम 2 हफ्ते से गैल्सबर्ग में है, फुल एंजॉय कर रहा है और किसी सड़क पे वो पियानो सुन रहा है, लोगों को गाते हुए सुन रहा है, और वो ये भी बताता है कि उसे इनवाइट करा गया है नींबू पानी पीने के लिए। भाई साहब कैसा दोस्त है यार। खैर वो आखिर में चार्ली और लुइसा को कहता है कि तुम लोग भी आ जाओ यार, जब तक तुम लोगों को थर्ड लेवल नहीं मिलता मैं तुम लोग का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा दोस्त, अकेला चला गया तू, भाई साहब जाते हुए अपने भाई को याद नहीं किया। कैसा दोस्त है यार ये। आखिर में अपना साइन करता है सैम, एंड देन ये लेटर यही तक था। अब सैम तो यार मस्त पास्ट पे जाके नींबू पानी पी रहा है और हमारे भाई को यहाँ पे दिक्कत पे डाल दिया है। अब भाई हर हफ्ते जब भी वीकेंड्स होता है थर्ड लेवल को ढूंढ रहा होता है, बट उसे मिलता ही नहीं है। बट उसे ये पता चलता है कि सैम ने $800 कन्वर्ट करा है पुराने करेंसीज पे, और जितना पैसा उसने कन्वर्ट कराया है ना, उस जमाने के हिसाब से वो बहुत था। शायद वो वहां जाकर हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस स्टार्ट करेगा। अब ये कोई जानवरों का चारा घास फूस का बिजनेस है, क्योंकि देखो वो साइकेट्रिस्ट था, दिमाग का डॉक्टर। बट उस समय में किसी को दिमाग का दिक्कत था ही नहीं, हर कोई अपना सुकून भरा जिंदगी जी रहा था। तो उसके बाद दिमाग का इलाज कराने आएगा कौन। तो हमेशा से बात करता था कि उसे पुराने समय का इस तरीके का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, जानवरों का घास फूस का बिजनेस। तो वो शायद यही करके अपना जिंदगी जी रहा होगा। तो यार इसी के साथ ये स्टोरी होता है खत्म। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मैं अपने दोस्तों के ऊपर कभी भरोसा नहीं करूंगा अगर उसने कुछ भी कहा तो। शुरुआत से वो कह रहा था कि भाई साहब ये तुम्हारे दिमाग की कोई बीमारी है, तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो। और देखो दूसरी तरफ वो अपने ही दिमाग पे ख्याली पुलाव बना रहा था कि भाई साहब ऐसा अगर जाए कुछ हो जाए तो मैं तो चला ही जाऊंगा। और वो चला भी जाता है, वहां जाके वो नींबू पानी पी रहा है और लेटर लिख रहा है, अपने दोस्त को पियानो सुन रहा है, गाना गाते हुए सुन रहा है लोगों को। ऐसा थोड़ी होता है। खैर अब ऐसा हुआ था इस स्टोरी पे। उम्मीद तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं मैं तुम लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल। मेरी आधी जिंदगी बीत गई, बट अब भी मैं लड़कियों के सामने बात करने से हकलाने लगता हूँ। बट आज की स्टोरी का मेन कैरेक्टर पैदा होने के बस 10 दिन बाद ही बातें करने लगता है। आज का स्टोरी है क्लास 12 इंग्लिश द टाइगर किंग। कहानी एक ऐसे राजा की जो पैदा होने के बस 10 दिन बाद ही बातें करने लगता है, और बड़े होने के बाद वो 99 टाइगर्स को मारता है। बट अगर एक आखिरी टाइगर को मार देता और 100 टाइगर्स कंप्लीट कर लेता ना, तो किसी शेर के हाथ से नहीं मरता। बट वो ऐसा कर नहीं पाता। वो एग्जैक्टली क्या होता है स्टोरी पे, उसे डिटेल पे जानते हैं। आओ देखते हैं द टाइगर किंग चैप्टर को। बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोग को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो आज की स्टोरी का मेन कैरेक्टर है महाराजा ऑफ प्रतापंतपुरम। अब इस बंदे को ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट हमारे लिए मैटर नहीं करता। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि इसे द टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है ये जानना है, और पूरा चैप्टर ये इसी के बारे में है कि कैसे महाराजा ऑफ प्रतापंतपुरम बना टाइगर किंग। बट इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, इस स्टोरी को लिखा था कल्कि ने। कल्कि कोई ऑथर का रियल नेम नहीं है। अब शायद स्टोरी का ऑथर का भी इंट्रोवर्ट है मेरी तरह, तो उसने अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे। असली नाम कुछ और होगा पता नहीं, बट स्टोरी में तो कल्कि है। अब मैं तुम्हें ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। ऐसे ऐसे वो बात कर रहा है हमसे। जैसे देखो, कहानी का शुरुआत कुछ ऐसे होता है जहाँ हमें ऑथर कल्कि जी कहता है कि आज मैं तुम लोग को टाइगर किंग के बारे में बता के रहूंगा, और ये चीज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे सिलेबस पे इस चैप्टर को डाल के ही रहूंगा, चाहे मेरे ऊपर कोई सुख्ता बॉम्बर से अटैक क्यों ना कर दे। मैं नहीं डरता यार, मैं ये स्टोरी तुम्हें बता के जाऊंगा। बड़ा डीड बंदा है। इस बंदे को समझ नहीं आ रहा कि हम पे सिलेबस का कितना बोझ है, बट खैर मैं हूं ना, आसानी से कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। अब ऑथर कहता है कि जब भी कोई टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है ना, तो उससे मिलना जरूर चाहता है, क्योंकि टाइगर किंग बहुत ही बहादुर था, बहुत ही पावरफुल था। बट हम लोग टाइगर किंग सब नहीं मिल सकते, क्योंकि टाइगर किंग बहुत समय पहले ही स्वर्ग सुधार चुका है। मुझे बताओ यार, ये लाइन का कोई सेंस बनता है? क्या हम भोंदू दिख रहे ऑथर को? हमें पता है यार, तुमने यार 10-20 साल पहले ये स्टोरी लिखा होगा, और हम 10 साल 20 साल बाद ये पढ़ रहे हैं। हम क्यों उम्मीद करेंगे किसी टाइगर किंग से मिलने का? हमें तो बस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, इससे मतलब है, टाइगर किंग से मतलब नहीं है। खैर स्टोरी पे रहते हैं। जब टाइगर किंग पैदा होता है ना, तो उसके एस्ट्रोलॉजर यानी पंडित जी, तुम जो भी कह लो, उन्होंने टाइगर किंग के बारे में भविष्यवाणी करा था कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा। बट इसके बाद आगे पंडित जी कुछ कहने से हिचकिचाता है, बट सबके रिक्वेस्ट करने के बाद पंडित जी कहता है कि राजकुमार बहुत ही बड़ा एक योद्धा बनेगा, बट ये एक दिन मर जाएगा। बेसिकली पंडित जी कहता है कि राजकुमार अपने मौत से भाग नहीं पाएगा। और तभी वो 10 दिन पहले पैदा हुआ बच्चा बोलने लगता है। वो बच्चा कहता है कि ओ महान एस्ट्रोलॉजर, इस दुनिया में जिसने भी पैदा लिया उसे एक ना एक दिन मरना ही है। ये तुमने कौन सा बड़ा प्रेडिक्शन कर दिया है? कुछ काम की बातें बताओ, लाइक मैं कैसे मरूंगा। अब इस 10 दिन का एक बच्चा जब ऐसे बातें करने लगता है ना, तो यार हर कोई शॉक हो जाता है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा जो 10 दिन पहले बस पैदा हुआ है, वो बोल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल है। ऐसा तो कहानियों में ही हो सकता है। देन उन एस्ट्रोलॉजर के बीच में जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है, बड़े पंडित जी, वो उस बच्चे को देख के थोड़ा घूरता है कि एक छोटा सा बच्चा कैसे बोल सकता है। देन वो एक्सप्लेन करता है कि राजकुमार के जन्म के टाइम एस्ट्रोलॉजी पे एक स्टार बनता है, बुल स्टार, जो कुछ ऐसा दिखता है। अब इस टाइम पे हमारे राजा जी का जन्म होता है, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बुल ना नेचुरल एनिमी होता है टाइगर का। तो पंडित जी के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रिंस एक ना एक दिन टाइगर के हाथ से मरेगा। अब ये सुन के कोई भी छोटा बच्चा अगर समझ पा रहा होगा, 10 दिन का बच्चा, वो डरेगा। बट स्टोरी में ऐसा नहीं होता है। वो बच्चा टाइगर की तरह दहाड़ता है और कहता है लेट टाइगर बी अवेयर। बहुत ही सिंपली बोलो तो टाइगर किंग टाइगर का फाड़ने वाला है। बट ये जो इवेंट था जहाँ बच्चा बोलने लगता है, जबकि वो 10 साल का था, इसे गांव के लोगों ने यानी कि प्रतिबंधपुरम के लोगों ने रूमर माना था। ऐसा सच नहीं हो सकता। तो वही पे ऑथर कहता है कि ये ना सच भी हो सकता है और ये झूठ भी हो सकता है, और ये चीज हमें तभी पता होगा जब हम कहानी को पूरा पढ़ लेंगे। फिर ऑथर टाइगर किंग के लाइफ को कंटिन्यू करता है कि जब टाइगर किंग थोड़ा बड़ा होता है, वो इंग्लिश काऊ का दूध पीता है। उसका देखभाल करने के लिए भी एक अंग्रेजन रखा हुआ था, नैनी। फिर जो पढ़ाने के लिए भी एक अंग्रेजी टीचर रखा हुआ था, एंड वो देखता भी था अंग्रेजी मूवी। इन शॉर्ट उस समय ना क्या था कि कॉलोनियल एरा था, जब का ये कहानी है, जिस समय ब्रिटिश राज हुआ करता था। तो उस समय में ना राजा महाराजा अपने बेटों को ना अंग्रेजों जैसा बनाना चाहते थे, तो उनका लाइफस्टाइल अपने बच्चों को फॉलो कराते थे। और ये सिर्फ हमारे टाइगर किंग के साथ नहीं था, इंडिया के जितने भी राजकुमार थे ना, उन्हें ऐसे ही पाला गया था ताकि वो थोड़ा कूल दिखे। अमीरों का चोचला यार, हमारा तो गवर्नमेंट स्कूल जिंदाबाद। खैर, तो राजा जी ऐसे ही अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में बड़े होते हैं, एंड देन जब वो 20 साल के हो जाते हैं तो उन्हें बना दिया जाता है प्रतिबंधपुरम का राजा। वो राजा तो बन जाते हैं, बट उनके किंगडम में अभी भी लोग वो एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन के बारे में बातें करने लगते हैं कि हमारे राजा को तो एक दिन किसी टाइगर के हाथ से ही मरना है। अब ऐसे तुम्हारे बारे में जब कोई चर्चा करते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता यार। तो हमारे राजा जी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब राजा जी डिसाइड करते हैं कि अब वो टाइगर का हंट करेंगे। उनकी किंगडम में ना बहुत सारे टाइगर्स थे, और उन्हें पता था कि उन्हें टाइगर से खतरा है, तो क्यों ना इन टाइगर्स को मार दिया जाए एक एक करके। और इसी के साथ वो टाइगर हंटिंग शुरू कर देते हैं, और बहुत ही जल्द वो अपना पहला टाइगर भी मार लेते हैं, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं। जिसके बाद वो उसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं जिसने ये प्रेडिक्शन करा था, और दिखाते हैं वो मरा हुआ टाइगर को, और कहते हैं अब क्या कहोगे पंडित जी? तो पंडित जी आगे से कहते हैं कि आप शायद 99 टाइगर्स को आसानी से मार लोगे, बट आखिरी टाइगर से आप बच के रहना, वही आपके मौत का कारण बनेगा। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर महाराजा को ये समझाना चाह रहा है कि तुम्हारा जो मौत है ना, यानी कि तुम्हारा जो डेस्टिनी है ना, वो 100 टाइगर ही डिसाइड करेगा, यानी कि वही उसके मौत का कारण बनेगा। मतलब ये थोड़ा थोड़ा हमारे श्री कृष्ण और कंस मामा की स्टोरी तरह नहीं लग रहा तुम्हें? मुझे तो थोड़ा लग रहा है। अगर किसी को पता है ये स्टोरी तो कमेंट्स पे बताना जरूर। तो महाराजा यानी कि टाइगर किंग कहता है तो ठीक है, मैं 100 टाइगर को भी मार दूंगा, तब क्या होगा आप वो बताओ पंडित जी। तो एस्ट्रोलॉजर यानी कि वो पंडित जी कहता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया ना, तो मैं अपने सारे एस्ट्रोलॉजी की किताब को जला दूंगा, अपने चोटी को भी काट दूंगा, और छोटे छोटे बाल बना लूंगा, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। अब इसके बाद महाराजा जी क्या करते हैं, पूरे किंगडम में टाइगर हंटिंग को कर देते हैं बैन, कि अब से टाइगर को सिर्फ एक इंसान मारेगा, वो हूं मैं। और लिटरली एक कानून बनता है कि अगर किसी ने टाइगर को बस पत्थर भी मारा ना सेल्फ डिफेंस में, तो उसका पूरा जमीन जायदाद सब छीन लिया जाएगा। और महाराजा इसके बाद कसम खाता है कि अब से मैं सबसे पहले 99 टाइगर्स जो बचे हुए
उन्हें मारूंगा, इसके बाद ही कोई भी काम करूंगा देश का। मतलब अब तो किंगडम भगवान के सहारे भाई साहब, जब तक वो 99 टाइगर्स नहीं मर रहे। कहानी आगे बढ़ता है, वो कई सारे टाइगर्स को मारते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि गोली मिस हो जाता है और टाइगर महाराजा के ऊपर अटैक भी कर देता है, बट महाराजा इतना स्ट्रांग था, इतना बहादुर था कि अपने हाथों से टाइगर को मार देता है। बताओ भाई साहब, टाइगर किंग ऐसे नाम थोड़ी है। बट देन एक दिन किंगडम पे आता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। एक दिन क्या होता है, एक हायर रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आता है प्रतिविंदपुरम में। उसे टाइगर हंटिंग करने का शौक था। वो ना टाइगर के साथ फोटो खिंचाना चाहता था बंदूक लिए ऐसे बहादुरी से, जैसे वो बहुत बड़ा कोई हंटर है जिसने टाइगर मार दिया है। बट इस बात से महाराजा जी खुश नहीं था। वो सीधा मना कर देता इस बात को कि मैं किसी को भी टाइगर मारने नहीं दूंगा, मेरे किंगडम में मेरे अलावा कोई टाइगर नहीं मार सकता। वो अंग्रेज ऑफिसर को कहता है कि आप कुछ भी मार लो टाइगर के अलावा, भालू मार लो, चूहा मार लो, मच्छर मार लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट टाइगर को नहीं मारने दूंगा। तभी उस ऑफिसर का सेक्रेटरी आके कॉम्प्रोमाइज के लिए कहता है कि हमारे साहब को ना टाइगर मारना नहीं है, बस फोटो खिंचाना है, आप मार लेना और साहब जी को बस फोटो खिंचाने देना। बट दिक्कत ये था कि अगर महाराजा ने ऐसा कर दिया ना तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा। हर बार कोई नया अंग्रेज ऑफिसर आएगा और इस चीज का डिमांड करने लगेगा कि मुझे भी मारना है टाइगर। तो महाराजा जी ने उस अंग्रेज ऑफिसर का पूरा डिमांड रिजेक्ट कर दिया था कि अगर मैं ऐसा करने दे दूं तो मेरा जो कसम है वो टूट जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब ये करके ना महाराजा ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम किया था, क्योंकि पता तुम्हें उस समय अंग्रेजों से पंगा लेना कितना खतरनाक था। वो तुम्हारा किंगडम तक छीन सकते थे। तो महाराजा अपने दीवान यानी मिनिस्टर के साथ बातें करता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो महाराजा का मिनिस्टर दीवान सजेस्ट करता है कि ऑफिसर के पत्नी को घुस दिया जाए, क्यों ना, औरतें जो है ना उसे गिफ्ट दे देते हैं तो वो इम्प्रेस हो ही जाते हैं। तो वो कैलकाटा के बहुत ही फेमस ब्रिटिश ज्वेलरी पे टेलीफोन करते हैं लिटरली एंड डिमांड करते हैं डायमंड रिंग्स का। वो ज्वेलर्स को कहते हैं कि 50 डायमंड रिंग्स लेके आओ, और महाराजा वो 50 डायमंड रिंग्स उस ऑफिसर के पत्नी के पास भेजता है, इस उम्मीद से कि इस 50 डायमंड रिंग्स में से कोई एक तो पसंद आ ही जाएगा उस ऑफिसर के पत्नी को, और जिसके बदले में ये जो डिमांड है हंटिंग का ये वो नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, वो ऑफिसर की पत्नी होती है बहुत ही खतरनाक। वो पूरे के पूरे 50 डायमंड रिंग्स को रख लेती है और बदले में एक थैंक यू लेटर देती है, और यही पे ये प्रॉब्लम तो खत्म हो जाता है। बट चूना जरूर लग जाता है महाराजा को। पूरे 3 लाख का बिल बन के आता है। बट महाराजा तो महाराजा है भाई, 3 लाख तो क्या ही है महाराजा के लिए। उन्होंने बस पैसा खोया, अपना किंगडम नहीं, तो उनके लिए वो बहुत था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इसका ये बनता है कि यार लड़कियों के सामने ना पैसे को लेके फ्लेक्स कभी मत करना यार। लड़कियां गोल्ड डिगर नहीं होते, हम ही होते हैं कसम से। तुमने कभी देखा है कोई लड़की को फ्लेक्स करते हुए पैसे को लेके? नहीं करते यार, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। तो अगर तुम भी नहीं चाहते कि महाराजा जैसे तुम्हारा भी कभी कट जाए तो यार फ्लेक्स करना बंद कर दो। खैर हम आगे बढ़ते हैं कहानी पे। इस इंसिडेंट के बाद टाइगर किंग फुल एंजॉय करते हुए 10 साल हंटिंग करता है टाइगर्स का। इन 10 सालों में 70 टाइगर्स को मारता है। बट पूरे 10 साल बाद एक नया प्रॉब्लम आता है टाइगर किंग के सामने। अब उनके किंगडम प्रतिविंदपुरम में एक भी टाइगर बचा नहीं था, क्योंकि सारे टाइगर्स को तो महाराज ने मार दिया था ना। तो अब महाराज एक नया प्लान बनाता है। एक दिन महाराज अपने दीवान के साथ बातें करता है, मुझे बस और 30 टाइगर्स मारने, बट हमारे किंगडम पे है नहीं। दीवान को ऐसा लगता है कि अब महाराज टाइगर नहीं मिल रहा तो हमें ना मार दे। वो कहता है महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। फिर महाराज हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम टाइगर नहीं हो, मैंने तुम्हें किसी दूसरे काम के लिए बोला है। दीवान मैं करने वाला हूँ शादी। अब ये सुन के दीवान फिर नॉनसेंस बातें करने लगता है। लाइक ये बंदा ना कैसे बन गया महाराजा का मिनिस्टर, बताओ। इस किंगडम का राजा भी होती है और उसका मिनिस्टर भी होती है, लग रहा है मुझे। इस बंदे के एडवाइस के चक्कर में 50 डायमंड रिंग्स देना पड़ा महाराज को। अब पता नहीं आगे और क्या क्या करने वाला है। दीवान आगे से कहता है महाराज मेरे तो दो बीवी है, मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ। अब ये बात सुन के महाराज को भी समझ आता है कि मेरा दीवान का दिमाग तो कहीं और ही है। वो हंसते हुए कहता है कि मैं कोई ह्यूमन प्रिंसेस से शादी करना चाहता हूँ, तुमसे नहीं। तुम मेरे लिए एक ऐसे प्रिंसेस को ढूंढो रॉयल फैमिली से जिसके किंगडम पे बहुत सारे टाइगर्स है। देख रहे हो महाराज का दिमाग, टाइगर मारने को लेकर कितना ऑब्सेसिव बंदा। अब शादी भी एक ऐसे किंगडम के राजकुमारी से करेगा जिसके यहाँ बहुत ज्यादा टाइगर्स है। भाई गॉड, भाई साहब का डेडिकेशन टाइगर मारने को लेके, मतलब इतना डेडिकेशन अगर मेरा होता ना तो आज मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया होता और मैं तुम लोगों ऐसे पढ़ा नहीं रहा होता। खैर दुखती नस पे हाथ नहीं रखता है, मजबूरी का नाम जिंदगी है। खैर स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। दीवान ने जैसा जैसा महाराज ने कहा था उसी हिसाब से एक ऐसा किंगडम ढूंढा जहाँ पे बहुत ज्यादा टाइगर्स है, और उसके राजकुमारी से शादी करा दिया गया महाराज का। और शादी के बाद जब भी महाराज अपने ससुर के घर जाते थे तो 5-6 टाइगर तो मार के आते थे। मतलब देख रहे हो, किस्मत हो तो हमारे टाइगर किंग जैसा ऐसे ही चलता है। और टाइगर किंग कंप्लीट कर लेता है अपने 99 टाइगर्स। यस, इस बंदे ने 99 टाइगर्स मार दिया है, और ये सारे के सारे 99 टाइगर्स की स्किन को महाराज ने अपने पैलेस के हॉल पे चिपका दिया एज ए विक्ट्री सिंबल कि देखो मैंने 99 टाइगर्स को मार दिया। बहुत कुछ उखाड़ लिया भाई साहब आपने, शाबाशी ले लो हमारे ओर से। अब क्या आपके लिए किस तोपों की सलामी दे दूं मैं? बताओ, खोल दो अपना पैंट। मतलब लिटरली ये चैप्टर डाल के क्या करना चाहता है सीबीएसई हमारे साथ। खैर स्टोरी पे रहता है, अब ढाला है तो पर नहीं होगा। महाराज ने 99 टाइगर्स मारा, अब बचा था बस एक टाइगर, जिसके बाद उनका कसम पूरा हो जाता 100 टाइगर्स मारने का। बट यहाँ पे आता है दिक्कत वो आखिरी टाइगर को लेके। अब महाराजा के ससुर के किंगडम में भी जितने भी टाइगर्स थे वो खत्म हो चुका था। इस बंदे ने सारे के सारे टाइगर्स मार दिया था। अब उस आखिरी टाइगर को मारने के लिए महाराज को बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत इंतजार करता है, बट उसे वो आखिरी टाइगर का दर्शन होता ही नहीं है। इससे
जिससे अब महाराज घबराने लगता है, वो डरने लगता है, उसका फट जाता है। उसे याद आता है कि वो एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है उसे कि तुम्हें 100 टाइगर से ही बच के रहना है। और तभी एक न्यूज आता है गांव से कि गांव में ना कई सारे शिप्स गायब हो रहा है। इसका मतलब एक ही है कि शायद गांव के आसपास कई टाइगर है। अब महाराज ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि इस गांव के 3 साल का टैक्स मतलब बड़े आदमियों का ऐसा ही है, जब खुश होते हैं तो सब दे देते हैं। अब देखना आगे जब गुस्सा आएगा तो सब ले भी लेंगे। अब महाराज को लगता है कि उस गांव के फॉरेस्ट पे पक्का टाइगर मिलेगा, तो वो 3 साल का टैक्स माफ कर देते उस गांव का और फॉरेस्ट के लिए निकलते हैं और ढूंढना चालू करते उस टाइगर का। बट वो टाइगर उन्हें मिलता नहीं है। कई दिन वो बिताते हैं जंगलों पे, बट टाइगर का कोई नाम और निशान नहीं होता है, जिससे अब महाराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो उस गांव के लोगों को कहता है कि अगर टाइगर नहीं मिला ना तो तुम लोग का जमीन का टैक्स डबल कर दूंगा मैं। देख रहे हो, मतलब ये बंदा पागल हो चुका है। और ऐसी पागलपंती देख के दीवान भी डर जाता है। दीवान को समझ आता है कि अगर महाराज को और एक टाइगर नहीं मिलता है ना तो ये बंदा कुछ गलत कर देगा। तो वो सीक्रेटली प्लान बनाता है। अपने पत्नी के साथ वो सीक्रेटली मद्रास जू में जाता है और एक बड़ा सा बुढ़ा टाइगर मद्रास जू से उठा के अपने फॉरेस्ट पे छोड़ देता है, ताकि महाराज इसे मार के अपना मन का संतुष्टि कर ले और मतलब महाराज का कसम जो है वो भी बुरा हो जाए और पूरा किंगडम भी इस पागल सन की राजा से बच जाए। अब ये जो टाइगर को लाके छुपाया गया था, ये सब रात को करा गया था दीवान के द्वारा। तो अगली सुबह को महाराज को अनाउंस करा गया कि जंगल में टाइगर मिल चुका है, जिस टाइगर को हम ढूंढ रहे थे। महाराज जाता है, उसे टाइगर दिखता है और वो टाइगर के ऊपर गोली चला देता है और गोली चलाने के बाद वो टाइगर गिर भी जाता है, जिससे महाराज खुश होके चिल्लाने लगता है कि ये मार दिया मैंने 100 टाइगर। तो महाराज ने जो कसम खाया था 100 टाइगर मारने का, वो महाराज को लगता है कि महाराज ने पूरा कर दिया है और अपने सैनिकों को कहता है जाओ उस टाइगर को मस्त बांध के पूरे किंगडम पे अब प्रोसेशन होगा। अब महाराज का डंका बजेगा कि यार टाइगर किंग ने 100 टाइगर मार दिया। अब तो रोला होगा महाराज का और ये कह के महाराज चले जाते वहां से। बट जब वो सोल्जर्स जाते हैं और देखते कि टाइगर तो मरा ही नहीं है, महाराज ने मिसफायर कर दिया था, टाइगर को गोली लगा ही नहीं था। टाइगर इतना बुढ़ा था, गोली की आवाज से उसका फट गया था और वो बेहोश हो गया था। बट ये बात अगर महाराज को जाके वो सोल्जर्स कह देते ना तो फिर शायद महाराज गुस्से में आके उन लोगों का जॉब तक छीन लेते और सजा तो कुछ अलग देते, पता नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, चुपचाप खुद ही टाइगर को मार देते गोली से। और ये बात महाराज को कभी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्होंने तो 99 टाइगर्स को ही मारा है अभी तक। 100 टाइगर जिसके ऊपर उन्होंने गोली चलाया था वो तो मरा ही नहीं था, उसे तो उनके सोल्जर्स ने ही मारा था। बट खैर इसी तरह महाराजा बनता है द टाइगर किंग। उन्हें यही लगता है कि उन्होंने अपना 100 वाट टाइगर मार दिया और धूमधाम सेलिब्रेशन भी करते हैं इसका एंड अपने राजपाट पे ध्यान देते हैं। और कुछ ही दिन बाद उनके बेटे का बर्थडे होता है और टाइगर किंग सोचता है कि अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लाएगा, जिसके लिए वो अपने किंगडम के मेले पे जाता है और वहाँ जाके अलग अलग चीजों को देखता है, बट उसे कुछ पसंद नहीं आता है। एंड देन दिखता है उसे एक शॉप जहाँ पे उसे दिखता है एक लकड़ी का टाइगर टॉय। महाराजा को वो टॉय बहुत ज्यादा पसंद आता है। बट देखो ये टॉय ना बहुत ही सस्ता था, बट अगर वो दुकानदार ये कह देता कि महाराजा जी आपने इतना सस्ता चीज क्यों पसंद किया, तो ये महाराजा की ईगो पे लग जाता। तो वो दुकानदार बहुत ही स्मार्टली कहता है, जैसे कि हर दुकानदार हुतिया बनाता है अपने कस्टमर्स को। तो ये बंदा सोचता है कि मैं अब महाराजा को हुतिया बनाऊंगा और कहता है ये जो डॉल है ना बहुत ही रेयर है महाराज, पूरे किंगडम पे ऐसा डॉल कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही कारीगरी से एक स्किल आर्टिस्ट ने ये डॉल तैयार किया है। और महाराजा को ये चिंदी सा टाइगर टॉय 300 रुपए में चिपका देता है और महाराजा भी खुशी खुशी ले लेते कि हाँ क्यों ना लिया जाए, महंगा है, रेयर है और क्या चाहिए अपने बच्चे के लिए। बट देखो यहाँ पे दिक्कत ये था कि इस टॉय को बनाने वाला जो कारपेंटर था ना वो बहुत ही एक घटिया अनस्किल्ड था। इस वुडन टाइगर टॉय का जो सरफेस था ना वो बहुत ही खुरदुरा था। तो जब घर में लाके किंग अपने बच्चे के साथ इस टॉय के साथ खेल रहा होता है ना तो उस टॉय का एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा टाइगर किंग के उंगली पे चुप जाता है। महाराजा को लगता है कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। वो उंगली से वो लकड़ी को निकाल देता है एंड अपने बच्चे के साथ एज यूजुअल खेलना शुरू करता है। बट आगे जाके उस उंगली पे महाराजा को हो जाता है इन्फेक्शन और धीरे धीरे वो छोटा सा इन्फेक्शन महाराजा के पूरे हाथ पे फैल जाता है, जिसे ट्रीट करने के लिए मद्रास से 3 फेमस सर्जन को बुलाया जाता है और वो महाराज को ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों सर्जन जनता के सामने निकल के आते हैं और अनाउंस करते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, बट महाराजा इज डेड। मेरे लाइफ का ये पहला ऑपरेशन के बारे में मैंने सुना है जहाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल था बट महाराजा मर गया। तो कैसे ये ऑपरेशन सक्सेसफुल है तुम ही मुझे बताओ। खैर कहानी खत्म होता है। अगर तुम लोग को पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। और अगर मैं बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हूँ तो यार हमारा एक एनिमेटेड चैनल भी है द सिबलिंग्स, तो उसे भी तुम चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल। अगर तुम देखना चाहते हो हमारे प्लैनेट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तो वेलकम टू एंटार्क्टिका, द फ्रोजन लाइब्रेरी ऑफ अर्थ हिस्ट्री। दुनिया के कोने में बसा हुआ ये कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका, जहाँ ना ही कोई सिटी है, ना ही कोई शोर शराबा है, ना ही कोई इंसान है, बस कुछ है तो ढेर सारा आइस, पेंगुइन्स और शांति ही शांति। और आज की स्टोरी का ऑथर तिसानी दोशी हमें लेके चलता है एक ऐसे जर्नी पे जिसका नाम है द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर।
तो हमारी ऑथर तिसानी दोषी जाती है अंटार्कटिका, और उस समय उनके पास ब्लॉगिंग वाला ऑप्शन था नहीं, तो जो भी उनके साथ एक्सपीरियंस होता है ना, उन्होंने घर आने के बाद उसके ऊपर एक स्टोरी लिखा, और वही स्टोरी आज हम पढ़ रहे हैं। जहाँ स्टोरी का शुरुआत होते होते तिसानी दोषी हमें बताती है कि वो एक रशियन रिसर्च शिप पे बैठ के, जिसका नाम था एकेडमिक सुकात्स्की, जा रही थी दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट पे, अंटार्कटिका। उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की अपने होम टाउन मद्रास से, और पूरा 100 घंटा लगता है उन्हें अंटार्कटिका पहुंचने में। और इस बीच उन्होंने 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पोस्ट, 3 वाटर बॉडीज और पता नहीं कितने सारे इकोसिस्टम्स को क्रॉस करके अंटार्कटिका पहुंचती है। अब यहाँ पे 100 घंटे शायद तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट ज्यादा नहीं है ये, बस 4 दिन का बात है ये। टोटल हमारे ऑथर को 4 दिन लगता है, और इस जर्नी में उन्होंने कार, एरोप्लेन, शिप तीनों का इस्तेमाल किया, और फाइनली जाके अंटार्कटिका की जमीन पे पैर रखती है। और अंटार्कटिका को देख के वो हक्का बक्का रह जाती है। जहां तक उनका नजर जा रहा था वहां तक उन्हें बस आइस ही आइस दिख रहा था। वो सोचती है कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट होते हुए भी ये दुनिया से बिल्कुल आइसोलेटेड है। देन वो बताती है हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट अंटार्कटिका, कि हाँ आज ये आइसोलेटेड है दुनिया से, बट एक समय ऐसा था जब अंटार्कटिका और इंडिया एक हुआ करते थे। ये बातें आज से 650 मिलियन ईयर्स एगो का, जब एक बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना। तुम कह सकते हो कि ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसके अंदर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब एक साथ एक ही लैंड मास बना हुआ था जिसका नाम था गोंडवाना। उस समय का क्लाइमेट अंटार्कटिका से बिल्कुल अलग हुआ करता था। वहाँ इंसान नहीं पाया जाता था, बट हाँ डायनासोर्स और बड़े बड़े पेड़ पौधे ये सब थे। अगर तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा है ये बात कि क्या अंटार्कटिका में एक समय में पेड़ पौधे थे, वहाँ का क्लाइमेट भी हमारी तरह गर्म हुआ करता था? तो हाँ, एक समय में अंटार्कटिका में पेड़ पौधे और जानवर सारी चीजें थे, और ये गर्म क्लाइमेट, ये गच्ची, पेड़ पौधे, ये डायनासोर 500 साल तो बिल्कुल अच्छी तरीके से चलता है, बट 500 सालों के बाद जो ये बड़ा सा लैंड मास था गोंडवाना, ये टूटने लगता है और बनने लगता है जो आज का कॉन्टिनेंट है। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि समय के साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा था, और क्लाइमेट चेंज होने के कारण डायनासोर्स भी खत्म हो जाते हैं। और इंडिया जो कि एक समय में अंटार्कटिका के साथ हुआ करता था, वो टूट के एशियन कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ जाता है और बनता है उसके बाद हिमालय। 2 टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं, इंडिया वाला और एशिया वाला, और ये टकराना इतना भयानक होता है कि वो जन्म देता है दुनिया का सबसे बड़े माउंटेन्स को, हिमालयन माउंटेन्स। और इंडिया की तरह ही साउथ अमेरिका भी एक समय में हुआ करता था अंटार्कटिका के साथ ही, बट क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये जाके जुड़ जाता है नॉर्थ अमेरिका के साथ। और जब ये 2 कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़ते हैं ना, तो इससे बनता है ड्रेक पैसेज। इस जगह को दुनिया का खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। हमेशा इस जगह पे तूफानी हवाएं बहते हैं, और 800 से भी ज्यादा शिप्स ड्रेक पैसेज के अंदर डूब चुका है। ये जगह इतना खतरनाक है कि इसके ऊपर कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज तुम्हें यूट्यूब पे देखने मिलेगा, तुम चाहो तो देख सकते हो। अब ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहता है कोल्ड करंट। ड्रेक पैसेज पे बहता है दुनिया का कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और ये करंट अंटार्कटिका को हमेशा ही ठंडा रखता है, जमा हुआ रखता है। और बस यही नहीं, ये करंट अंटार्कटिका को पूरे दुनिया से अलग रखता है, आइसोलेटेड रखता है। तुम देख सकते हो पूरे अंटार्कटिका को घेरा हुआ इस सर्कमपोलर करंट ने। फिर हमारी ऑथर हमें कहती है कि हमें ना कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से आए और हम कहाँ जा रहे हैं। सिंपली ऑथर हमें बताना चाह रही है कि हमारा पास्ट क्या था और हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। इन दोनों सवालों का जवाब मिलेगा तुम्हें अंटार्कटिका आने के बाद। मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्ट पे बताया था कि अंटार्कटिका ना वर्ल्ड का फ्रोजन लाइब्रेरी है। ह्यूमन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है अभी तक, उन सारी चीजों का रिकॉर्ड है अंटार्कटिका के जमे हुए बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर। और हमारा फ्यूचर कैसा होगा वो भी यही डिसाइड करेगा। तुमने कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना होगा कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब इस वजह से क्या होगा, अंटार्कटिका का बर्फ पिघलेगा और इससे फिर क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंजेस देखने मिलेगा हमें। फिर हमारी ऑथर हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताती है, जो कि ऑथर ने अंटार्कटिका आने के बाद ही इन चीजों के बारे में जाना। अब तुम भी जान लो। अंटार्कटिका आने के बाद ऑथर को समझ आया कि ये कोऑर्डिनेट फोल्ड्स क्या है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं और माउंटेन्स बनता है, जैसे कि हमारा हिमालयन माउंटेन्स बना था जब एशियन प्लेट्स और इंडियन प्लेट्स टकराया था, उसी को कहते हैं। फिर दूसरा है प्रीकैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड। ये ऐसे स्टोन और रॉक्स है जिनमें हजारों सालों का हिस्ट्री दबा हुआ है। फिर तीसरा चीज ऑथर को पता चलता है कि ओजोन लेयर क्या होता है और कैसे कार्बन इस ओजोन लेयर को खत्म करते जा रहा है। और आखिरी चीज जो ऑथर को पता चलता है कि इवोल्यूशन क्या चीज होता है। हम बंदर से इंसान बन गए, क्या है ये? इवोल्यूशन ही तो है। और एक्सटिंक्शन, यानी कि जो डायनासोर्स एक समय में राज करते थे धरती पे, उनका आज नामो निशान नहीं है। ये क्या है? एक्सटिंक्शन ही तो है। पता नहीं ऐसा क्या होगा जिससे हमारा भी खात्मा हो जाएगा। मतलब मैं जी के थक चुका हूँ यार। अब इस दुनिया में कोई जीने की ख्वाहिश मेरी बची नहीं है। हाँ मतलब कोई अच्छी बंदी मिल जाए तो जी लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी हॉट होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, क्यूट होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए। यस इतना तो बेसिक है ना यार। मतलब जीने का क्या फायदा है सिंगल रह के? नहीं जीना यार, या तो बंदी दिला दो या फिर खत्म कर दो दुनिया को। नहीं रहना हमें इस दुनिया में। खैर बैक टू द स्टोरी। हमारी ऑथर तिसानी दोषी साउथ इंडिया से। मैडम जी ने तो अपना एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया यार, कौन बताता है। हमारी ऑथर के घर ना 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर
मद्रास पे। अब जिस जगह से हमारी ऑथर बिलोंग करती है ना, साउथ इंडिया, यहाँ बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब यहाँ से ऑथर को जाना है अब 2 हफ्ते के लिए अंटार्कटिका, जहाँ वर्ल्ड का 90% बर्फ जमा हुआ है, यानी कि वहाँ बहुत ज्यादा ठंडा होगा। तो अब ऐसे जगह 2 हफ्ते बिताना ऑथर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। किताब के अंदर 3 तरीके का प्रॉब्लम्स के बारे में बात करा गया, जैसे कि सर्कुलेटरी, ठंडी जगह में जब जाते हैं तो हमारा खून जो सर्कुलेट करता है बॉडी में, वो हमें भी थोड़ा दिक्कत देता है, हाथ पैर जो है सुन पड़ जाता है, ब्लड प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं कर रहा होता है। दूसरा मेटाबॉलिक फंक्शन, यानी कि जो खाना डाइजेस्ट करने का कैपेबिलिटीज, ये सब है। तो ऐसा ठंडा जगह पे जाके तुम्हारा जो मेटाबॉलिक फंक्शन है ना, चीजों को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और बस यही नहीं, ऑथर के साथ तो दिमाग में भी लोचा चल रहा था, जो इमेजिनेशन करने का कैपेबिलिटीज होता है ना, वहां भी असर पड़ रहा था ऑथर का। हमारी ऑथर को ऐसा फील होता है कि वो वॉक कर रही है एक बड़े सफेद पिंग पॉन्ग बॉल के अंदर, जहाँ कोई भी इंसानों का नामो निशान नहीं है। बस चारों ओर कुछ दिख रहा है तो बस सफेद बर्फ से भरा हुआ चादर, ना कोई गच्छी दिख रहा है, ना कोई बिल्डिंग्स दिख रहा है, और ना कोई बिलबोर्ड्स दिख रहा है। अंटार्कटिका के अंदर पे ऑथर को दिखता है एक छोटा सा इंसेक्ट माइट्स, और दिखता है बड़ा सा ब्लू व्हेल, और दिखता है ऑथर को बड़े बड़े आइसबर्ग्स। यूरोप का जो कंट्री है बेल्जियम, उसके साइज का बड़ा आइसबर्ग दिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अंटार्कटिका के अंदर पे दिन रात का सीन ही नहीं है। अगर विंटर होता है तो रात ही रात होगा, दिन होगा ही नहीं। और अगर समर का मौसम होता है तो 24 आवर्स दिन ही दिन होगा, रात नहीं होता है, सूरज ढलता ही नहीं उधर, क्योंकि दुनिया का आखिरी कोना है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑथर को दिखता है अंटार्कटिका के अंदर पे, जिस चीज का हम सबको तलाश है, शांति सुकून भरा पड़ा है यार। शोर शराबे के नाम पे बस जब कोई एवलांच आ जा रहा है, जहाँ बर्फ का कोई टुकड़ा पहाड़ से गिर रहा है, इन सब का ही शोर शराबा है उधर। वहाँ मम्मी नहीं चिल्ला रही है खाना खा ले, सुअर की तरह क्यों पड़ा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, अगर कभी पैसा होगा ना तो मैं सोच रहा हूँ अंटार्कटिका जाके बस जाऊं, एक लौता घर होगा मेरा। आ जाना तुम लोग भी कभी कभी छुट्टी मनाने मेरे घर पे। खैर आगे स्टोरी में हमारी ऑथर को अंटार्कटिका आने के बाद अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था। लाइक कैसे एक समय में इंडिया और अंटार्कटिका एक साथ थे, एक सिंगल कॉन्टिनेंट के अंदर। एंड देन ऑथर को ये भी पता चलता है कि कैसे ड्रिफ्ट पैसेज की वजह से कोल्ड करंट ने पूरे अंटार्कटिका को पूरे दुनिया से आइसोलेट और ठंडा करके रखा हुआ है। बट अब आगे ऑथर को ये पता चलता है कि जो आगे आने वाला फ्यूचर है ना, यहाँ में काफी सारा दिक्कतें है, और इन दिक्कतों का कारण हम इंसान है। हमने कुछ ऐसी चीजें करा है जिस वजह से फ्यूचर में धरती खतरे में आ जाएगा। ह्यूमन सिविलाइजेशन बस कुछ 12,000 सालों का ही है। इससे पहले तुम्हें बताया कि डायनासोर का राज हुआ करता था, बट ये जो छोटा सा समय है 12,000 साल, ये हमारे अर्थ का हिस्ट्री के लिए बहुत ही कुछ सेकंड्स का है। बट इतने छोटे समय में भी हमने ऐसे ऐसे बसर मचाया ना कि आज धरती खतरे में है। इंसानों ने इतने छोटे समय में ही पूरे नेचर को डोमिनेट करा है। हमने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाया, विलेजेस बनाया, सिटीज बनाया, मेगा सिटीज बनाया, और समय के साथ पॉपुलेशन भी ऐसे बढ़ रहा है कि क्या बताए भाई साहब, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंसान खुद के साथ तो लड़ ही रहे, साथ ही साथ जो अदर क्रीचर्स है जो इस धरती पे है ना, उनके साथ भी लड़ रहे। तुम देखो यार, कितने सारे जानवर धरती से मिट गए हमारे वजह से, और पता नहीं आगे आने वाले समय में और कितने हमारे वजह से खत्म हो जाएंगे। हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अर्थ के अंदर पे बढ़ रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। और अगर ऐसे धरती का टेम्परेचर बढ़ता रहा ना, तो ये एक दिन ओजोन लेयर को बिल्कुल खत्म कर देगा। हमारे धरती पे जो लाइफ एग्जिस्ट करता है ना, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अर्थ के अंदर पे है ओजोन लेयर, जो इससे सूरज के यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। बट जो कांड हम कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा दिन ये ओजोन लेयर लास्ट करेगा नहीं, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, साथ साथ हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यार इसीलिए ना क्लाइमेट चेंज जैसा टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हम इंसान क्लाइमेट चेंज को लेकर बिल्कुल अभी तक सीरियस नहीं है। पता नहीं कब होंगे। वो जो हम साइंस फिक्शनल मूवीज में देखते हैं, कहीं ऐसा हाल हमारा सच में ना हो कि हमारे करतूतों की वजह से हमें अपना अर्थ छोड़ के दूसरा प्लैनेट ढूंढना पड़े। इसीलिए जो लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर सीरियस है, उन्हें पता है कि आगे क्या हो सकता है। वो लोग सवाल कर रहे हैं कि अंटार्कटिक के जो वेस्ट पे जो आइस शीट है ना, क्या वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, और क्या गल्फ स्ट्रीम का जो ओशन करंट है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्या ये दुनिया खत्म हो जाएगा एक दिन। ऑथर कहती है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये पूरी तरीके से हमारे एक्शंस के ऊपर है कि हम क्या करते हैं। बट खैर जो भी हो, इस पूरे क्लाइमेट चेंज का फंडे पे अंटार्कटिका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अंटार्कटिका के आइस में जमे हुए 500 मिलियन ईयर्स के कार्बन हिस्ट्री, यानी कि आज से 5 लाख साल पहले जो भी चीजें हुआ है ना, उन सब का रिकॉर्ड अंटार्कटिका के इन बर्फों में जमा हुआ है, छुपा हुआ है, दबा हुआ है। जब मैंने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था तो मैं बहुत सोचता था ये चीज कि कहीं अंटार्कटिका के अंदर एक ऐसा वायरस ना हो जिससे दुनिया में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ जाए, या फिर कोई एलियन शिप जो कि हजारों साल पहले धरती पे आया था, वो बस बर्फ पे जमा हुआ है। बस जैसे ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज आएगा, मेल्ट होगा आइस, तो वो एलियन बाहर निकलेंगे एंड दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। कुछ भी हो सकता है ना। अब तुम बताओ तुम्हारा थ्योरी क्या है। कैर बैक टू द स्टोरी। अब आगे स्टोरी में हमारी ऑथर तिसानी दोषी बताती है कि ये जो ट्रिप है उनका अंटार्कटिका का, ये वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि वो आई एक स्टूडेंट प्रोग्राम के अंडर। इस स्टूडेंट प्रोग्राम का नाम है द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। इसके अंडर पे जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें अंटार्कटिका पे लाया जाता है, यहाँ का एनवायरनमेंट से रूबरू करवाया जाता है, ताकि वो समझ पाए कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है और कैसे ये हमारे अर्थ को इम्पैक्ट डाल सकता है। भाई देखो, ऐसी होती है पढ़ाई और ऐसा होता है स्कूल। मतलब बच्चे को एक्सपीडिशन करवाया जा रहा है, एक्सप्लोरेशन करवाया जा रहा है, एडवेंचर करवाया जा रहा है। बट
हमारे स्कूल पे क्या होता था, सुबह 6 बजे उठा के कचरा उठाने दे दिया जाता था। कहेंगे कि अगर देश को बदलना है तो कचरा उठाओ। लो भाई साहब, अब कचरा उठाते उठाते कचरा ही बन गए हम। खैर खैर, बैक टू द स्टोरी। ये जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था, जिसके अंदर पे स्टूडेंट्स को एंटार्क्टिका में लाया जाता था, ये पिछले 6 सालों से चल रहा था और इस प्रोग्राम को लीड और हेड करा जा रहा था कैनेडियन बंदे के द्वारा, जिसका नाम था जियोफ ग्रीन। भाई साहब के नाम पे ग्रीन है तो एनवायरमेंट के लिए तो काम करेंगे ही। पहले ये बंदा क्या करता था, सेलिब्रिटीज को बुलाते थे एंटार्क्टिका के अंदर पे। तुम्हें पता है सेलिब्रिटीज अय्यास होते हैं, वो आते हैं, अय्यासी करते हैं, चले जाते हैं। उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि इन सेलिब्रिटीज को बुला बुला के बस अय्यासी करा रहा हूँ मैं, नेचर को कोई फायदा नहीं हो रहा इनसे। और तब से उन्होंने बस स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम ओपन करा, क्योंकि स्टूडेंट्स ही वो है जो आने वाले भविष्य को प्रोटेक्ट करेंगे। कल आगे जाके मैं तुम कुछ ना कुछ बनेंगे। हम में से कोई प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। बताओ तुम में से कौन बनना चाहते हो? मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। और हमारे अंदर अगर वो सोच होगा ना, एनवायरमेंट का और प्यार होगा ना, तभी हम एनवायरमेंट को बचाने के बारे में सोचेंगे। फिर हमारी ऑथर में बताती है कि ये प्रोग्राम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। जब स्टूडेंट्स अपने आंखों से देखते हैं कि अंटार्कटिका के अंदर पे कैसे ग्लेशियर्स पिघल रहा है, तब उन्हें समझ आता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज रियल चीज है। क्योंकि घर में बैठ के किताबों में पढ़ के हम उस खतरे के बारे में फील नहीं कर सकते जो हम आंखों से देखते हैं कि हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पक्का दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगा। जब तुम अपने आंखों से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों को देखोगे, जैसे हमारी ऑथर तुसानी दोषी ने देखा था, तब तुम्हें अपने अर्थ के लिए रेस्पेक्ट फील होगा। तुम उसे बचाने के बारे में सोचोगे और जो प्रॉब्लम है उसे तुम प्रॉब्लम की तरह देखोगे, ना कि कोई एक रैंडम सा किताब पे पढ़ने वाला टॉपिक की तरह दिखोगे। फिर हमें ऑथर बताती है कि अंटार्कटिका के अंदर पे लाइफ कैसा है, यानी कि वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है। तो बहुत ही सिंपल इकोसिस्टम है वहाँ का, और जानवर भी ऐसे है कि गिनती के 2-4 है, पेड़ पौधे तो है नहीं। तो ऐसे सिंपल इकोसिस्टम में अगर छोटा सा भी चेंज आता है ना, तो वो पूरा इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि इस इकोसिस्टम में जो भी चीज एग्जिस्ट करते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर छोटा सा भी चेंज आता है तो उससे पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है। लाइक एग्जाम्पल के लिए अंटार्कटिका के समुद्रों में पाया जाता है एक सिंगल सेल्ड फाइटोप्लैंक्टन। अब ये इतना छोटा होता है कि इसे बस माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, तुम अपने आंखों से नहीं देख सकते। बट ये इतना छोटा होने के बावजूद भी अंटार्कटिका के समुद्र का जो इकोसिस्टम है, उसका ये बेस है। अंटार्कटिका के अंदर पे जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, फिशेस है, सब के सब इस फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो एग्जैक्टली ये ना एक छोटा सा टाइनी प्लांट है जो कि ओशन में पाया जाता है, और ये अपना खाना बनाने के लिए जैसे प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, वो भी करता है। सूरज की रोशनी लेता है एंड देन खाना पकाता है, और इसके साथ साथ ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है कार्बन को। हाँ, वही कार्बन जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ओजोन लेयर का बर्बादी होता है, उसी कार्बन को ये खत्म कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है। और इसके साथ साथ मैंने बताया तुम्हें कि जो पूरा इकोसिस्टम में जो खाना है ना, फूड चेन, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा ही है फाइटोप्लैंक्टन। तो अगर इसे कुछ होता है तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है। जैसे कि देखो, जो ओजोन लेयर है वो कमजोर हो रहा है, और अगर ऐसे ही वो कमजोर होता रहा ना, तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट इस फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर पड़ेगा। जो सन का यूवी रेस है, जिससे अभी तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रहा है, बट उसके वीक होने के बाद वो यूवी रेस सीधा इस फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर पड़ेगा, जिससे ये बर्बाद हो जाएगा। और इसके बर्बादी के साथ साथ पूरा जो इकोसिस्टम में जो प्लांट्स, बर्ड्स, फिशेस है, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। तुमने देखा कैसे एक छोटा सा चेंज पूरा इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकता है। अब आखिर में हमारी ऑथर हमें बताती है कि अंटार्कटिका का उसका जो एक्सपीरियंस है ना पूरा जर्नी का, वो काफी एडवेंचरस था, काफी नए नए चीजों के बारे में उन्होंने जाना। बट इन सब में जो उनका सबसे पसंदीदा पार्ट था वो तब होता है जब उनका शिप फंस जाता है आर्कटिक सर्कल के 65.55 डिग्री साउथ पे। उनका शिप शुकाल्स्की फंस जाता है पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच। शिप का जो आगे वाला हिस्सा था वो 2 बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों के बीच फंस जाता है। अब शिप और आगे नहीं बढ़ रहा था, तो शिप का कैप्टन डिसाइड करता है कि वो अब आगे नहीं बढ़ेंगे, वो वापस नॉर्थ की ओर जाएंगे। बट इससे पहले कैप्टन शिप में बैठे हुए 52 मेंबर्स को कहते हैं कि आप लोग शिप से उतरकर थोड़ा वॉकिंग शॉकिंग कर लीजिए इस ओशन में। अब तुम सोच रहे होगे कि ओशन में वॉक कैसे करते हैं, तो वो जमा हुआ ओशन है यार, अंटार्कटिका है, भूल गए। उस शिप से 52 मेंबर्स एक गैंग प्लैंक की मदद से शिप से उतरते हैं और चलने लगते हैं उस अंटार्कटिका के जमा हुआ ओशन में। सारे लोग फुल गियर्ड अप थे। अंटार्कटिका ठंडा जगह था, तो उसके लिए जैसा टाइप का कपड़ा पहनना होता है वो पहने हुए थे, गॉगल्स यूवी रे से प्रोटेक्ट करने के लिए पहने हुए थे, एंड वॉक कर रहे थे उस जमे हुए ओशन में। हमारी ऑथर देखती है कि चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ है जहां तक उनका नजर जा रहा था, और जिस ओशन में वो वॉक कर रहे थे अपने पैर से, वो ओशन 1 मीटर जमा हुआ था, और उसके नीचे 180 मीटर गहरा साल्ट वाटर था, जिसके अंदर पानी, फिश और पता नहीं क्या क्या चीज है। सही में मुझे भी ना ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। मतलब जो ऐसे ठंडी जगह होते हैं ना, जहाँ ऊपर वाला जो लेयर होता है वो जमा हुआ होता है, एंड नीचे में फिर भी पानी होता है और मछलियां तैर रही होती है, बट वो ऊपर आते ही जम जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या बर्फ के नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो उतना ठंडा नहीं होता जितना ऊपर में है? इस वजह से जो ऊपर वाला पानी वो बर्फ से जम गया है और नीचे वाला जमा नहीं है। आई डोंट नो। खैर, ऑथर को दिखता है कार्बेटर सील्स जो मस्त लेटे लेटे धूप सेक रहे थे, एग्जैक्टली वैसे जैसे हमारे यहाँ गर्मी के सीजन में डॉग्स एक बनियान ट्री के नीचे लेटे लेते धूप सेक रहे होते हैं।
देन आखिर में हमारी ऑथर बताती है कि हाँ हो गया उनका ट्रिप कंप्लीट, ये अब जाना है घर, जिनके लिए वो अगेन पार करती है 9 टाइम जोन्स को, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और कई सारे इकोसिस्टम्स। और घर आने के बाद जैसे हम सोचते हैं कि कितना ऑसम गया ट्रिप, ऑथर भी सोच रही होती है कि हमारा प्लान कितना खूबसूरत है, कितना अच्छी तरीके से चीजों को बैलेंस करा है हमने। फिर ऑथर ये भी सोचती है कि कैसा होगा अगर अंटार्कटिका दोबारा ऐसा ही गर्मीला प्लेस बन जाए जैसा गोंडवाना के टाइम हुआ करता था, जहाँ पेड़ पौधे जानवर सब थे। उस समय में अंटार्कटिका का टेम्परेचर आज की तरह ठंडा नहीं था, बहुत गर्म था। क्या अगर कभी ऐसा हो तो क्या उस चीज को देखने के लिए हम जिंदा रहेंगे, अपने आंखों से देख पाएंगे, या हम भी डायनासोर, मैमथ्स, राइनोस की तरह इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब तो कोई नहीं दे सकता। देन फाइनली ऑथर अपने कहानी को खत्म करती है क्या कि उन्होंने जो वो 2 हफ्ते बिताए ना उन टीनेजर्स के साथ उस प्रोग्राम के अंदर पे अंटार्कटिका में, वहां उन्हें उन टीनेजर्स के आंखों पे वो उम्मीद दिखा कि अगर हम चाहे ना तो हम अपने दुनिया को बचा सकते हैं। तो हाँ, आने वाले मिलियन ऑफ ईयर्स पे दुनिया बदलेगा, चीजें आज जैसा है वो बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा। आने वाला समय कैसा होगा पता नहीं, बट आज यानी कि जो उनका ट्रिप था ना, उस ट्रिप से उन्होंने इतना तो जान लिया था कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। उन्होंने बस एक दिन में कई सारी चीजों को देखा, बड़े बड़े आइस शीट को मेल्ट होते हुए देखा, ग्लेशियर्स को टूटते हुए देखा, और अंटार्कटिका के अंदर जो सडन वेदर पे चेंज हो जाता है उन सारी चीजों को देखा। और इसी के साथ ये स्टोरी होता है खत्म। काफी लंबा था, आई नो, तुम अगर अभी तक हो तब तो मतलब तुमने झेल लिया ये स्टोरी। तो अगर तुम लोगों को पसंद आया मेरा काम और तुम चाहते हो कि मैं आगे ऐसे काम करता रहूं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का हमारा चैप्टर है द एनिमी, जिसे लिखा है पॉल एस बक ने। इस स्टोरी के अंदर पे जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और यूएसए एंड जापान फुल फाइटिंग मोड पे थे एक दूसरे के साथ, तब जापानीज आर्मी ने एक अमेरिकन सोल्जर को पकड़ लिया था, जिसे स्टोरी में कहा गया प्रिजनर ऑफ वॉर। जब तुम वॉर के दौरान किसी सोल्जर को कैप्चर कर लेते हो ना, तो उसे कहते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। और इस अमेरिकन सोल्जर का नाम था टॉम, जिसे जापानीज आर्मी ने पकड़ लिया था। बट समहाउ टॉम ना भाग निकलता है जापानीज आर्मी के चंगुल से, और वो भागते भागते एक जापानीज कोस्ट पे एक डॉक्टर को मिलता है बहुत ही घायल हालत पे। अब इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सदाओ, और यही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर तुम कह सकते हो, जिसके ऊपर एक धर्म संकट आ जाता है। भाई साहब, डॉक्टर होने के नाते इस घायल इंसान को बचाया जाए, या एक देशभक्त होने के नाते इस अमेरिकन सोल्जर को जापानीज आर्मी को सौंप दिया जाए। तो आओ देखते हैं कि स्टोरी में डॉक्टर सदाओ करते क्या है, अपने दिल का सुनते हैं या अपने देश के लिए कुछ करते हैं। बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट भी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। स्टोरी स्टार्ट होता है ये दिखाते हुए कि डॉक्टर सदाओ रहता है एक जापानीज कोस्टल आइलैंड पे। उस आइलैंड के चारों ओर पाइन ट्रीज थे, और बचपन में इन पाइन ट्रीज पे सदाओ चढ़ा करता था। और छोटे डॉक्टर सदाओ को उनके पापा अक्सर लेके जाया करते थे आसपास के सदर्न आइलैंड्स पे। पर्टिकुलरली एक आइलैंड को दिखाते हुए उनके पापा हमेशा कहते थे कि ये जो आइलैंड है ना, ये हमारे देश का भविष्य होगा। जिसके बाद हमारा छोटा डॉक्टर सदाओ सोचने लगता है और अपने पापा से कहता है कि कहाँ है हमारा भविष्य। उसका पापा कहता है कि मुझे नहीं पता, वो तो डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। काफी फिलोसॉफिकल बातें चल रहे हैं बाप बेटों में। हमारे बाप के साथ तो ऐसा बात नहीं चला हमारा कभी। खैर, एक चीज जो कॉमन है मेरे बाप और सदाओ के बाप के बीच, कि दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। मजाक वजाक करना तो भूल जाओ भाई साहब। डॉक्टर सदाओ के पापा उनके पढ़ाई को लेकर हमेशा ही सीरियस रहते थे। वो चाहते थे कि सदाओ पढ़ लिखे कुछ बड़ा करे, और सदाओ ऐसा ही करता है। अपने बाप के सपने को पूरा करने के लिए जब सदाओ 22 का होता है तो वो अमेरिका जाता है, और वहां जाके वो पढ़ता है सर्जरी एंड मेडिसिन के बारे में। और पूरे 8 साल बाद जब वो 30 का होता है तो अपने देश वापस लौटता है, एक डॉक्टर बनके और साथ ही साथ एक साइंटिस्ट बनके। डॉक्टर सदाओ ने अपने बाप के सपने को पूरा कर दिया था। अब तुम बताओ लॉन्डो, तुम कब कर रहे हो अपने बाप का सपना पूरा? मैंने तो अपने बाप के सपने पे हक दिया यार। अब तुम बताओ, क्या तुम भी हकने वाले हो या पूरा करने वाले हो सपने? खैर, बैक टू द स्टोरी। जब सदाओ वापस लौटता है जापान, वो देखता है कि अमेरिका एंड जापान के बीच चल रहा है सेकंड वर्ल्ड वॉर, और इस वॉर की वजह से जितने भी डॉक्टर्स थे उन्हें भी जाना पड़ता है लड़ाइयों में सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। बट सदाओ को नहीं भेजा गया था, और इसके पीछे 2 कारण था। पहला तो डॉक्टर सदाओ काम कर रहे थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरी के ऊपर, जिससे घाव को बहुत ही जल्दी हील करा जा सकता है। और दूसरा, एक ओल्ड जनरल था जिसका कभी भी ऑपरेशन होने वाला था, और सदाओ था बेस्ट सर्जन। तो बुढ़ा नहीं चाहता था कि डॉक्टर सदाओ को वॉर पे भेज दूं, और इसी वजह से डॉक्टर सदाओ को वॉर पे नहीं भेजा गया था। देख रहे हो भाई साहब, सब अपने अपने फायदे देखते हैं। पता नहीं मैं कब अपने फायदे देखूंगा यार। लोगों के बारे में सोचते सोचते यार सब अपनी नैया डूब रही है भाई साहब, क्या बताया। अब आगे स्टोरी में डॉक्टर सदाओ के बारे में मैंने जो भी चीजें तुम्हें बताया, डॉक्टर सदाओ का बचपन, कैसे ऊपर लिखे एक साइंटिस्ट डॉक्टर बनते हैं, ये सारी चीजें डॉक्टर सदाओ अपने घर के बैल्कनी में बैठे बैठे सोच रहे होते हैं। और साथ ही साथ उस बैल्कनी से समुद्र का व्यू दिख रहा होता है, जहाँ पूरा समुद्र कोहरे से, मिस्ट से भरा हुआ था। अब इस बदलते हुए मौसम को देख के डॉक्टर सदाओ अपने बीवी और 2 बच्चों के पास रूम पे जाने वाले थे, बट तभी दरवाजे से निकलती है उसकी बीवी हाना, और यहीं पे शुरू होता है एक बहुत ही छोटा सा रोमांटिक वाला सीन। दोनों एक दूसरे को पकड़ के समुद्र की ओर देख रहे थे और समुद्र का मजा ले रहे थे। अब यहाँ पे ना मैं डॉक्टर सदाओ को देख के थोड़ा जल रहा हूँ यार। मैं एक इंसान जिसने आज तक समुद्र को देखा तक नहीं, और दूसरी तरफ डॉक्टर सदाओ जिसने अपना बचपन भी वही बिताया और अब अपना जवानी और अपने बीवी के साथ भी वही पे रोमांटिक मोमेंट चल रहा है। ये गलत है भाई साहब। फिर अब आगे स्टोरी में बताया जाता है कि डॉक्टर सदाओ अपने बीवी हैना से कैसे मिलती है। तो दोनों का मुलाकात होता है अमेरिका के अंदर, और जब वो मिलते हैं ना, डॉक्टर सदाओ ये चीज पक्का कर लेता है कि ये बंदी जापानीज ही हो, वरना मेरा अब्बा नहीं मानेगा।
डॉक्टर सदाव का किस्मत अच्छा था, उसकी बंदी जापानीज ही होती है और उसका अब्बा मान भी जाता है, बट वो शादी अमेरिका में नहीं करते, वो जापान आते हैं, अपने बाप से परमिशन लेते हैं एंड देन पूरा जापानीज तौर तरीके से शादी करते हैं। काश जिंदगी में जब मैं कभी शादी करूँ तो मेरा शादी भी इतनी स्मूथली हो जाए भाई साहब, घर वालों का ये चोचला मुझे नहीं चाहिए यार, मतलब फट जाती है। खैर अब स्टोरी में डॉक्टर सदाव बताता है कि वो मिला हाना से पहली बार प्रोफेसर हार्ली के घर में। अब ये प्रोफेसर हार्ली ना अपने स्टूडेंट्स को अपने घर पे इनवाइट करता था खाने पीने को, बट डॉक्टर सदाव को इनके घर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक तो उनका घर बहुत छोटा था, खाना बकवास था, और प्रोफेसर हार्ली की बीबी वो तो एक नंबर की बातूनी औरत थी। जो इकलौता चीज डॉक्टर सदाव को प्रोफेसर के घर में पसंद आया था वो था हाना। पहले ही नजर पे प्यार होता है, शादी होता है, 2 बच्चे का बाप माँ बनते हैं और बैक टू प्रेजेंट उन हसीन दिनों के बारे में सोचते हुए दोनों एक दूसरे के बाहों में समुद्र का मजा ले रहे होते हैं। पर तभी उन दोनों के सामने उस काले धुंध से एक छाया बाहर निकलते हुए देखता है। वो देखते हैं कि एक इंसान उस काले धुंध से रेंगते हुए समुद्र के लहरों से लड़ते हुए किनारे पे आ रहा है। डॉक्टर सदाव को लगता है कि शायद ये कोई मछुआरा होगा, जिसे देखने के लिए दोनों कपल दौड़े दौड़े उसके पास जाते हैं। दोनों देखते हैं कि वो इंसान बुरी तरीके से घायल है और वो जमीन पे पड़ा हुआ है। डॉक्टर सदाव ने उस घायल इंसान को पलटा और जब चेहरा देखा ना, दोनों के दोनों डर गए। उनके सामने था एक गोरा इंसान जिसके लंबे लंबे येलो दाढ़ी था और वो बुरी तरीके से घायल था। उसके कमर के नीचे ऐसा लग रहा था कि किसी ने गोली मारा है, जिससे खून बह जा रहा था। बहते हुए खून को रोकने के लिए डॉक्टर सदाव ने उस घायल इंसान की घाव पे कुछ जड़ी बूटी डाल दिया, जिससे कि खून थोड़ी देर के लिए सही रुक जाए। एंड इसके बाद डॉक्टर सदाव देखता है कि बगल में एक टोपी पड़ा हुआ है जो कि उसी घायल इंसान का है, और जब उस टोपी को उठा के देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ था यूएस नेवी, जिससे अब दोनों को पता चल चुका था कि ये अमेरिकन नेवी से है, जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर है। मतलब ये इंसान एक अमेरिकन सोल्जर है जो जापानीज आर्मी के हाथ से भागा हुआ है। उन दोनों को समझ आता है कि ये घायल इंसान हमारे देश का दुश्मन है। अब यहाँ पे अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो इस इंसान को पकड़ के जापानीज आर्मी को सौंप देता, बट यहाँ पे डॉक्टर सदाव था एक डॉक्टर, वो ये चीज कर नहीं पाया। दोनों पति पत्नी ने डिसाइड किया कि इसे घर लेके जाते हैं, हील करते हैं, जब ये ठीक हो जाएगा पूरी तरीके से तब इसे हम जापानीज आर्मी को सौंप देंगे। अब इसके बाद डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी हाना उस घायल सोल्जर को लेके डॉक्टर सदाव के पापा के रूम पे लेके लेटा देते हैं। एक समय में ये रूम डॉक्टर सदाव के पापा का हुआ करता था, बट अब ये रूम खाली था तो यहीं पे इस घायल सोल्जर को लेटा दिया जाता है। अब आगे हाना कहती है कि वो सोल्जर बहुत ही गंदा दिख रहा है, उसे साफ करना होगा। तो डॉक्टर सदाव कहता है कि लेके आओ पानी, मैं साफ कर देता हूँ। हाना कहती है नहीं, नौकर से साफ करवाते हैं। इसके बाद डॉक्टर सदाव उस घायल अमेरिकन सोल्जर को चेक करता है। वो सोल्जर लगभग 25 साल से भी कम का होगा, बट इस समय उसका कंडीशन बहुत ही बुरा है। वो जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा है, बट अगर ऑपरेशन ना करा गया तो बहुत ही जल्द मर जाएगा। तो हाना कहती है कि अगर वो ऑपरेशन करते हुए मर गया तो डॉक्टर सदाव कहता है हमें कुछ तो करना ही होगा, ऐसे हम उसे छोड़ नहीं सकते मरने के लिए, बट उससे पहले इसे क्लीन करना होगा। ये कह के डॉक्टर सदाव रूम से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे हाना भी निकल जाती है, क्योंकि हाना उस व्हाइट इंसान के साथ एक सेकंड भी अकेले अकेले रहना नहीं चाहती थी। अमेरिका छोड़ने के बाद हाना पहली बार किसी व्हाइट मैन से मिल रही थी, और जिस इंसान से वो मिल रही थी वो उनका देश का एनिमी था। अब हाना सीधा किचन पे जाती है और अपने 2 सर्वेंट, एक नैनी और एक ओल्ड गार्डनर को बताती है कि समुद्र के किनारे उन्हें एक व्हाइट मैन मिला जो कि एक अमेरिकन सोल्जर है जो बुरी तरीके से घायल है, और अब डॉक्टर सदाव उनका ऑपरेशन करने वाले हैं, जिसके लिए हाना उनके बच्चों का देखभाल करने वाली नैनी, जिसका नाम यूमी है, उसे कहती है कि गर्म पानी करो और उस व्हाइट मैन को क्लीन करो। बट हाना का ये सब बातें सुन के वो जो ओल्ड गार्डनर था ना, वो बिल्कुल घबरा जाता है। वो कहता है कि मास्टर को उस व्हाइट मैन को बचाना नहीं चाहिए। अब ये ओल्ड गार्डनर ना एक गावलिया इंसान था जो उल्टी सीधी बातें करता है कि जिस इंसान को गोली लगा है, समुद्र ने चोट पहुंचा है, उससे अगर डॉक्टर सदाव बचाते हैं ना तो इससे घर में बैड लक आएगा। जिसे सुन के हाना अंदर ही अंदर डरती तो है, बट वो उस इंसान की तरह सुपरस्टिशियस नहीं होती है। वो ऐसे अंधविश्वासों पे बिलीव नहीं करती है। वो सीधा सीधा यूमी को कहती है गर्म पानी करो और मेरे साथ चलो उस व्हाइट मैन को क्लीन करने। जिसके बाद हाना उस रूम पे वापस आती है जिस रूम पे व्हाइट मैन सोया हुआ था। उनकी नैनी यूमी भी वापस आती है गर्म पानी लेके, बट उस व्हाइट मैन को देख के यूमी कहती है कि मैंने आज तक किसी व्हाइट मैन को क्लीन नहीं किया और ना ही मैं इसे करूंगा। हाना दम देते हुए कहती है कि तुम्हें करना ही होगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ करने के लिए, बट नैनी यूमी सीधा सीधा मना कर देती है। अब इसके आगे हाना कुछ ज्यादा बोल नहीं सकती है। अगर वो यूमी को जबरदस्ती करेगी ज्यादा तो यूमी जाके शायद जापानीज आर्मी को खबर कर दे कि हमारे घर में ऐसा ऐसा एक अमेरिकन सोल्जर को हमारे मालिक ने छुपाया हुआ है, और अगर ये खबर जापानीज आर्मी को पता चल गया ना कैसे भी, तो इससे डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी का तो बैंड बज जाएगा भाई साहब। तो हाना खुद ही अपने हाथों से उस व्हाइट मैन को क्लीन करने लगती है, और उसी बीच डॉक्टर सदाव भी रूम के अंदर एंटर करता है। डॉक्टर सदाव ने सर्जन वाले कोट पहने हुए थे और अपने हाथ पे ऑपरेशन करने के लिए जो भी चीजें चाहिए होता है उसके लिए एक इमरजेंसी बैग भी कैरी करा हुआ था, जिसे देखे हाना सीधा सीधा पूछती है कि तुमने डिसाइड कर लिया है कि सर्जरी करना ही है। डॉक्टर सदाव कहता है कि हाँ। अब इसके बाद डॉक्टर सदाव फुल अपने सर्जेंट वाले मोड पे आ जाता है। अब वो हाना का पति नहीं था, सीधा सीधा ऑर्डर देता वो हाना को। सबसे पहले तो डॉक्टर सदाव ने हाना से कहा कि एक टॉवल लेके आओ, एंड देन उस घायल सोल्जर को पीठ के बल लेटाने में उसकी मदद करने को कहा, और हाना भी जैसे जैसे डॉक्टर सदाव कह रहे थे एग्जैक्टली वैसे कर रही थी। फिर डॉक्टर सदाव हाना से पूछती है कि यूमी ने इसे क्लीन नहीं करा। हाना कहती है कि नहीं उसने नहीं करा, मैंने खुद से करा, जिस बात पे डॉक्टर सदाव रिएक्ट नहीं करता है। अब वो कंप्लीटली अपने काम पे खो गया था। भाई साहब इसकी जगह अगर मैं होता ना, मैं तो ऐसा नहीं करता। बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी हूँ भाई साहब। मैं अपने बंदी को किसी गैर मर्द को धुलाने नहीं दे सकता भाई साहब। नहीं यार, मेरी गान जल जाएगी भाई साहब। अपने बंदी को ये सब करने नहीं दूंगा मैं। नहीं भाई, मैं पागल वाला पॉजिटिव इंसान हूँ। कैसा बंदा है यार ये, इतना प्रोफेशन पे घुस गया अपना। खैर मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं जिसके बारे में बात नहीं करते हैं। बैक टू द स्टोरी।
अब डॉक्टर सदाओ अपनी बीवी से एक आखिरी चीज कहता है कि तुम्हें ना इसे जरूरत पड़े तो एनेस्थीसिया देना होगा। हाना कहती है कि बट मैंने तो आज तक कभी एनेस्थीसिया दिया ही नहीं। डॉक्टर सदाओ कहता है कि आसान है, तुम कर लोगे। इसके बाद डॉक्टर सदाओ सर पे एक सर्जन वाला टॉर्च पहनता है एंड देन देखने लगता है कि घाव कितना गहरा है। डॉक्टर सदाओ को दिखता है कि गोली अभी तक अंदर ही है और इसकी वजह से खून ज्यादा बह रहा है और अगर ऐसे चलता रहा तो इसका बचना मुश्किल है। अब इतना सारा खून देख के ना हाना डर जाती है, घबरा जाती है, वो भागती है वहां से और बाहर निकल के उल्टी करने लगती है। और ये सारा सीन देख के ना डॉक्टर सदाओ बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। डॉक्टर सदाओ रियलाइज करता है कि हाना ने तो आज तक ऑपरेशन होते हुए देखा ही नहीं और इसी वजह से इतने सारे खून देख के वो पैनिक कर गई और बाहर जाके उल्टी करने लग गई। और अपनी बीवी को ऐसे कंडीशन में देख के डॉक्टर सदाओ अपना पूरा गुस्सा निकालता है इस अमेरिकन घायल सोल्जर के ऊपर। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि साला ये मर ही जाता उससे अच्छा होता, बट यह आयरनी देखो, वो मन से चाहता तो है कि ये मर जाता तभी ठीक था, बट फिर भी वो उसे बचा रहा था। यही एक डॉक्टर का काम है यार। ऐसे हम डॉक्टरों को भगवान का दर्जा नहीं देते, चाहे तुम्हारे सामने अपना दुश्मन ही क्यों ना हो, तुम उसे भी बचाओगे। और वही चीज कर रहा था डॉक्टर सदाओ। वो सोल्जर दर्द से करा रहा था और उसी समय हाना आती है वापस और डॉक्टर सदाओ हाना से कहती है कि इसे एनेस्थीसिया दो नाक पे, और हाना भी वैसे ही करती है जैसे उसके पति ने कहा था उसे करने को। एक कॉटन में एनेस्थीसिया का बोतल से कुछ बूंद गिराती है हाना और उस घायल सोल्जर के नाक पे रख देती है। वो अमेरिकन सोल्जर दर्द से करा रहा था और उसका ऐसे दर्द से कराता हुआ देख के हाना सोचती है ये जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भागे हुए कैदी है ना, इनके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर होता होगा। हाना ने कई सारे न्यूज़पेपर्स में देखा था कि जापानी सोल्जर्स अलग अलग जगह पे जाते हैं, उस जगह को लिबरेट कर देते हैं, बट असली कहानी ना थोड़ा अलग होता है। जब जापानी सोल्जर किसी टेरिटरी को जीतते हैं ना तो वहाँ के सोल्जर्स के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। अब यही पे हाना को याद आता जनरल टाकीमा के बारे में, जिसने जीता था बैटल ऑफ मंचूरिया। सब लोग ये बात करते थे कि किस तरीके से जनरल टाकीमा ने बहादुरी से बैटल ऑफ मंचूरिया पे लड़ा, बट कोई इस बारे में बात नहीं करता कि कैसे जनरल टाकीमा अपने बीबी के ऊपर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। हाना सोचती है कि अगर ये इंसान अपने बीबी के ऊपर इतना अत्याचार कर सकता है तो प्रिजनर ऑफ वॉर के ऊपर वो कितना अत्याचार करेगा। हाना ये उम्मीद करती है कि इस सोल्जर के साथ ऐसा टॉर्चर ना हुआ हो। अब हाना यही सब चीजें सोच रही होती है, अपने ख्यालों में होती है, और तभी डॉक्टर सदाओ को ऐसा फील होता है कि उसके इंस्ट्रूमेंट ने किसी हार्ट से चीज को फील किया अभी जो कि किडनी के बहुत ही पास है। अब इस पल पे ना डॉक्टर सदाओ अपने काम से बहुत ज्यादा खुश होता है, मतलब उसे मजा ही आ जाता है इस चीज को करते हुए। भाई को अपनी उंगलियों पे अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील होता है, जैसे पूरे उंगलियों से वो उस इंसान के पूरे बॉडी के एटम्स को भी फील कर पा रहा है। तुम समझ रहे हो किस लेवल पे वो घुसा हुआ है ऑपरेशन के बीच। और तभी डॉक्टर सदाओ को याद आता है अपने एनाटॉमी प्रोफेसर का वो बात कि एक सर्जन को ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरे अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। वो किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकता, अगर वो इग्नोर करता है तो वो पाप के बराबर है। अगर एक सर्जन बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के किसी का भी ऑपरेशन करता है ना तो वो मर्डर के बराबर है। और ये एकदम 100% सही बात है। जब एक डॉक्टर, एक सर्जन ऑपरेशन करने जाता है तो उसे पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं करना है उसे, वरना उस पेशेंट का जिसका वो ऑपरेशन कर रहा है जान जा सकता है। खैर डॉक्टर सदाओ का ना एक बीमारी था, तुम कह लो आदत था। जब भी वो ऑपरेशन कर रहा होता है ना किसी भी पेशेंट का तो उसके साथ बातें करने लगता है, गुनगुनाने लगता है, और अक्सर वो बातों बातों में उस पेशेंट को माय फ्रेंड कहता है। और अब इस अमेरिकन सोल्जर को भी वो माय फ्रेंड कहता है, जबकि वो उसका एनिमी है। डॉक्टर सदाओ कहता है कि माय फ्रेंड, गोली बस तुम्हारी किडनी को लगते लगते बच गया। एक सेकंड के लिए डॉक्टर सदाओ भूल जाता है कि ये उसका दुश्मन है और वो अपने मुंह से इसे माय फ्रेंड कहता है। थोड़ी देर में ऑपरेशन कंप्लीट होता है और उस अमेरिकन सोल्जर को बचा लिया जाता है। डॉक्टर सदाओ उसका पल्स चेक करता है जो कि काफी वीक था, बट अभी भी उम्मीद था कि वो ठीक हो जाएगा बहुत ही जल्द। डॉक्टर सदाओ अंदर से नहीं चाहता था कि वो जिंदा बचे, बट एज ए डॉक्टर वो अपने काम से मजबूर था और उसे बचा ही देता है। वो हाना को कहता है कि अब एनेस्थीसिया बंद कर दो और एक इंजेक्शन लेके उसके हाथ पे दे देता है और कहता है कि ये इंसान बच जाएगा। अब ऑपरेशन के कुछ समय बाद वो यंग अमेरिकन जागता है, बट वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और उसकी नीले आंखों में डर छुपा हुआ होता है। बट हाना को उसका सिचुएशन देख के बहुत बुरा लगता है। घर का कोई भी सर्वेंट उस अमेरिकन के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं था, तो हाना खुद अपने हाथों से उसके लिए खाना प्रिपेयर करके लाती है और उसे देती है। बट वो यंग अमेरिकन डर रहा होता है, उसे लगता है कि अब टॉर्चर करा जाएगा इसे या मार दिया जाएगा। तभी हाना कहती है डोंट बी अफ्रेड, जिसे सुन के वो यंग अमेरिकन सरप्राइज हो जाता है अंग्रेजी कैसे बोल रहे हो। हाना कहती है कि मैं लंबे समय तक अमेरिका में रही हूँ इसीलिए बोल पा रही हूँ, और साथ ही साथ हाना ये भी कहती है कि तुम बहुत ही जल्द स्ट्रॉन्ग हो जाओगे दोबारा। बट ऐसा नहीं था कि हाना को वो पसंद आने लग गया था, वो अभी भी नफरत कर रही थी उससे, बट भाई साहब दया भी आ रहा था तो वो हेल्प कर रही थी। अब पूरे 3 दिन बाद डॉक्टर सदाओ दोबारा देखने आता है उस अमेरिकन को। वो आके देखता है कि यंग अमेरिकन बैठा हुआ है, जिसे देख के डॉक्टर सदाओ चिल्लाते हुए कहता है कि तुमको जीने मारने की नहीं है, चुपचाप लेट जाओ, ऐसे मत बैठो। अब इसके बाद वो यंग अमेरिकन डॉक्टर सदाओ से पहली बार बात करता है। मैं तुम लोगों को नाम बता देता हूँ उसका। इस यंग अमेरिकन का नाम है टॉम, याद रहेगा तुम्हें। तो टॉम डॉक्टर सदाओ से पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे, क्या तुम मुझे जापानीज आर्मी को सौंप दोगे। जिसके जवाब में डॉक्टर सदाओ कहता है कि मुझे अभी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अभी कानून के हिसाब से डॉक्टर सदाओ को इस अमेरिकन को पुलिस को सौंप देना चाहिए, जिसे सुन के वो अमेरिकन कहता है कि नहीं ऐसा मत करना। जिसके जवाब में डॉक्टर सदाओ कहता है कि अब तुम मुझसे कुछ भी बातें मत करना, अपना नाम तक मत बताओ जब तक मैं ना पूछूं। ये कह के वो उसके रूम से बाहर निकलता है। बाहर हाना इंतजार कर रही है डॉक्टर सदाओ का। वो कहती है कि घर के नौकर ना अनसेफ फील कर रहे हैं अभी घर पे, वो घर पे रहना नहीं चाहते क्योंकि ये अमेरिकन इस घर पे रहता है। यहाँ तक कि उनको ऐसा लगने लगा है कि डॉक्टर सदाओ और हाना दोनों भी अब
अमेरिकन बनते जा रहे हैं। वो इतने सालों से अमेरिका में क्या है, तो अब अमेरिकन के लिए सिंपैथी ज्यादा ही कुछ आ रहा है इनका। जिसके जवाब में डॉक्टर सदाव हाना से कहता है कि ऐसा नहीं है, अमेरिकन हमारा एनिमी है, बट मुझे इस तरीके से ट्रेन करा गया है कि अगर कोई इंसान को मैं बचा सकता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा उसे बचाने को, और वही मैं कर रहा हूँ। अब हाना कहती है बट ये चीजें हमारे नौकरों को समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर सदाव कहता है कि हाँ मुझे पता है, वो लोग इस बात को कभी नहीं समझेंगे। अब स्टोरी में आगे डॉक्टर सदाव के सर्वेंट्स को कन्वर्सेशन करते हुए दिखाया गया है, जहां वो अपने मालिक को जज कर रहे हैं। 3 सर्वेंट्स होते हैं। पहला ओल्ड गार्डनर जो कहता है कि हमारे मास्टर को पता था कि उन्हें क्या करना है, जब वो इंसान ऑलमोस्ट मरने ही वाला था तो मास्टर ने उसे बचाया क्यों। जिसके जवाब पे डॉक्टर सदाव का खाना बनाने वाला कुक कहता है मास्टर को ना अपने काम पे बहुत घमंड है और इसीलिए मास्टर किसी को भी बचा लेते हैं। फिर डॉक्टर सदाव की नैनी यूमी कहती है बट उन्हें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, अगर बाप को ट्रेटर बना के पनिशमेंट दिया गया तो उन बच्चों का क्या होगा। अब जब ये तीनों सर्वेंट्स ही कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना, तो ये सारे कन्वर्सेशन को हाना सुन रही होती है, और सर्वेंट भी ऐसा नहीं कि छुपा रहे होते, वो जानबूझ के सुनाते हुए टोंट मारते हुए ये कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। अब इसके बाद स्टोरी में सीन शिफ्ट होता है हाना और उस अमेरिकन सोल्जर के बीच के कन्वर्सेशन को दिखाते हुए, जहां वो अमेरिकन सोल्जर पहली बार कहता है कि उसका नाम टॉम है, बट हाना ये सुनती तो है बट उसका जवाब नहीं देती है, जो कि क्लियरली शो कर रहा था कि हाना उस इंसान से अटैच नहीं हो रही थी। हाना के लिए वो इंसान एक प्रिजनर था, एक एनिमी था। अब इसके बाद डॉक्टर सदाव हर दिन उस अमेरिकन प्रिजनर को आके चेक करता था, और जैसे उसके ऑपरेशन के घाव सूख जाते हैं तो उसकी सिलाई खोल देते हैं एंड कहते हैं कि 2 हफ्तों में तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। और इसके बाद डॉक्टर सदाव सोचते हैं कि अब जाके मैं चीफ ऑफ पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा कि मेरे पास एक प्रिजनर है और आप इसे पकड़ के लेके जाइए। वो अपने टेबल पे आके बैठते हैं एंड टाइपराइटर पे लिखने भी लेते हैं, बट अंदर से आता है कि नहीं करना, हेजिटेट करते हैं एंड वहीं पे वो चीज को छोड़ देते हैं। उस अमेरिकन सोल्जर के डॉक्टर सदाव के घर में आए 7 दिन बीत चुके थे, और पूरे 7 दिनों बाद 2 बड़े-बड़े इवेंट अब डॉक्टर सदाव के साथ होने वाला था। पहला चीज, सुबह सुबह जितने भी काम करने वाले सर्वेंट्स थे ना, वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें नहीं रहना यहाँ, वो घर छोड़ के जाने वाले थे। बच्चों का केयर करने वाली नैनी हाना से कहती है अगर बच्चे मुझे याद करे तो तुम्हें पता है मेरा घर का है, भेज देना। बट हाना कहती है बिल्कुल साफ साफ, चाहे वो जितना भी रोए मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। अब इसके बाद सारे सर्वेंट्स घर छोड़ के चले जाते हैं, और फिर शाम को दूसरा इवेंट होता है। हाना देखती है कि उसके घर के दरवाजे में एक गवर्नमेंट मैसेंजर फुल यूनिफॉर्म में आया हुआ है, जिसे देख के हाना सोचती है कि पक्का नौकरों ने अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया है जो भी हम कर रहे हैं उसके बारे में। वो दौड़े दौड़े जाके ये बात डॉक्टर सदाव को बताता है, और डॉक्टर सदाव आता है और पूछता है क्या बात है। वो मैसेंजर कहता है कि आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ पैलेस, ओल्ड जनरल बहुत ही दर्द में है। डॉक्टर सदाव कहता है कि बस इतना ही। मैसेंजर कहता है कि हाँ इतना काफी नहीं था क्या, तुम कुछ और सुनना चाहते थे। डॉक्टर सदाव कहता है कि नहीं। अब डॉक्टर सदाव ओल्ड जनरल के पास जाने से पहले एक आखिरी बार अपने बीबी से मिलती है किचन पे जाके। उसकी बीबी आना बहुत डरी हुई थी, उसे लग रहा था कि वो मैसेंजर अरेस्ट करने के लिए आया है। डॉक्टर सदाव कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम घबराओ मत। अब वो जनरल के पास जाएगा और सारी चीजें बताएगा और इस चीज से अपने फैमिली को बाहर निकालेगा। इसके बाद डॉक्टर सदाव जाके जनरल से मिलता है, सारी बातें बताता है। तो जनरल कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, जो कि यूएसए में है। काफी कम जापानीज लोगों ने वहां से डिग्री लिया है। डॉक्टर सदाव अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है मैं ना उस इंसान के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करता, वो तो बस घायल था तो मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। जिस बात से जनरल खुश होता है और कहता है अब तो तुम्हें बचाना ही होगा यार, तुम मेरे लिए काम के बंदे हो। फिर जनरल डॉक्टर सदाव से पूछता है कि जैसा अटैक आज मुझे आया था वैसे और आ गया तो मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। डॉक्टर सदाव कहता है कि एक अटैक तो ठीक है बट उससे ज्यादा आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब ये सुन के जनरल घबरा जाता है, एक समय के लिए तो गहरे सोच पे खो जाता है, और फिर कहता है तुम अरेस्ट नहीं हो सकते। मान लो कि तुम अरेस्ट हो गए और तुम्हें सजाए मौत दे दिया गया और अगले दिन ही मेरा ऑपरेशन करना पड़ गया, फिर तो मेरा सीन खत्म है ना। फिर डॉक्टर सदाव कहता है कि मेरे अलावा भी और ढेर सारे सर्जेंट है, बट जनरल को डॉक्टर सदाव ही चाहिए था। उसे बाकी सर्जेंट पे भरोसा नहीं था जितना डॉक्टर सदाव पे था। भाई साहब अमेरिकन रिटर्न था ना, और भाई साहब जो अमेरिका से लौटता है वो तो बहुत खतरनाक होता है, पता ही तुम्हें। हमारे यहाँ में एक भैया कुछ काम की वजह से अमेरिका गया था एंड देन वो 1 साल रहा होगा, और वापस जब आया ना भाई साहब, जब वो अमेरिका गया था तो वो लप्पू सा था, कोई उसे भाव नहीं देता था, बट वो अमेरिका से आने के बाद भाई साहब उसका और अलग हो गया। मतलब लोग अलग ही रिस्पेक्ट से देखने लगे, भाई साहब वो अमेरिका से लौटा है तो यार सही है, जो अमेरिका से लौटता है वो बहुत खतरनाक होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही मानना है, और उस जनरल का भी ऐसा ही मानना था। वो डॉक्टर सदाव को एक आइडिया देता है, क्या हो अगर मैं अपने प्राइवेट असैसिन्स तुम्हारे घर पे भेज दूं और उस अमेरिकन को मार के गायब कर दूं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बस तुम्हें ना जिस घर में वो अमेरिकन सोल्जर सोया हुआ है उसका दरवाजा खुला रखना है। असैसिन्स आएंगे, उसे मारेंगे और उसका बॉडी तक गायब कर देंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। डॉक्टर सदाव भी एग्री करता है इस बात से। अब इसके बाद डॉक्टर सदाव घर के लिए निकलता है और रास्ते पे जाते हुए सोचता है कि ये सारे बातें वो हाना से नहीं कहेगा, क्योंकि टॉम को मारने की खबर से शायद हाना घबरा जाए, पैनिक कर जाए। तो बेटर यही होगा कि हाना को नहीं बताया जाए। सदाव घर आके उस अमेरिकन सोल्जर के रूम पे जाता है और वो देखते हैं कि टॉम अपने पैरों पे खड़ा है और वो गार्डन में जाने का तैयारी कर रहा है। सदाव गुस्से में कहता है कि तुम्हें परमिशन किसने दिया रूम से बाहर निकलने का। तो टॉम कहता है कि मुझे किसी का परमिशन का जरूरत नहीं है, मैं दोबारा बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ। ये सुन के डॉक्टर सदाव ना उसे चेक करने लगता है। इमेजिन करो अभी अभी ये इंसान उसका सुपारी देके आया है जनरल को, बट फिर उसके अंदर का डॉक्टर जग जाता है और वो उसका चेकअप करने लगता है। भाई साहब ये डॉक्टर है ना क्या है। अब ये सारी चीजें देख के टॉम डॉक्टर सदाव से कहता है अगर मैं तुम्हारे जैसे किसी अच्छे जापानीज डॉक्टर से ना मिला होता तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। शुक्रिया अदा करता है डॉक्टर सदाव का और कहता है कि अगर सारे जापानीज तुम्हारे जैसे होते तो शायद ये लड़ाई नहीं होता। डॉक्टर सदाव कहता है कि शायद, ये कह के उसे दोबारा बेड पे सोने को कहता है और वो भी चला जाता है सोने के लिए रात को।
अब उस रात ना सदाव को नींद नहीं आता है। उसे बार बार ऐसा फील होता है कि किसी का चलने का आहट आ रहा है घर पे। लाइक उसने असैसिन्स मंगवाया था ना, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो असैसिन्स घर पे आए हुए और टॉम को मारने वाले। फिर अगले दिन सुबह होता है और वो टॉम को जाके देखता है जो कि अपने बेड पे लेटा हुआ था। टॉम को ऐसे सोते हुए देख के डॉक्टर सदाव ने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर निकल के हाना को कहता है कि वो सो रहा है और शायद वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। हाना पूछती है कि अब हम उसके साथ क्या करेंगे। डॉक्टर सदाव कहता है कि 1-2 दिन में देखते क्या कर सकते हैं। और फिर आता है सेकंड नाइट। हल्का हल्का बारिश हो रहा होता है, हवाएं आ रही होती है। हाना उठती है और डॉक्टर सदाव से पूछती है क्या टॉम के रूम का दरवाजा बंद कर दूं मैं जाके। डॉक्टर सदाव कहता है कि जरूरत नहीं है, ऐसे खुले रहने दो, क्योंकि तुम्हें पता है डॉक्टर सदाव जनरल के साथ जाके टॉम का फील्डिंग सेट करके आया हुआ है और दरवाजा अगर बंद हो गया तो असैसिन्स अंदर कैसे आएंगे। फिर सुबह होता है, वो जाके टॉम के रूम पे देखता है कि वो बंदा अभी तक यही है। इसका मतलब था कि जनरल के भेजे हुए लोग आज भी नहीं आए थे। फिर आता है थर्ड नाइट। उस रात को टॉम के रूम से कोई शोर सुनाई दिया। हाना जग जाती है एंड कहती है कि मैं उसके रूम पे जाके देखती हूँ क्या हुआ है। बट डॉक्टर सदाव हाना को रोकती है कि नहीं जाना तुम्हें। हाना कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे वियर्ड तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो। बट डॉक्टर सदाव एक ही बात कहता है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने बिस्तर पे लेट जाओ। सुबह होता है, डॉक्टर सदाव टॉम के रूम पे जाता है और वो देखता है कि टॉम जागा हुआ है और वो इस समय पहले से भी ज्यादा हेल्दी हो चुका है। अब ये सब देख के डॉक्टर सदाव फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसके 3 रातों का नींद हो रहा हुआ था भाई साहब, इस चक्कर में कि कब आएंगे असैसिन्स और इस बंदे को मार के लेके जाएगा। तो वो डिसाइड करता है बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना होगा। वो टॉम से कहता है कि अब ना तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, तो आज रात हम एक बोट लेंगे जिसमें थोड़ा खाना और कपड़ा रखेंगे तुम्हारे लिए, और तुम्हें यहाँ से थोड़ी पास में एक आइलैंड है जो कि पूरी तरीके से खाली है, वहां भेज दूंगा। वो आइलैंड पूरी तरीके से खाली होगा, ना ही वहाँ कोई रहता है और ना ही वहाँ कोई जाता है, क्योंकि तूफान आने की वजह से वो आइलैंड आधा तक डूब भी जाता है। बट ये सीजन तूफान का नहीं है, तो तुम आसानी से जाके वहाँ रह सकते हो। वो आइलैंड तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ है और उस आइलैंड के बहुत ही करीब से कोरियन फिशिंग शिप्स गुजरते हैं, तो तुम आसानी से उस फिशिंग शिप्स की मदद से अपने घर वापस लौट सकते हो। टॉम पूछता है कि क्या मुझे ये करना ही होगा, तो सदाव कहता है कि हाँ तुम्हें करना ही होगा, कि तुम जो यहाँ पे हो ये बात छुपा हुआ नहीं किसी से, सबको पता चल चुका है ये बात, और अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत जल्द पुलिस आके तुम्हें पकड़ के लेके चला जाएगा, तो बेटर यही होगा कि तुम चले जाओ। कोई ड्रामा नहीं होता, कुछ नहीं होता है। टॉम भी मान जाता है। फिर शाम होता है और डॉक्टर सदाव घसीटते हुए एक नाव को समुद्र के किनारे पे बांध देता है। उसके अंदर कुछ खाना, कुछ वाटर बॉटल्स और कुछ कपड़े को डाल देता है। इसके बाद वो घर में आके खाना खाता है। हाना कहती है कि यूमी आई थी आज और वो बच्चों को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तो डॉक्टर सदाव कहता है कि जैसे ये फॉरेनर जाएगा तो सारे सर्वेंट को दोबारा वापस बुला लेना। खाना खाने के बाद वो फिर जाता है टॉम के रूम पे, जाके दोबारा उसे चेक करता है, उसके नब्ज को चेक करता है। टॉम पूरी तरीके से अब रिकवर कर चुका था, वो हेल्दी था, स्ट्रांग था। टॉम शुक्रिया अदा करता है डॉक्टर सदाव को कि फिर से तुमने मेरा जिंदगी बचाया। डॉक्टर सदाव कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं बस तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता। ये कह के टॉम को वो एक टॉर्च देता है और कहता है कि अगर कोई नाव मिलने से पहले तुम्हारा खाना खत्म हो जाए तो तुम मुझे टॉर्च को 2 बार जला के सिग्नल देना, मैं तुम्हारे लिए खाना भेज दूंगा। बट तुम्हें टॉर्च जला के सिग्नल सूरज डूबने से एग्जैक्ट पहले देना है, रात को कोई सिग्नल मत देना, इससे लोगों को पता चल जाएगा कि उस आइलैंड पे तुम छुपे हुए हो, और अगर वहीं पे तुम सही सलामत हो तो तुम मुझे एक बार टॉर्च जला के सिग्नल देना। तो यहाँ पे देखा तुमने, अगर खाना खत्म हो गया हो तो 2 सिग्नल देना है, और अगर ठीक हो कि नहीं उसे पता करना है तो एक ही सिग्नल देना है, और जो भी सिग्नल देना है वो सूरज ढलने से पहले देना है। और इसके बाद डॉक्टर सदाव टॉम को ये भी कहता है कि तुम्हें वहाँ पे ताजी मछलियां पकड़ना होगा और वही खाना होगा, और तुम आग नहीं जला सकते क्योंकि उससे धुआं निकलेगा और फिर लोगों को पता चल जाएगा कि उस आइलैंड पे कोई तो है। ये सब सुन के टॉम कहता है ठीक है, तुमने जो भी कहा मैंने पूरी तरीके से समझ लिया। आखिरी अलविदा करने से पहले डॉक्टर सदाव ने टॉम को किमोनो पहनाया और उसे बोट से उस रात रवाना कर दिया उस आइलैंड के लिए। और 4th नाइट को वो बहुत ही चैन का नींद सोता है। इससे पहले 3 रात वो सो नहीं पा रहा था, बट इस रात को उसे किसी चीज का डर नहीं था, तो वो चैन का नींद लेता है। अब ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन वही मैसेंजर दोबारा डॉक्टर सदाव के पास वापस आता है और उसे जनरल के पैलेस पे लेके जाता है और जनरल का ऑपरेशन स्टार्ट होता है। ये ऑपरेशन पूरे 12 घंटे तक चलता है और इस बीच कोई नहीं कह सकता था कि जनरल बचेगा या नहीं बचेगा, बट फाइनली 12 घंटे बाद ऑपरेशन कंप्लीट होता है और जनरल बच जाता है और वो खाना मांगता है। डॉक्टर सदाव ने जनरल का गोल ब्लैडर का ऑपरेशन करा था क्योंकि जनरल का गोल ब्लैडर बिल्कुल खराब हो चुका था, तो डॉक्टर सदाव ने ऑपरेशन करके गोल ब्लैडर को काट के फेंक दिया। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर सदाव ने जनरल को बताया कि वो प्रिजनर भाग गया है। जनरल कहता है क्या वो भाग गया? एक ही हफ्ते पहले तो उसका ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर सदाव कहता है कि हाँ सर भाग गया वो। अब जनरल को याद आता है कि उसने वादा किया था डॉक्टर सदाव से कि वो असैसिन्स भेजेगा उस प्रिजनर को मारने के लिए, बट बीमारी के चक्कर में वो ये चीज भूल गया था। अब जनरल को ये लग रहा था कि वो जो प्रिजनर भाग गया उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनरल है क्योंकि उसने असैसिन्स टाइम पे नहीं भेजा। तो वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये जस्टिफिकेशन देता है कि मैं तो बीमार था, वरना मैं तो बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, मैं अपना ड्यूटी प्रॉपर्ली निभाता हूँ। अगर कहीं से ये बात बाहर आ गया कि मेरे वजह से कोई प्रिजनर भाग गया है तो तुम तो समझोगे ना, मेरा साथ दोगे ना। अब यहाँ पे डॉक्टर सदाव को समझ आ जाता है कि जनरल अब मेरे काबू पे है। इस बंदे को लग रहा है कि इसी की गलती था, तो अब ये कुछ तो करेगा नहीं मुझे। तो वो जनरल के हाँ में हामी भरता है और कहता है कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो और मैं आपके लिए लॉयल हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये बात है। जिस बात पे जनरल कहता है कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। बट डॉक्टर सदाव को तो उस रात ही उसका इनाम मिल चुका था। रात को कोई भी टॉर्च का सिग्नल नहीं आता है, जिसका एक ही मतलब था, टॉम को कोई कोरियन फिशिंग शिप मिल चुका है जिसमें वो बैठ के अपने घर के लिए निकल भी चुका है, क्योंकि डॉक्टर सदाव ने अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्ट किया था टॉम को कि तुम्हें कोरियन शिप पे बैठ के चले जाना है और जब तक वो ना आए मुझे टॉर्च सिग्नल देते रहना है। बट उस शाम को कोई भी सिग्नल नहीं आया था, तो इसका तो यही मतलब था कि टॉम सेफली निकल चुका था आइलैंड से, और यही डॉक्टर सदाव का इनाम था, क्योंकि अब उसे किसी चीज का टेंशन नहीं है कि कोई पुलिस आके उसे पकड़ के लेके जाएगा, क्योंकि उसने किसी अमेरिकन को मदद किया है, वो देश के लिए गद्दार है। नहीं भाई साहब, अब तो दिक्कत ही नहीं है।
वो अपने बैल्कनी में बैठ के चैन की सांसें लेता है और समुंदर को देखता है जहाँ से वो अमेरिकन आया था, और याद करता है उन दिनों को जब वो अमेरिका में रहा करता था। वो याद करता है अपने प्रोफेसर को जो कि बहुत बड़ा गांडू था, और वो याद करता है उसकी पत्नी को भी जो कि बहुत ही ज्यादा बातूनी था, और वो याद करता है अपने एनाटॉमी प्रोफेसर को भी जिसने उसे ढंग से नाइफ पकड़ना सिखाया था। और आखिर में वो याद करती है अपने मकान मालकिन को। जब डॉक्टर सदाओ पहली बार अमेरिका में गया था ना, तो उसे भारत पे कोई घर ही नहीं दे रहा था क्योंकि वो एक जापानीज आदमी था। बट फाइनली एक बूढ़ी सी औरत ने उसके घर पे डॉक्टर सदाओ को रेंट पे रहने को दिया। बट डॉक्टर सदाओ को बूढ़ी औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वो गरीब थी, गंदी थी और अनएजुकेटेड थी। बट फिर भी जब डॉक्टर सदाओ को इन्फ्लुएंजा हुआ था तो उस औरत ने उसका टेक केयर किया था, यानी कि ध्यान रखा था। बट डॉक्टर सदाओ ने उसे थैंक यू नहीं करा था। ये चीज शो कर रहा है कि जापानीज लोग ना थोड़ा रेडिकल होते हैं, और ये बात सही भी है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। वो लोग बहुत अपने आप पे रहते हैं, अपने आप को महान सोचते हैं। एज इंडियन मुझे जापान जाना, जापान का कल्चर काफी कूल लगता है, बट वो हमें एक गंदे नाली का कीड़ा से ज्यादा और कुछ नहीं समझते, और चीज का मुझे बुरा भी लगता है थोड़ा। पहले मुझे जापान का कल्चर बहुत कूल लगता था, बट मैंने धीरे धीरे पढ़ा और समझा कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और सुन के मुझे बहुत दुख हुआ कि वो हमारे बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं। खैर, कहानी यही पे खत्म होता है। तो आज का हमारा चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसे लिखा है सुजैन हिल ने। वैसे मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, ये एक नॉर्मल स्टोरी नहीं, एक प्ले है, कन्वर्सेशन होगा यहाँ पे, जहाँ इस प्ले का पहला कैरेक्टर एक बूढ़ा सा दद्दू, इसका नाम है मिस्टर लैम। इनका एक टांग नकली है क्योंकि उदय भाई को गुस्सा आया था तो उन्होंने उनका टांग तोड़ दिया था। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट हाँ कहानी में तो पता चलेगा कि उनका टांग क्यों नकली था और किसने तोड़ा। मिस्टर लैम के बाद दूसरा कैरेक्टर है डेरी। अब डेरी एक 14 साल का लड़का था जिसके फेस के एक साइड पे एसिड गिर गया था। सो वो हमेशा अकेला ही रहता था क्योंकि लोग या तो उसके चेहरे से डरते थे या उसके चेहरे के बारे में अनाप शनाप कहते थे कि वो कितना भद्दा दिखता है। बट एक दिन जब डेरी जाता है मिस्टर लैम के गार्डन पे एप्पल चोरी करने, तो वो मिस्टर लैम से वहां जाके दोस्ती कर लेता है, और मिस्टर लैम उसे एक ऐसा लेसन देता है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे लोग हमारे बारे में कुछ भी कहे, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम सब स्पेशल है। सो हमारे बारे में दूसरे क्या कहते हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो आओ देखते हैं इस चैप्टर को, और डेरी के साथ साथ अपना खुद का भी इनसिक्योरिटीज को हम खत्म करते हैं। बट इससे पहले मैं हूं तुम्हारा दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूं, बट हाँ वो चीजें कर रहा हूं जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। अगर भाई का काम पसंद आ रहा है, एनिमेशन पसंद आ रहा है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। भाई को तुम्हारे सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलो हम बढ़ते स्टोरी की ओर। सो प्ले स्टार्ट होता है और डेरी मिस्टर लैम के गार्डन पे दीवार कूद के एंटर करता है। वो छुपते छुपाते जाके एप्पल चोरी कर रहा होता है, और तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है, देख के चलो नीचे एप्पल्स है। अब ऐसा कहने पे डेरी डर जाता है क्योंकि डेरी को लग रहा था कि इस गार्डन पे अब कोई नहीं है, वो अकेला आ रहा है, एप्पल चोरी कर रहा है। वो कहता है क्या, कौन है वहाँ, कौन है? डेरी झाड़ियों से छुप छुप के देखता है कि एक बूढ़ा इंसान बेंच पे बैठे हुए कहता है कि मेरा नाम लैम्प है, नीचे एप्पल्स को देख के चलो। हवा देने की वजह से गच्ची से ढेर सारे स्क्रैप एप्पल्स नीचे गिरे हुए, तो वहाँ तुम्हारा पैर लग के तुम फिसल सकते हो। तो डेरी कहता है कि उसे लगा कि ये गार्डन पूरी तरीके से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं रहता हूँ यहाँ पे, बट इससे तुम घबराओ मत। तो डेरी कहता है कि उसे लगा था कि यहाँ कोई नहीं रहता, ये घर पूरी तरीके से खाली है। तो मिस्टर लैम कहता है हाँ घर तो खाली है क्योंकि मैं यहाँ गार्डन पे हूँ। देखो आज का दिन कितना खूबसूरत है, ऐसे दिन में कौन अंदर रहना चाहेगा। तो डेरी घबरा के कहता है कि ठीक है अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से। अब देखो जब से डेरी के चेहरे पे एसिड गिरा था ना, तब से वो लोगों से अलग रहता था, तुम कह लो काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट था। तो यहाँ पे उसे लगता है कि गार्डन पे कोई नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे आता है। बट जब उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ है, तो वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है कि तुम मेरे वजह से यहाँ से मत जाओ, गार्डन का गेट हमेशा ही खुला हुआ होता है, वो तो तुम ही हो जो दीवार फांद के यहाँ आए हो। जो सुन के डेरी गुस्से में कहता है कि तो आप मुझे देख रहे थे, बट हाँ मैं यहाँ पे चोरी करने नहीं आया हूँ, ठीक है। ऐसे कहकर डेरी अपने आप को जस्टिफाई कर रहा होता है। तो मिस्टर लैम भी कहता है कि नहीं तुम चोरी करने नहीं आए हो, वो तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्क्रैप एप्पल्स को चोरी करके लेके जाते हैं, तुम तो शायद 13 साल के बहुत बड़े लौंडे हो। तो डेरी कहता है कि नहीं 13 नहीं, मेरा 14 साल है, और हाँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ, गुड बाय। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अरे डरो मत, गार्डन ही तो है, मैं ही तो हूँ। तो डैडी कहता है मैं किसी से नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं। तो मिस्टर लैम कहता है कि क्यों डरते हैं लोग तुमसे? डैडी कहता है कि मुझे नहीं पता, बट सारे लोग मुझसे डरते हैं। फर्क नहीं पड़ता वो कैसे लोग हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो कैसे दिखते हैं, बट मुझे पता है, मैंने देखा है लोगों की आंखों में, लोग मुझसे डरते हैं मेरा चेहरा देख के। तो मिस्टर लैम कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लोग तुमसे डरते हैं? तो डैडी कहता है कि लोग क्या आप भी मुझसे डरते हो? आप मुझे देख रहे हो और सोच रहे हो मैं कितना भद्दा दिखता हूँ, मैं कितना अगली दिखता हूँ, मैं कितना बेचारा दिखता हूँ, बट मैं बेचारा नहीं हूँ। आई नो आप भी मुझसे डरते हो, सब डरते हैं। इनफैक्ट जब मैं खुद अपने चेहरे को आईने पे देखता हूँ तो मैं खुद डर जाता हूँ। तुम देख रहे हो डैडी के दिल में कितना दर्द छुपा हुआ है। वो जो ये बातें कह रहा है अवे नहीं कह रहा है, आगे तक स्टोरी में वो बताएगा। कई बार लोग उसे इस बात के लिए डरते हैं, उससे अगली तक कहते हैं। बट मिस्टर लैम कहता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। बट डैडी बहुत जिद्दी है, वो कहता है नहीं आप सोचते हो मेरे बारे में ऐसे ही, सब सोचते हैं, आप भी सोचते होगे। अब मिस्टर लैम को समझ आता है कि ये बच्चा ज्यादा नेगेटिव बातें कर रहा है। मैं थोड़ा टॉपिक को घुमा देता हूँ, और वो कहता है कि जब शाम को मौसम ठंडा रहेगा ना, तो मैं एक सीरी लाके इन क्रैब एप्पल्स को तोड़ूंगा और उसका जेली बनाऊंगा। अभी सितंबर का महीना है और इस समय से एप्पल के कलर को देखो, येलो गोल्डन, ये एक मैजिकल फूड है, तो तुम मेरा हेल्प कर सकते हो इन क्रैब एप्पल से जेली बनाने में। तो डैडी गुस्से में कहता है कि आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया, लोग भी हमेशा ऐसे ही करते हैं, क्यों आप वैसे बिहेव कर रहे हो जैसे सब बिहेव करते हैं? मेरे चेहरे को देख के लोग ऐसे दिखावा करते हैं कि जैसे कुछ है ही नहीं, बट आई नो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सब डरते हैं मुझसे और आप भी डर रहे हो।
तो ये सब सुनने के बाद मिस्टर लैम्ब कहता है अच्छा चलो ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे सवाल पूछूं, तो चलो यही सही, तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कि ये आग से जल गया होगा। तो डैडी कहता है आग से नहीं जला, मेरे चेहरे की साइड पे एसिड गिर गया था और इसने मेरे चेहरे को पूरी तरीके से जला दिया, खा गया मेरे चेहरे को और साथ साथ मुझे भी, और अब जिंदगी भर मेरा फेस ऐसे ही रहेगा, कभी नहीं बदलने वाला। तो मिस्टर लैम्ब कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जिस बात से डैडी चिढ़ जाता है और कहता है कि आप मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, जिसपे मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे हर चीज पे इंटरेस्ट है, जो भी चीज भगवान ने बनाया है मुझे उन सारी चीजों पे इंटरेस्ट है, तुम उस दीवार पे देखो और बताओ मुझे क्या दिख रहा है तुम्हें। डैडी बोलते हैं कि मुझे बस कचरा ही दिख रहा है वहां पे। मिस्टर लैम्ब कहता है क्या कचरा, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है तुम्हें। इसके जवाब पे डैडी कहते हैं कि उस दीवार के पीछे बस मुझे कुछ घास फूस दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो ऑथर हमें दो माइंडसेट के बारे में बताना चाह रहा है। एक इंसान जो हर चीज को नेगेटिवली देखता है लाइक डैडी, उसे उस दीवार के नीचे बस कचरा दिख रहा है, कुछ घास फूस दिख रहा है। बट अब तो मिस्टर लैम्ब का बात सुनो जो कि पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि इस गार्डन के अंदर पे जितने भी चीज है, फ्रूट्स, फ्लावर, ट्रीज, हर्ब्स एंड वीड्स यानी जंगली घास फूस, याद रखना आगे बहुत काम आएगा, ये सारी चीजें उसके लिए बराबर है, वो इन सब से प्यार करता है। यहाँ तक कि वो अपने गार्डन पे इन जंगली घास फूसों को भी उगाता है। फिर वो आगे कहता है कि क्यों हम किसी ग्रीन प्लांट को वीड कहते हैं यानी कि जंगली घास फूस और दूसरे को फ्लावर कहते हैं, दोनों तो सेम ही है, दोनों प्लांट के अंदर पे जिंदगी है, दोनों ग्रो कर रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही हम दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तुम समझ रहे हो यहाँ पे कितना डीप बात करा गया मिस्टर लैम्ब के द्वारा। जो जंगल के घास फूस है वो भी तो एक प्लांट है, और जिस पेड़ पे खूबसूरत फूल लगता है वो भी तो प्लांट ही है। बट ऐसा क्यों, जिस पे फूल लगा हुआ है वो हमें पसंद है और जो घास फूस है उसे हम कचरा कह देते हैं। खैर ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, लोग ना जज करते हैं चेहरा को देख के, तुम कैसे कपड़े पहनते हो उसे देख के बुरा लगता है, बट आज का समय ऐसा ही है, कोई नहीं देखना चाहता कि तुम कितने अच्छे हो। खैर बैक टू द स्टोरी। डैडी कहता है कि नहीं हम दोनों एक नहीं है। अब मिस्टर लैम्ब कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ तुम जवान हो, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरा एक टांग लोहे का है, टिन का है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम खड़े हो मैं बैठा हुआ हूँ, हम सब में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे डैडी को पता चलता है कि मिस्टर लैम्ब का एक टांग लोहे का है, टिन का है, और वो पूछता है आपका एक टांग लोहे का क्यों है। मिस्टर लैम्ब कहता है कई साल पहले एक बम धमाके में मेरा पैर उड़ गया और तब से मुझे बच्चे लेमी लैम्ब कह के चिढ़ाते हैं और ये नाम मुझ पे एग्जैक्टली फिट बैठता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बता के मिस्टर लैम्ब ये बताना चाह रहा है कि देखो दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, उससे इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए हमें। लाइक देखो जिंदगी में सबसे खुश इंसान वो होता है जो अपने इम्परफेक्शन के साथ मजे में जी रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है कि वो इम्परफेक्ट है, वो हर चीज में मजे में है, वरना यार जिंदगी में दिक्कत किसे नहीं है, सबको है, बट जो तुम्हारे पास है उससे भी अगर तुम खुश हो ना तब तो यार जिंदगी मजे में जा रहा है तुम्हारा। बट डैडी हमारा एक भंड बच्चा है, वो मिस्टर लैम्ब को कहता है कि आपकी टांग को तो आप ढक भी सकते हो, ट्राउजर पहन लो ढक जाएगा, कोई देखेगा नहीं, कोई नोटिस नहीं करेगा, कोई चिढ़ाएगा नहीं। फिर मिस्टर लैम्ब समझाता है डैडी को ऐसा नहीं है, कुछ लोग देखते हैं कुछ लोग नहीं देखते और कुछ लोग देख देख के थक जाते हैं, दुनिया में बहुत सारे और चीजें जिसे लोग देख सकते हैं। तो डैडी कहता है कि हाँ जैसे कि मेरा फेस। तो मिस्टर लैम्ब समझाता है कि नहीं नहीं तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारे चेहरे के अलावा भी बहुत सारी चीजें जैसे कि ये क्रैब एप्पल्स, इस गार्डन के घास फूस, स्पाइडर के बुने हुए जाली और मेरे लंबे लंबे सनफ्लावर्स। मिस्टर लैम्ब डैडी को मोटिवेट करने के लिए कि अपने आप को ना इतना नेगेटिवली मत देखो, वो उसे ब्यूटी एंड द बीस्ट का कहानी सुनाने लगता है। आई होप तुम लोगों ने ये मूवी देखा होगा, पता नहीं क्यों लॉन्डियो को बहुत ज्यादा पसंद है। मैं आज तक जितने भी लॉन्डियो से मिला हूं उन्हें पूछता हूं ना ब्यूटी एंड द बीस्ट देखा है, वो कहते कि हाँ मैंने देखा है। तुम लॉन्डियो मुझे बताओ कि तुम लोगों को इतना क्यों पसंद है ये मूवी, अब लगता है मुझे भी देखना होगा। खैर जब मिस्टर लैम्ब ब्यूटी एंड द बीस्ट का बात करता है ना डैडी चिढ़ जाता है, वो मिस्टर लैम्ब को कहता है आपको क्या लगता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, अब से पहले भी मुझे कई सारे लोगों ने ऐसे कहानियां सुना है जहाँ ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा लुक्स कैसा है, मैटर ये करता है कि तुम्हारा दिल कैसा है और कोई इंसान कितना हैंडसम है वो उसके काम से पता चलता है। ब्यूटी एंड द बीस्ट में एक मॉन्स्टर होता है जिसे एक लड़की किस कर देती है एंड फिर वो एक प्रिंस बन जाता है, हैंडसम सा प्रिंस। बट ये सारी चीजें सिर्फ स्टोरी में अच्छा लगता है, ये सारी चीजें मेरे साथ नहीं होगा, मुझे अगर कोई बंदे किस भी कर देना मैं ऐसे ही रहूंगा, चेंज नहीं होने वाला। फिर आगे डैडी कहता है कि मुझे आज तक किसी ने किस नहीं करा। अबे भाई तू 14 साल का है, तुझे कौन किस करेगा, यहाँ मेरी आधी उम्र निकल गई, अब तक मुझे किसी ने किस नहीं करा, अभी तक सिंगल बैठा हो, साला ये 14 साल का लौंडा किस विस की बातें कर रहा है, मतलब पढ़ाते हुए गुस्सा आ जा रहा है। खैर बैक टू द स्टोरी। डैडी कहता है कि आज तक बस उसके मॉम ने उसे किस करा है, वो भी उस साइड पे किस करा है जहाँ उसका चेहरा नहीं जला हुआ है, और इसीलिए डैडी को बिल्कुल पसंद नहीं होता जब उसकी मॉम उसे किस करती है, क्योंकि उसकी मॉम शायद दिल से किस नहीं करती है, उसे मॉम है माँ है करना पड़ता है इसलिए वो करती है, उसे दया नहीं चाहिए, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे किस करे या ना करे, ऐसा वो कहता है। अब यहाँ पे मिस्टर लैम्ब एक बहुत अच्छा चीज कहता है, अच्छा ठीक है लोग तुम्हें किस करे नहीं करे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बट अगर तुम किसी को किस ना कर पाओ इससे भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। डैडी कहता है क्या, मिस्टर लैम्ब कहता है वो खूबसूरत लड़की है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़े बड़े आंखें होते हैं, क्या तुम उन्हें किस नहीं करना चाहोगे, और साथ ही साथ वो लोग जिन्हें तुम प्यार करते हो क्या तुम उन्हें किस नहीं करना चाहोगे। तो डैडी कहता है कि कौन मुझे करने देना चाहेगा, कोई नहीं देगा मुझे ऐसा करने। डैडी भाई इस बात से तो मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ यार, मुझे भी कोई करने नहीं दे रहा, कोई तो दे दो यार। अस ब्रो अस। फिर आगे डैडी कहता है कि मेरा चेहरा हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलने वाला, जब मैं आपकी तरह बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना तब भी मेरा फेस ऐसे ही रहेगा, आधा जला हुआ। तो मिस्टर लैम्ब कहता है कि हाँ हो सकता है तुम्हारा चेहरा आधा अधूरा है, बट इस दुनिया का चेहरा तो पूरा है, तुम इस दुनिया को देख सकते हो जो कि बहुत खूबसूरत है। जिसपे डैडी टोंट मारते मिस्टर लैम्ब को कहता है किस दुनिया की बात कर रहे हैं आप, कौन सा दुनिया, ये आपका पुराना सा गार्डन, यही आपका दुनिया। जिसपे मिस्टर लैम्ब कहता है मैं जहाँ पे हूँ वही मेरा दुनिया होता है, मैं कहीं भी रहूँ वहाँ पे मैं मजे में रहता हूँ। फिर डैडी मिस्टर लैम्ब का पैर देखते हुए कहता है कि आपका पैर में आपको दर्द होता है, जिसपे मिस्टर लैम्ब कहता है कि लोहे के पैर में दर्द नहीं होता। डैडी कहता है कि जब
आपका पैर टूटा था तब तो दर्द दिया होगा ना? तो लैम कहता है हाँ तब तो दर्द दिया था। फिर डैडी कहता है जिस लोहे के हिस्से से आपका पैर अभी जॉइंट है क्या वहाँ अभी दर्द देता है? जिसमें मिस्टर लैम कहता है कि कभी कभी तो दर्द देता है बट बारिश के मौसम में तो दर्द नहीं होता। अब इस बात से डैडी मिस्टर लैम से गुस्सा होता है। डैडी को दिख रहा था कि दर्द तो होता है बट उस दर्द को मिस्टर लैम छुपा रहा था। तो डैडी कहता है यही वो चीज है जो सब कहते हैं, देखो लोगों को जो दर्द में फिर भी बहादुरी से वो अपने दर्द का सामना कर रहे हैं, वो कभी कंप्लेंट नहीं करते और ना ही वो कभी अपने ऊपर सॉरी फील करते हैं। फिर मिस्टर लैम ने कहा मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। तो डैडी कहता है कि आपने नहीं कहा था बट लोग कहते हैं, कई बार कहते हैं। उन लोगों के बारे में सोचो जिनका कंडीशन तुमसे भी बुरा है। लाइक ऐसा सोचो कि अगर तुम अंधे होते, बहरे होते, तुम्हारा पूरा जिंदगी व्हील चेयर पे बीतता तो वो जिंदगी कितना बेकार होता, उससे तो ये जिंदगी बहुत अच्छा है। तो इस पे मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें जो भी एडवाइस दिया गया ना ये सही तो है, इस पे क्या बुराई है? तो डैडी कहता है हाँ ठीक है बट इन सब एडवाइस से मेरा फेस चेंज नहीं होने वाला। वो एक किस्सा बताता है कि एक बार क्या होता है, रास्ते पे जाते वक्त एक बस स्टॉप पे डैडी दो औरतों के साथ खड़ा था और उनमें से एक औरत डैडी की तरफ देखते हुए दूसरी औरत के कान पे कुछ फुसफुसा रहा था और वो जो भी फुसफुसा रहा था वो डैडी को सुनाई देता है। वो औरत कह रही थी देखो इसका शक्ल कितना गंदा दिखता है, कितना भद्दा दिखता है, ऐसे चेहरे वाले इंसान को तो सिर्फ उसका माँ ही प्यार कर सकता है और कोई नहीं। तो मिस्टर लैम कहता है कि तुमने मान लिया जो भी तुमने सुना, शायद वो ऐसा नहीं कहना चाहते थे, तुमने गलत तरीके से समझ लिया। तो डैडी इंसिस्ट करते हुए कहता है कि नहीं मैंने अच्छी तरीके से सुना था, वो वही कह रहे थे कि मेरा फेस कितना भद्दा है और मेरे फेस को सिर्फ मेरा माँ ही प्यार कर सकता है और कोई नहीं। डैडी की इस बात से मिस्टर लैम कहता है तो क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों के मुंह से बस यही सब कहते हुए सुना है? तो डैडी कहता है कि नहीं मैंने और भी बहुत सारी चीजें सुना है। जिसके बाद मिस्टर लैम डैडी को चुप कराते हुए कहता है कि ठीक है तुमने सुना है तो अभी अपने कान को बंद कर लो। अब डैडी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है। तो वो मिस्टर लैम को कहता है कि आप बहुत अजीब इंसान हो, आप बहुत अजीब अजीब चीजें करते हो, आप ऐसे सवाल पूछते हो जिसे मैं समझ ही नहीं सकता। जिसमें मिस्टर लैम कहता है कि क्या करे, मेरा आदत है लोगों से बातें करने का, मुझे अच्छा लगता है लोगों का कंपनी, बट अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, गेट खुला हुआ है। तो डैडी कहता है कि हाँ मैं चला जाऊंगा, बट ये कह के वो चुप हो जाता है। बट इसके बाद मिस्टर लैम कहता है कि उसके गच्ची के पीछे में एक मधुमक्खी का छत्ता है जहाँ हमेशा मधुमक्खी भिनभिनाते रहता है, बट जब तुम ध्यान से मधुमक्खी का भिनभिनाना लंबे समय तक सुनोगे ना तो वो तुम्हें गाने की तरह लगेगा। और ये चीज मिस्टर लैम को बहुत ज्यादा पसंद है। मिस्टर लैम को मधुमक्खी का भिनभिनाना गाने की तरह लगता है और वो उसे सुनते हैं मजे से। देखो जब डैडी पहली बार मिस्टर लैम के गार्डन पे आया था ना तो मिस्टर लैम को देखे घबरा गया था और वहां से जाना चाहता था, बट अभी वो कहता है कि उसे ये जगह पसंद आ रहा है। तो मिस्टर लैम कहता है कि अगर तुम्हें पता होता है कि यहाँ पे मैं हूँ तो शायद तुम नहीं आते। तो डैडी कहता है हाँ शायद तब मैं नहीं आता। अब यहाँ पे देखो डैडी बताएगा कि क्यों वो लोगों से डरता है, वो अकेला रहता है। जब भी वो लोगों के पास से गुजरता है ना तो लोग उसे घूरते हैं, उससे डरते हैं और ये चीज डैडी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और यही वो कारण है जिसके वजह से डैडी मिस्टर लैम को कहता है कि अगर उसे पता होता कि इस गार्डन में भी कोई है तो वो शायद यहाँ नहीं आता। जबकि यहाँ का वाइब उसे बहुत पसंद आ रहा है बट उसे इंसानों से इंटरेक्ट नहीं करना। देखो यार डैडी का बात मैं समझ सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। मैंने अपना आधा जिंदगी भाई साहब अकेले रूम पे बिताया है और मुझे इस चीज से दिक्कत भी नहीं है। मेरी जिंदगी का दो ही फंडा है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ और मैं एडवेंचर करना चाहता हूँ अपने बाइक के साथ। मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए यार, दो चार प्यार करने वाले लोग हैं बहुत है यार, वो पप्पी देने वाले लोग भी चाहिए यार, मतलब वो तो इम्पोर्टेंट है ना, बेसिक नीड है, उसके बिना तो मतलब कैसे जिए जिंदगी, बट मिल नहीं रही है। अब खैर बैक टू द स्टोरी। अब मिस्टर लैम्प एक कहानी सुनाता है डैडी को। एक इंसान था जो हर चीज से डरता था, उसे दुनिया के हर एक चीज से डर लगता था। उसे लगता था कि वो अगर घर से बाहर जाएगा तो रास्ते पे चलते हुए बस उसे ठुक के चला जाएगा, या फिर कोई इंसान अपने मुंह का डेडली जम्प्स उसके मुंह पे डाल देगा, या कोई डोंकी उसे ऐसा किक मारेगा कि वो मर ही जाएगा। और इससे भी कुछ नहीं हुआ तो बिजली गरज के तो पक्का मर ही जाएगा। अगर उसने किसी लड़की से प्यार कर लिया तो वो लड़की उसे छोड़ के चली जाएगी, या फिर वो ऐसे रास्ते पे चलते चलते किसी केले के छिलके के नीचे जाके गिर जाएगा जिसे लोग देख के हंसेंगे उसके ऊपर। तो वो क्या करता है, अपने आप को एक रूम पे लॉक कर लेता है और डिसाइड करता है कि अभी से मुझे इस रूम पे रहना है। अब डैडी पूछता है फिर आगे क्या हुआ। मिस्टर लैम्प कहता है कि होना क्या था, एक दिन दीवार पे रखा हुआ एक पिक्चर उसके सर पे गिरता है और वो वहीं पे मर जाता है। देखो जिस दिन जिसको जाना होगा ना उसे कोई नहीं रोक सकेगा। तो जब तक हो इस दुनिया में यार हर एक पल को जियो। और कहते हैं कि अगर हर पल को जीना ना तो एडवेंचर करना जरूरी है। घर में बैठे बैठे एडवेंचर नहीं होता गाइस। मैं लॉन्डो को कहना चाहूंगा जिंदगी में कुछ करो या ना करो एक बाइक जरूर खरीद लेना और दूर दूर घूमने निकल जाना, मतलब जिंदगी का असली मजा यही तो है। खैर मिस्टर लैम्प यही कहानी बताते हुए डैडी को कहता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा अगर तुम अपने आप को रूम पे बंद कर लेते हो, दुनिया से अपने आप को अलग कर लेते हो। तो अब मिस्टर लैम्प की ये बातें सुन के डैडी फिर से उसे कहता है कि आप ना बहुत अजीब अजीब बातें करते हो। अच्छा चलो आप ये बताओ आप पूरे दिन भर क्या करते हो। मिस्टर लैम्प कहता है कि मैं ऐसे ही सूरज के नीचे बैठा रहता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। और तुम्हें लगता है ना मेरा घर खाली है, वो खाली नहीं है। घर के अंदर ढेर सारी किताबें और अलग अलग चीजें है। डैडी घर को नोटिस करते हुए कहता है बट आपके घर के विंडोज पे कर्टन क्यों नहीं है। मिस्टर लैम्प कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कर्टन, मुझे अंधेरा पसंद है, मुझे उजाला पसंद है, मुझे विंडोज से आता हुआ हवा पसंद है, इसलिए मैं अपने घर के विंडोज पे अभी कर्टन नहीं लगाता। जिसे सुन के डैडी कहता है कि हाँ मुझे भी पसंद है, जब बारिश गिरता है ना तो छत पे जो आवाज होता है वो मुझे बहुत पसंद है। अब डैडी की इस बात पे मिस्टर लैम्प कहता है कि देखो तुम अभी तक खोए नहीं हो, तुम्हें अभी भी चीजें पसंद है, तुम चीजों को सुनते हो। जिस बात पे डैडी कहता है कि बट मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसने कई बार चुप चुप के अपने माँ बाप के मुंह से ये सब कहते हुए सुना है कि उनके जाने के बाद इसका क्या होगा, इस दुनिया में वो क्या करेगा जब उसके माँ बाप चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, वो कैसे फेस करेगा इस वर्ल्ड को। जिसपे मिस्टर लैम्प एक बहुत अच्छी चीज कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है,
एक जीभ है, एक दिमाग है, जिससे तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जैसे दूसरे लोग करते हैं तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम दिल से ठान लो ना तो तुम दूसरों से अच्छी जिंदगी भी जी सकते हो। बहुत ही डीप बात करा यहाँ पे मिस्टर लैम ने, जो हम सबको भी याद रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने अंदर के इम्परफेक्शंस को इग्नोर करते हुए वो चीजें करना चाहिए जिससे हम एक बेटर पर्सन बन सकते हैं, जिससे हमारा जिंदगी बेटर हो सकता है। अगर हम डैडी की तरह अपने लाइफ में उन चीजों के बारे में सोचते रहेंगे जिसने हमारा लाइफ को खराब किया, तो हमारा लाइफ चेंज नहीं होने वाला। वो जैसा है वैसे रहेगा, या फिर आगे जाके उससे भी बदतर होगा। अगर तुम चाहते हो अपनी जिंदगी को बदलना, कुछ ऐसा करना जिससे तुम खुश हो, तो तुम्हें अपने सिचुएशन पे रोना बंद करना होगा और अपने ऊपर काम करना होगा। तभी तुम एक अच्छा लाइफ जी सकते हो। जैसा मिस्टर लैम डैडी को इंस्पायर कर रहा है। अब डैडी कहता है कि वो मैं कैसे करूंगा। मिस्टर लैम कहता है कि जैसे हम सब करते हैं वैसे तुम्हें करना है। डैडी को समझ नहीं आता है। वो मिस्टर लैम से कहता है क्या आपका कोई दोस्त है। मिस्टर लैम कहता है मेरे पास तो 100 से भी ज्यादा फ्रेंड है। बट डैडी को ये मजाक लगता है। वो कहता है बट आप तो इस घर पे पूरे अकेले रहते हो, इतना बड़ा घर है और बस आप अकेले हो। जिसमें मिस्टर लैम कहता है कि मेरे दोस्त तो हर जगह है, सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा गेट हमेशा खुला हुआ रहता है, लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, एप्पल्स लेके जाते हैं, सर्दी के मौसम में मेरे साथ आग सेकते हैं, कई लोग आते हैं जैसे तुम आए हो। तो डैडी कहता है कि हाँ आते होंगे, बट वो सारे आपके फ्रेंड तो नहीं है ना। अब हमें यहाँ पे मिस्टर लैम की इस बातों से समझ आ रहा है कि मिस्टर लैम ना बहुत ओपन माइंडेड है। वो किसी के साथ भी दोस्ती कर लेता है। हो सकता है वो अकेला है, बट वो अपनी सिचुएशन पे रो नहीं रहा है। वो सबके साथ एंजॉय कर रहा है जिंदगी को। जो भी उसके पास आता है वो उसके साथ लाइफ को जी रहा है, जैसा वो अभी डैडी के साथ जी रहा है। उससे बातें कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है, अपना भी टाइम पास हो जा रहा है और उस बच्चे को भी कुछ ज्ञान दे रहा है। मिस्टर लैम ने बातों ही बातों में उसे अपना फ्रेंड कह दिया था, बट डैडी कहता है कि नहीं, मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ। आपको तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है कि ये जरूरी है क्या आप मुझे तुम्हारा पूरा डिटेल्स किसी कागज में लिख के एक बॉक्स में जमा करना होगा, तभी जाके हम दोस्त बनेंगे। जिस बात पे डैडी कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। इसके बाद मिस्टर लैम कहता है अच्छा चलो अपना नाम बताओ, अगर तुम बताना चाहते हो तो बता सकते हो, वरना तुम्हारी मर्जी। डैडी कहता है वैसे तो मेरा नाम डैडी है, बट मुझे डैरिक कहते हैं, बट मुझे वो चीज पसंद नहीं है, तो मैं डैडी हूँ बस। इसके बाद डैडी आगे कहता है कि ठीक है मैं आपका फ्रेंड हूँ, बट आप मेरे फ्रेंड नहीं हो। शायद मैं दोबारा कभी आपके इस गार्डन पे ना आऊं, तो इसीलिए शायद मैं आपका फ्रेंड नहीं रह सकूंगा। तो मिस्टर लैम कहता है क्यों नहीं रह सकोगे फ्रेंड। डैडी एक्सप्लेन करता है जब आप रास्ते से जाते हो तो आप कई लोगों से मिलते हो, कई लोगों से बातें भी करते हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपका फ्रेंड बन जाते हैं। अब बस मिलते हो उनके साथ एक बार और शायद कभी नहीं मिलते। इस पर मिस्टर लैम कहता है हाँ दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी तो नहीं है। जिस पे फिर डैडी कहता है कि हाँ शायद वो मेरे दुश्मन नहीं है, बट दे आर जस्ट नथिंग, वो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। इस पर मिस्टर लैम कहते हैं कि कोई भी इंसान कभी नथिंग नहीं हो सकता, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। एक कहावत है कि जब तुम किसी इंसान से मिलते हो ना तो उस इंसान का एक हिस्सा तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। अब इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ये चीज प्रूव कर दूंगा, देखना। मिस्टर लैम के साथ बातें करते करते ना एक समय के बाद डैडी भी मिस्टर लैम की तरह ही सोचने लगता है, और अभी जो मैंने कहा ना वो यही चीज को प्रूव करता है। खैर ये चीज तुम्हें स्टोरी खत्म होते होते पता चल जाएगा, बट अभी के लिए डैडी कहता है मुझे कुछ लोगों से बहुत नफरत है। अब डैडी के ऐसा कहने पे मिस्टर लैम कहता है कि जितना एसिड की बोतल ने तुमको डैमेज किया ना, तुम्हारे चेहरे को जलाया, उससे ज्यादा तुम्हें हार्म करेगा अगर तुम किसी को नफरत करते हो और वो नफरत अपने दिल पे लेके बैठे हुए हो। एसिड ने तो बस तुम्हारा सिर्फ चेहरा जलाया। अब जब उसने सिर्फ कहा ना तो डैडी यहाँ पे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है क्या ओनली। मिस्टर लैम अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है कि हाँ जैसे मेरा सिर्फ ब्लास्ट से एक पैर उड़ा है, बट मेरे साथ इससे भी बुरा कुछ हो सकता था। उसी तरीके से अगर तुम अपने अंदर हेट्रेड रखते हो ना तो बस तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम अंदर से अपने आप को जला सकते हो, खत्म हो जाओगे तुम। इसीलिए कहता है जब तुम्हारे अंदर पे नफरत होता है ना तो वो तुम्हें अंदर से खा देता है। अब फिर डैडी मिस्टर लैम को एक कहानी सुनाता है उसके साथ क्या हुआ था एक समय में, जब उसके चेहरे पे ऐसा एसिड गिर गया होगा और वो हॉस्पिटल से वापस आ रहा था। तो एक औरत कहती है कि अच्छा होता कि वो अगर हॉस्पिटल पे रह जाता, हॉस्पिटल में उसे उसके जैसे लोग मिलते और वो वही ठीक रहता। वो औरत ऐसा मानती थी कि ना अंधे लोगों को अंधों के साथ ही रहना चाहिए और इडियट लड़कों को इडियट लड़कों के साथ ही रहना चाहिए। जिसमें मिस्टर लैम कहते हैं तो क्या जिसके टांग नहीं है वो सब इकट्ठे रहे एक साथ। डैडी कहता है हाँ शायद उस औरत का तो ऐसे ही मानना था। अब इसमें मिस्टर लैम कहता है आई डोंट नो वो कैसा दुनिया होगा। डैडी कहता है जैसा भी होगा जो दुनिया अभी है उससे तो बेटर होगा। लोग तुम्हें घूरेंगे नहीं क्योंकि तुम लोगों से अलग नहीं होगे, क्योंकि देखो उसका चेहरा जला हुआ है, सब उसे घूरते हैं, उसे ऐसा फील कराते हैं कि वो अलग है, अजीब है, वो नॉर्मल नहीं है। और डैडी का ये बात ना वही इंसान समझ सकता है जो अपने आप को ऐसा फील करता है कि वो नॉर्मल नहीं है। स्पेशली लोग उसे ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो नॉर्मल है ही नहीं। खैर यहाँ पे मिस्टर लैम डैडी को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और अगर तुम्हें ऐसे जले हुए लोगों के साथ रख देंगे तो तुम एक जैसे होगे? नहीं, हम सब अलग है, चाहे हम जितना भी सेम दिखे, हमारे अंदर पे खुद का अपना यूनिकनेस है जो हमें दूसरों से अलग करता है। अब ये सुन के डैडी कहता है कि आप ये सब बातें कैसे कर लेते हैं? जिस पे मिस्टर लैम कहता है मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सोचता हूँ, और शायद यही चीज की वजह से मैं ऐसे डीप बातें कर पाता हूँ। अगर तुम्हें असली जिंदगी जीना है ना तो चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। और ये जो अभी मिस्टर लैम ने कहा वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग, ये और कुछ नहीं ऑब्जर्वेशन है। अपने आसपास को ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, तभी तुम असली में जिंदगी को जी रहे होगे। खैर स्टोरी में अब डैडी कहता है मुझे ये जगह बहुत पसंद है, ये गार्डन, ये घर जहाँ पे कर्टन नहीं है। मिस्टर लैम कहता है दरवाजा खुला हुआ है, तुम कभी भी आ सकते हो। डैडी कहता है कि बट ये घर मेरा तो नहीं है। मिस्टर लैम बड़े दिल के साथ कहता है अगर तुम चाहो तो हर चीज तुम्हारा हो सकता है, जो मेरा है वो हर किसी का है। इसके बाद डैडी पूछता है मिस्टर लैम से क्या मैं दोबारा यहाँ आ सकता हूँ? जब आप ना हो तब भी मैं यहाँ आ सकता हूँ? जिसमें मिस्टर लैम कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम आ सकते हो। जब तुम आओगे तो तुम्हारे साथ और भी लोग आएंगे, बट उन लोगों को देख के तुम्हें डरना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि लोग है तो मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे। तो डैडी कहता है कि हाँ मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे चेहरे को देख के उन लोगों को फर्क पड़ेगा, वो लोग मेरा चेहरा देख के भाग
भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ हो सकता है कि वो डर के भाग जाए या नहीं भी भागे। अब ये चीज तो तभी पता चल पाएगा जब तुम सच में दोबारा आओगे। तो डैडी कहता है कि देखो आप रिस्क उठा रहे हो, अब मुझसे दोस्ती करने के चक्कर में अपने जो भी दोस्त है उसे खो दोगे, क्योंकि मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता है। जिसमें मिस्टर लैम बहुत प्यार से कहता है देखो मैं तो तुम्हें देख के भागा नहीं। अब फिर मिस्टर लैम डैडी को कहता है कि रास्ते में जाते वक्त बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं लेमी लैम कह के, बट फिर भी वो बच्चे मेरे गार्डन पे आते हैं, मेरे घर पे आते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, वो डरते नहीं मुझसे। पता है क्यों? क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता और शायद इसीलिए वो भी मुझसे नहीं डरते। अब फिर डैडी मिस्टर लैम से कहता है कि आपका ये पैर कैसे उड़ा है, क्या लड़ाई के किसी ब्लास्ट पे उड़ गया? मिस्टर लैम कहता है कि हाँ। तो डैडी कहता है कि आपको इस पैर के साथ लैडर पे चढ़ के एप्पल्स तोड़ने में दिक्कत नहीं होता? तो मिस्टर लैम कहता है कि इतने सालों में मैंने कई सारे ऐसी चीजें जो करना सीख ली है जो मैं पहले नहीं कर सकता था। फिर डैडी कहता है कि अगर ऐसे ही सारे काम आप अकेले अकेले करते रहोगे ना तो एक दिन गिर के पक्का आप अपना गर्दन टुटवा लोगे और फिर इसी ग्रास में लेटते लेटते मर जाओगे। तो मिस्टर लैम कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर डैडी कहता है आप कह रहे थे ना आपको मेरा मदद चाहिए। मिस्टर लैम कहता है हाँ अगर तुम करना चाहो तो। जिसपे डैडी कहता है कि मेरी माँ चिंता कर रही होगी कि मैं कहाँ हूँ, मेरा घर यहाँ से 3 माइल दूर है, मैं 14 साल का हो गया हूँ बट अभी भी मेरे घर पे मुझे पूछते कि मैं कहाँ गया हूँ नहीं गया हूँ। भाई डैडी तेरा तो 14 साल हुआ है, मेरा आधा जवानी बीत गया, अभी भी कहीं जाता हूँ ना तो घर पे परमिशन लेके ही जाता हूँ, और अगर थोड़ा भी लेट हो जाता हूँ ना, टाइम पे नहीं आता हूँ घर पे, तो फिर भाई साहब अलग ही सीन रहता है। खैर अब स्टोरी पे लैम कहता है अच्छा ठीक है तुम घर जाओ, बता के दोबारा वापस आ जाना। डैडी कहता है कि मेरा घर यहाँ से 3 माइल दूर है। तो मिस्टर लैम कहता है कि तुम्हारे पास पैर है और इतना बढ़िया शाम का समय है, जाओ दौड़े दौड़े बता के वापस आ जाना। तो डैडी कहता है अगर मैं घर गया तो मुझे वापस आने नहीं देंगे। तो मिस्टर लैम कहता है कि अगर तुम घर चले गए ना तो वो लोग छोड़ो, तुम अपने आप को वापस आने नहीं दोगे। अब यहाँ पे मिस्टर लैम डैडी को चैलेंज कर रहा है। किसी को जिंदगी में कभी भी चैलेंज कर लेना, बट एक बच्चे को, एक भंड से बच्चे को कभी चैलेंज मत करना। वो अपना नाक रगड़ लेगा बट अपना स्टूपिड से चैलेंज कंप्लीट करेगा जरूर। अब डैडी भी तो 14 साल का बच्चा ही है, उसे ये बात ईगो पे लग जाता है। वो मिस्टर लैम को कहता है कि आप मुझे जानते नहीं हो, ठीक है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है कि हाँ ठीक कहा तुमने, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, वो तो तुम ही जानते हो कि तुम क्या हो और तुम क्या कर सकते हो। फिर डैडी कहते हैं अगर मैं घर गया तो मुझे वो आने नहीं देंगे, वो ऐसे से बातें करेंगे कि मैं दोबारा आ ही नहीं सकता। तो मिस्टर लैम कहता है कि तुम सारी बातें मानते हो? तो डैडी कहता है कि उसे नहीं पता, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, उसे कुछ ऐसा चाहिए जो किसी के पास ना हो, लाइक ये गार्डन। उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या चीज जो उसे चाहिए। तो मिस्टर लैम कहता है इसे पता करने के लिए तो तुम्हें इंतजार करना होगा। वो ये अपना पुराना डायलॉग मारता है, वेट करना होगा, वॉच करना होगा और लिसन करना होगा। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम यहाँ पे बैठ सकते हो या घर जा सकते हो, मैं तो जा रहा हूँ मधुमक्खियों का गाना सुनने। अब डैडी मिस्टर लैम से जाते जाते भी पूछ के जाता है कि जब दूसरे लोग भी यहाँ पे आते हैं तो वो आपसे बातें करते हैं, आपको चीजों के बारे में पूछते हैं? तो मिस्टर लैम कहते हैं कुछ पूछते हैं कुछ नहीं भी पूछते हैं, बट मैं उनसे पूछता हूँ क्योंकि मुझे सीखना पसंद है। तो डैडी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे आता भी होगा, आप यहाँ पे ऐसे दुखी और अकेले रहते हो, आप यहाँ पे जियो मरो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिस्टर लैम कहता है कि तुम्हें जैसा सोचना है तुम सोच सकते हो। भाई साहब ये बच्चा अभी मिस्टर लैम के साथ डिबेट पे आ गया है। वो मिस्टर लैम से पूछता है अच्छा ठीक है लोग आते हैं ना तो एक नाम बताओ। तो मिस्टर लैम 2-3 नाम बता देता है, टॉम, डिक एंड हैरी। अब इतना बोल के मिस्टर लैम बेंच से उठ जाता है और मधुमक्खियों का गाना सुनने के लिए चले जाते हैं। डैडी चिल्लाते हुए कहता है कि आप ना बिल्कुल क्रेजी हो, आप कभी भी कोई सेंस वाला बातें नहीं करते हो। अब मिस्टर लैम कहता है हाँ ये बहुत अच्छा बहाना है दोबारा यहाँ वापस नहीं आने का, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, उससे तुम डर रहे हो, दोबारा यहाँ आना नहीं चाहते और यहाँ पे तुम दूसरों का बहाना दे रहे हो। अब जब मिस्टर लैम चेहरा जलने का बात कहता है तो डैडी को बुरा लगता है। वो मिस्टर लैम को कहता है कि आप भी ना दूसरे लोगों की तरह ही हो, आप भी वही चीजें बोल रहे हो जो दूसरे लोग बोल के मुझे हर्ट करते हैं। अगर आप मेरे फेस पे तरस नहीं खा रहे हो तो इसका मतलब आप मुझसे डर रहे हो, और अगर आप मुझसे डर भी नहीं रहे हो तो इसका मतलब आप सोच रहे हो मैं बहुत अगली हूँ। वो चिल्लाते हुए मिस्टर लैम को कहता है कि आपको लगता है मैं अगली हूँ, मैं एक डेविल जैसा दिखता हूँ। अब इस पे मिस्टर लैम जवाब नहीं देते, वो उठ के चले जाते हैं मधुमक्खियों का गाना सुनने। अब यहाँ पे डैडी अपने आप से बात करता है कि मैं यहाँ वापस आऊंगा, मुझे ये जगह पसंद है और यस मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगा। वो मन ही मन मिस्टर लैम को कहता है कि तुम देखना, तुम इंतजार करना, मैं दौड़े दौड़े जाऊंगा और दोबारा वापस आऊंगा, मेरे पास असली पैर है, तुम्हारी तरह टीन के लोहे के पैर नहीं है। अब इसके बाद डैडी दौड़े दौड़े उस गार्डन से अपने घर की ओर चले जाता है। अब मिस्टर लैम यहाँ पे हम ऑडियंस से कहता है कि सब कहते हैं कि लोग वापस आएंगे बट कोई वापस नहीं आता, वो बस कहने की बातें होती है कि मैं वापस आऊंगा, बट इन रियलिटी कोई वापस नहीं आता। अब ये जो स्टेटमेंट है ना ये बता रहा है कि भाई साहब हमारा जो मिस्टर लैम है ना ये भी ऐसा नहीं कि बहुत खुश है, वो भी बहुत अकेला है, इसलिए जब भी कोई आता है उसे अपना दोस्त बना लेता है, उसे बातें करने लगता है। अब कोई भी इंसान अपने अकेलेपन से कैसे डील करेगा, ऐसे तो करेगा। खैर अब सीन शिफ्ट होता है, डैडी घर पहुंचता है और अपने माँ से कन्वर्सेशन करने लगता है। अब डैडी की मम्मी डैडी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है, मैंने सुना नहीं है मिस्टर लैम के बारे में। डैडी अपने मॉम को कहता है कि आप जो भी सुनते हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, पड़ोसियों ने कुछ अनाप शनाप कह दिया होगा मिस्टर लैम के बारे में। अब मम्मियों को तो ऐसा ही सीन रहता है, कुछ भी अनाप शनाप सुन लिया तो अब उसका बात का पतंगर बनाना है। इसके जवाब पे डैडी की मॉम कहती है उसे अच्छी तरीके से पता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें इस जगह पे आए बस 3 ही महीना हुआ है, तो डैडी को उस जगह पे दोबारा जाने को बिल्कुल मना कर दिया जाता है। तो डैडी अपने मॉम को कहता है कि आप डर किस चीज से रहे हो,
वो तो एक बस बूढ़ा सा इंसान है जिसके पास लोहे का टिन का पैर है। वो बस एक बड़े से घर पे अकेले रहते हैं और उनके पास बड़ा सा गार्डन है। और मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, उनकी बातों को सुनूं, उन्हें देखूं। डैडी की मॉम कहती है कि तुम्हें क्या सुनना है? डैडी कहता है कि मुझे मधुमक्खियों का गाना सुनना है, मुझे मिस्टर लैम से बातें करना है। जिस पे डैडी की मॉम कहती है कि मिस्टर लैम ऐसा क्या बोलने वाले तुम्हें? डैडी कहता है कि वो मुझे वो चीजें बताएंगे जो मैटर करता है मेरे लिए, जो मुझे कोई और नहीं बता सकता। ऐसी चीजें जिसके बारे में मैं खुद सोचते रहता हूँ हमेशा। पर डैडी की मॉम कहती है कि नहीं, तुम्हें यही रहना होगा, यही जगह तुम्हारे लिए बेस्ट है। डैडी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे इस जगह से नफरत है। अब यहाँ पे डैडी की मॉम ना हमारी मॉम की तरह ही है, अपने बात पे अड़ी रहती है। वो जाने से मना कर देती है, उल्टा कहती है कि मुझे तुम पे दया आ रहा है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। ये जो तुम जिद कर रहे हो ना, मन तो कर रहा है तुम्हारे कनपट्टी पे लगा दूं, बट तुम्हारा जरा हुआ चेहरा देख के मुझे दया आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। डैडी गुस्से में कहता है कि इससे मेरे चेहरे का कोई लेना देना नहीं है। अब वो मिस्टर लैम की बातें दोहराने लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखता हूँ। वो कहता है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्या सोचता है, वो क्या फील करता है। देख रहे हो, समझदार इंसान के साथ रहने से गधा भी समझदार हो जाता है। हमारा भाई डैडी भी समझदार हो रहा है। वो उसके मॉम से कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं मिस्टर लैम को मदद करूंगा क्रैप एप्पल्स को तोड़ने में गच्ची से। वहां जाके मैं चीजों को देखूंगा, सुनूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं तो जाऊंगा ही। डैडी की मॉम धमकी देते हुए कहती कि नहीं, तुम यही रुकोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। बट डैडी कहाँ सुनने वाला था, वो नो कहता है मैं तो जाऊंगा ही। अब इसके बाद डैडी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता है कि आज अगर मैं वापस नहीं गया ना मिस्टर लैम के पास, तो शायद मैं इस दुनिया में कभी भी कहीं नहीं जा पाऊंगा। इतना कह के वो दरवाजा बंद करता है और घर से भाग जाता है। अब डैडी भागते भागते मिस्टर लैम के पास दोबारा वापस जा रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिस्टर लैम को दिखाया जाता है कि गार्डन पे वो सीढ़ी पे चढ़ के गच्ची से डालियों को हिलाते हुए एप्पल्स को गिरा रहा है। जैसे वो गच्ची की डालियों को हिला रहा है, गच्ची से ढेर सारे एप्पल्स जमीन पे गिर रहे हैं और तभी वो लैडर गिर जाता है और उस लैडर के साथ साथ मिस्टर लैम भी गिर जाता है। एक धड़ाम से आवाज होता है और थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर में गार्डन का दरवाजा खोलता है और डैडी दौड़े दौड़े आता है और आके देखता है कि मिस्टर लैम जमीन पे लेटा हुआ है। डैडी चिल्लाता है मिस्टर लैम आप ठीक हो ना? देखो मैं आ गया। बट सामने से मिस्टर लैम का कोई जवाब नहीं आता है, उनका बॉडी सुन्न पड़ गया था। डैडी कई बार कहता है कि देखो लैमी लैम, मैं वापस आ गया हूँ, उठो। बट मिस्टर लैम कभी कुछ बोलता ही नहीं इसके बाद और यही पे ये कहानी हो जाता है खत्म। आई होप तुम लोगों ने समझा होगा इस कहानी का क्या मतलब था। यार मुझे बुरा इस चीज के लिए लगा कि ये डैडी कई बार कह रहा था कि देखना आप एक दिन अकेले ऐसे ही मर जाओगे। स्टोरी के एंड में ऐसा ही होता है। यार एंडिंग इतना सैड सोचा नहीं था मैंने, दिल से बुरा लगा मिस्टर लैम के लिए। वो बंदा अकेला ही रह गया और अकेला ही ऐसे मर गया। आई होप तुम्हें इस स्टोरी से कुछ सीखने मिला होगा। मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया अभी। कुछ नहीं कहना मुझे आगे। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारा एक दूसरा चैनल है द सिबलिंग्स, तो उसे भी चेकआउट जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तुमसे। थैंक यू, लव यू ऑल। क्या तुम जीना चाहोगे अपने बचपन को दोबारा फिर से? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है ना, तो चलो आओ देखते हैं आज क्लास 12 इंग्लिश का आखिरी चैप्टर, द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। इस चैप्टर में दो ऑथर है। पहला ऑथर का नाम है जीत कलासा और दूसरे का नाम है भामा। इस चैप्टर के अंदर पे दोनों राइटर्स का बचपन का जो भी चाइल्डहुड मेमोरीज था उसे स्टोरी के फॉर्म पे हमें दिखाया गया है। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी अपने आप को एक्सप्रेस करो, दिल खोल के कमेंट सेक्शन पे अपने दो बचपन के यादों के बारे में बताओ, एक अच्छा एक बुरा। कमेंट सेक्शन पे मैं तुम लोग का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे जानना है यार तुम में सबसे एडवेंचरस बंदी या बंदा कौन है। खैर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, बट इससे पहले मैं हूँ तुम्हारा दोस्त और होस्ट बीवी, निकल जो एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोग को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से 1 मिलियन कर दो भाईगा। हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। चैप्टर में दोनों ही ऑथर बिलोंग करते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से। अब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बोले तो वो कम्युनिटी जिनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अब जैसे इंडिया के अंदर पे जो दलित कम्युनिटी है उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और हमारे ऑथर बामा भी वही कम्युनिटी से बिलोंग करती है। उसी तरीके से अमेरिका के अंदर पे जो नेटिव अमेरिकन थे ना उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। यूरोपियंस अमेरिका में आने से पहले नेटिव अमेरिकन का अपना कल्चर था, अपना रिलीजन था, बट व्हाइट लोगों के आने के बाद नेटिव अमेरिकन लोगों का कल्चर खत्म हो जाता है। ये लोग अपना आइडेंटिटी खो देते हैं और हमारी ऑथर जीत कलासा भी बिलोंग करती है एक नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी से। उनकी स्टोरी में हमें देखने मिलता है कि कैसे एक व्हाइट स्कूल में उन्हें डाल दिया जाता है एंड देन उसी स्कूल में उसका कल्चर, उसका आइडेंटिटी उसे छीन लिया जाता है। नेटिव अमेरिकन कुछ इस तरीके से दिखते थे पहले, लंबे बाल, ट्रेडिशनल कपड़े, बट जब जीत कलासा को उस व्हाइट स्कूल में डाल दिया गया तो उसका हुलिया ही चेंज हो जाता है। उसके लंबे बाल काट दिए जाते हैं और उसे टाइट वेस्टर्न ड्रेस पहना दिया जाता है। सो आओ देखते हैं इस चैप्टर का पहला स्टोरी को, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसे लिखा है जीत कलासा ने। हमारा स्टोरी स्टार्ट होता है इस बिल्डिंग को दिखाते हुए जो कि एक स्कूल था अमेरिका के अंदर पे। उस समय व्हाइट लोग इसे चला रहे थे बट यहाँ कोई व्हाइट लोग नहीं पढ़ते थे, यहाँ पढ़ते थे नेटिव अमेरिकन। इस स्कूल में नेटिव अमेरिकन को पढ़ाई से ज्यादा व्हाइट लोगों के तौर तरीके सिखाया जाता था और इसी स्कूल में पढ़ती थी हमारी ऑथर जीत कलासा। उसमें ठंड का मौसम था, स्कूल चारों ओर बर्फ से घिरा हुआ था और जो आसपास के गच्चियां थे वहाँ पे एक भी पत्ता नहीं था। सडनली एक सफेद बालों वाली औरत बड़े से घंटे को बजाती है और स्कूल में जितने बच्चे थे उन्हें डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। अब देखो इस स्कूल का ना बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल था और बच्चों को एक्जैक्टली वही फॉलो करना होता था। जैसे घंटा बजता है बच्चे दौड़ भाग
करने लगते हैं और फ्लोर में उनके पैर का आवाज बहुत जोर जोर से आ रहा होता है। अब हमारी ऑथर जितकला साका स्कूल का ये पहला दिन था। इससे पहले वो कभी स्कूल नहीं गई थी, उस स्कूल के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो जब पहली बार उसके कान पे से जोर से घंटा बजाने का आवाज आता है ना, वो घबरा जाती है। और बच्चों के दौड़ने की वजह से जो फ्लोर में जूते का आवाज होता है ना, उससे भी हमारी ऑथर घबरा रही होती है। शायद आज से पहले उसने इतने बच्चे एक साथ कभी देखे ही नहीं थे। ऊपर से हमारी ऑथर जितकला साका को अंग्रेजी नहीं आता था, तो जब बच्चे अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और इस पूरी सिचुएशन को देखने के बाद एक छोटी सी बच्ची जिसने पहली बार स्कूल देखा था ना, वो घबरा जाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। उसका मन कर रहा था कि बस किसी तरीके से इस स्कूल से भाग जाओ और अपने घर चली जाओ और जैसा मैं जीती हूँ अपने कल्चर के हिसाब से वैसी जीऊं। बट वो अब ऐसा नहीं कर सकती। वो इस स्कूल पे फंस चुकी है, ट्रैप हो चुकी है। तभी एक व्हाइट वुमन जिसका बाल भी सफेद था, वो सारी लड़कियों को ऑर्डर देता है कि डाइनिंग हॉल पे जाओ। और लड़कियां भी लाइन लगा के एक एक करके डाइनिंग हॉल की ओर जा रही थी। अब हमारी ऑथर देखती है कि जितने भी लड़कियां है ना, ये नेटिव अमेरिकन है, मतलब उसके अपने कम्युनिटी से बिलोंग करती है। बट इन्होंने कपड़े पहने हुए वेस्टर्न वाले, एप्रॉन पहने हुए, छोटे छोटे बाल है और जूते पहने हुए, जबकि जितकला सा अभी भी अपने नेटिव अमेरिकन ड्रेस पे थी और उसे ये चीजें अजीब लग रहा था। उसने अपने पूरे बॉडी को एक ब्लैंकेट से ढका हुआ था, जो कि शायद उसके कल्चर का एक पार्ट था। और उसने जूते नहीं पहने थे, मॉकजीन्स पहने थे, जिसके चलने पे बिल्कुल शोर शराबा नहीं होता। थोड़ी देर में कोई आता है और हमारे ऑथर के बदन से वो ब्लैंकेट उतार देती है, जो उसके कल्चर का पार्ट हुआ करता था। इससे वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करती है, उसे बुरा लग रहा होता है। बट देन वो देखती है उन सारे लड़कियों को लाइन पे जो थी तो नेटिव अमेरिकन, बट उन्होंने बहुत टाइट अंग्रेजों वाले कपड़े पहने हुए थे बेशर्मी से। अब हमारे ऑथर के कल्चर पे ना ऐसे टाइट कपड़े पहनना को सही नहीं माना जाता था, तो उसे ये चीजें देख के बहुत अजीब लगता है। खैर थोड़ी देर में वो लोग वॉक करते करते डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाते हैं। एक साइड से लड़के आते हैं और दूसरे साइड से लड़के आते हैं। अब डाइनिंग हॉल पे आने के बाद ऑथर देखती कि उसके आगे 3 लड़के खड़े, तीनों ही बहुत बहादुरी से खड़े थे। उन्हें भी हमारे ऑथर की तरह ही जो ये वेस्टर्न ड्रेस था ना, वो पसंद नहीं आ रहा था, उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। बट उसके साथ जितने भी लड़कियां थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा था इस ड्रेस से। थोड़ी देर में घंटा बजता है और सारे बच्चे टेबल से चेयर को निकालते हैं और ऑथर को लगता है कि बैठ जाना होता होगा, तो वो बैठ जाती है। बट वो बैठती है ना तो देखती है कि कोई नहीं बैठा है, बस वही बैठी हुई है। उसे तो अजीब लगता है, एम्बैरेस फील करती है एंड देन वो खड़ी हो जाती है। तभी एक दूसरा घंटा बजता है, जिसके बाद सारे बच्चे बैठ जाते हैं। बट हमारी ऑथर थोड़ी देर के लिए खड़ी रहती है, उसे समझ नहीं आता क्या करना है। देन वो फिर बैठ ही जाती है। अब देखो इस स्कूल के अंदर पे सारे बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना होता है। अब हमारी ऑथर का था पहला दिन, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है नहीं करना है, तो वो हर जगह गलती कर रही थी। थोड़ी देर में हमारे ऑथर को सुनाई देता है एक आदमी का वॉइस और वो पीछे मुड़ के देखती है। बट बाकी जो बच्चे थे वो अपना सिर झुका के बस प्लेट को देख रहे थे। तुम देख रहे हो बच्चों को यहाँ पे कितना स्ट्रिक्टली रखा जा रहा है। भाई साहब हमसे ना होता अगर हम ऐसे स्कूल में चले जाते तो पहला ही दिन हमारा आखिरी दिन होता। कैसे भी करके भाई साहब स्कूल से बाहर निकलना है, भागी जाना है। भाई साहब नहीं, मुझसे तो नहीं होगा भाई साहब, मुझसे सिंपल से रूल्स फॉलो नहीं होते स्कूल का, और भाई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल तो कतई नहीं भाई साहब। फर्स्ट बेंच पे बैठ के भी मैं इधर उधर सर घुमाते रहता हूँ, मैम जितने भी गाली दे भाई साहब मेरे सर पे मेरा कंट्रोल ही नहीं होता है। दरवाजे से लड़कियों को आते जाते देखता हूँ, पीछे अपने दोस्तों को देखता हूँ, बट इस स्कूल में उठा के देखना तक अलाउ नहीं था। तो जब हमारी ऑथर ऐसे देख रही होती है ना, तो वो गोरी औरत जिसका बाल भी सफेद था ना, वो बहुत ही घूर के हमारी ऑथर को देखती है। और जैसे हमारी ऑथर ये चीज देखती है कि वो औरत मुझे घूर रही है, वो अपने आंखें और सर को नीचे कर लेती है और वो सोचने लगती है कि ये औरत मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रही है। और तभी तीसरा बेल बजता है और सारे बच्चे कांटे चम्मच लेके अपने प्लेट पे खाना स्टार्ट कर देते हैं। बट हमारी ऑथर घबरा जाती है, वो रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं कहाँ आगे फंस गई। अब देखो हम सबके साथ ऐसा होता है, जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं ना, तो घबराहट होता है, एम्बैरेस फील करते हैं छोटी छोटी चीजों में। और जब तुम किसी ऐसी जगह में फंस जाते हो जहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट नियम कानून है भाई साहब, तो अच्छे वाले इंसान का आंसू निकल जाएगा आंख से। और हमारी जितकला साहब तो छोटी सी 8 साल की बच्ची थी, उससे ये चीजें सहन नहीं होता है और वो रो देती है। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये तो पहले दिन का बस शुरुआत था, जहाँ हमारी ऑथर को पता चलता है कि इस स्कूल के अंदर पे खाने को लेके भी कितना स्ट्रिक्ट रूल है भाई साहब। पहला घंटा बजाए तो बस चेयर को टानना है, बैठ नहीं जाना है। फिर दूसरा घंटा बजाए तो बैठना है, और जब तीसरा घंटा बजाए तो खाना स्टार्ट करना है। अब आगे ब्रेकफास्ट के बाद हमारी ऑथर जितकला सा का एक दोस्त बनता है, जिदविन। अब जिदविन को ना थोड़ा बहुत अंग्रेजी आता था, और उसने वो जो पेल फेस वाले व्हाइट वुमेन है ना, उसके मुंह से कहते हुए सुना था कि जितने भी लड़कियों का बाल लंबे लंबे है ना, उन सारे लड़कियों के बाल काट दिए जाएंगे। और यही चीज के लिए वो हमारी ऑथर जितकला सा को वार्न करती है कि भाई साहब हमारा बाल तो काट दिया जाएगा बहुत ही जल्द। अब देखो हमारी ऑथर की मम्मी ने उसे बचपन में बताया था कि उनके नेटिव अमेरिकन कल्चर में ऐसा माना जाता है कि जो भी वॉरियर जंग में हार जाता है ना, उसे एनिमी कैप्चर करके उसके बाल काट देते हैं, उसे बेइज्जत करने के लिए। मतलब एक तरीके से उनके कल्चर पे छोटे छोटे बाल रखना एक कमजोरी का निशानी था, लंबे बाल रखना एक वॉरियर, एक बहादुरी का निशानी था। इसलिए तुम देखो कि जितने भी नेटिव अमेरिकन है, चाहे लड़का हो या लड़की, सबके बाल लंबे लंबे होते हैं। उनके कल्चर और उनके लोगों के हिसाब से छोटे बाल तब रखते हैं जब कोई मर जाता है, और जब कोई इंसान बहुत छोटे छोटे बाल रख लेता है तो उसे डरपोक माना जाता है। और इसी को किताब में कहा गया सिंगल हेयर। एक होता है छोटा बाल कटवाना, बट एक होता है कि भाई साहब बेइज्जती करके तुम्हारा बाल काट दिया जा रहा है, उसे कहता है सिंगल हेयर।
अब दोनों लड़कियां बातचीत कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा आगे उनके साथ। तभी जिदविन कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत स्ट्रांग है, हमें उनके सामने हार मानना ही होगा। अब ये सुन के हमारी छोटी सी ऑथर जीत कलासा कहती है कि वो हार नहीं मानेगी, वो स्ट्रगल करेगी। वो नेटिव अमेरिकन थी और वो बहुत बहादुर थी, ऐसी थोड़ी हार मान जाएगी। और वो ऐसे करती है। जब लंबे लाइन लगाकर बच्चों का बाल काटा जा रहा था ना, तो जैसे उसे मौका मिलता है वो चुपके से भागती है दम दबा के, और वो जूते पहने सीढ़ियों से दबे पाँव भागते भागते किसी रूम के अंदर एंटर करती है। अब देखो स्टोरी के स्टार्ट में हमने देखा था कि हमारी ऑथर पहनती है मॉकसीन्स, जो कि बहुत कंफर्टेबल होता है और शोर शराबा नहीं होता है। बट अब शायद उसे फोर्स कर दिया गया था कि अब तुम्हें जूते पहनना है, तो उसने जूते पहन के ही भागना स्टार्ट करा। अब वो भागते भागते एक बड़े से रूम के अंदर एंटर करती है जहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ वो देखती है कि उसके सामने 3 व्हाइट बेड्स है और बड़े बड़े विंडोज है जहाँ पे ग्रीन डार्क कर्टन टंगाया हुआ है, और पूरे रूम में सूरज का रोशनी नहीं है, पूरा अंधेरे से भरा हुआ है वो रूम। फिर हमारी ऑथर बैठती है और हाथ पैर से रेंगते हुए एक बेड के नीचे पे जाके छुप जाती है, और उस रूम से उसे पूरा आवाज सुनाई दे रहा था कि हॉल से लोग चिल्ला रहे, उसका नाम पुकार रहे। इनफेक्ट उसे अपने दोस्त जिदबिन का भी नाम सुनाई देता है। सब उसे ढूंढ रहे थे, बट वो इस बिस्तर के नीचे बैठे बैठे डर रही थी, घबरा रही थी। थोड़ी देर में हमारे ऑथर को सुनाई देता है कुछ फुटस्टेप्स। उस रूम पे वो सफेद बालों वाले अंग्रेजन और कुछ बच्चे एंटर करते हैं। हमारी ऑथर जिद कलासा डर जाती है। वो अपने दोनों हाथों से मुंह पे पकड़ लेती है और अपने सांस से बंद कर लेती है ताकि किसी को पता ना चले कि वो बेड के अंदर पे छुपी हुई है। वो देखती है कि उस रूम में लोग उसे ढूंढ रहे हैं। एंड देन जब लोग कर्टन को हटा देते हैं ना और रूम के अंदर पे सूरज का रोशनी एंटर करता है, तो उनमें से कोई एक जिस बेड के नीचे जिद कलासा छुपी हुई थी, उसी बेड के नीचे झुक के देखती है कि यहाँ कोई है तो नहीं, और उसे हमारी ऑथर मिल जाती है। फिर आगे होना क्या था, सब लोग मिलकर हमारी ऑथर को घसीट के बिस्तर के नीचे से निकालती है और लेके जाती है बाल कटवाने। वो बहुत कोशिश करती है अपने आप को बचाने का, बट उन लोगों के सामने वो बहुत कमजोर थी। उसे लेके जाके एक चेयर पे बांध दिया जाता है, एंड वही सफेद बालों वाली अंग्रेजन एक हाथ पे कैंची लेके उसके बालों को बिल्कुल बेदर्दी से काट देती है। वो आखिरी दम तक अपना जी जान लगा देती है कि उसके बाल ना कटे जाए, बट जैसे ही पहला कैंची चलता है और उसका बाल कटता है ना, उसका अंतरात्मा हार जाता है। शायद जिस बाल को, जिस आइडेंटिटी को बचाने का कोशिश कर रही थी, अब उससे वो छिन चुका था। वो हार मान जाती है। वो याद करती है कि जब से वो अपने माँ से दूर हुई ना, उसके साथ गलत ही होते आ रहा है। लोग उसे घूरते देखते जैसे कि वो एक वुडन पपिट हो, और आज तो हद पार हो गया था। उसका बाल, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसके कल्चर में लंबे बाल होना एक बहादुरी का सिंबल था, उसे आज काट दिया जा रहा था। चैप्टर के आखिर में ऑथर कहती है कि जब उसका बाल काट दिया था ना, उसे ऐसा फील होता है कि अब वो एक जानवर जैसी है। उससे जो करवाया जाएगा वो करेगी, उससे जो बुलवाया जाएगा वो बोलेगी। वो हार मान चुकी थी। अब देखो ऐसा ही होता है जब तुम कोई चीज से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और वो चीज तुम्हारा एक आइडेंटिटी का हिस्सा होता है, और जब कोई ऐसे जबरदस्ती आके उसे तुमसे छीन लेता है ना, स्पेशली देखो लड़कियों का लंबे बाल रखना तो भाई साहब वो डिजर्व करते हैं। सुंदर भी लगती है यार लड़कियां, और मतलब छोटे बाल कौन रखते हैं यार, लड़की मतलब लंबे बाल, सुंदर काले लंबे बाल। बेसमॉल ने किया कमाल। खैर तो यही था जिद कलासा का कहानी। वो बिलोंग करती थी एक नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी से, जिसे डाल दिया गया था व्हाइट लोगों के स्कूल पे। उसे वहाँ सिखाया जा रहा था व्हाइट लोगों का तौर तरीका, कैसे वो लोग रहते हैं। उसे भी वैसे रहने के लिए फोर्स करा जा रहा था। उसे अपने कल्चर, अपने आइडेंटिटी को गिव अप करने को कहा जा रहा था। पहले उसके ब्लैंकेट को छीन लिया गया, फिर उसके जूते को छीन लिया गया, और आखिर में उसके बाल काट दिए गए। तो यही होता है पहला स्टोरी खत्म। तो अब आओ देखते हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2 को, जिसकी ऑथर है बामा। उनकी स्टोरी का नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। बट स्टोरी में बढ़ने से पहले ऑथर बामा के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हमारी ऑथर बामा एक तमिल दलित वुमेन राइटर है, जिन्होंने बचपन से अपने आंखों से देखा है डिस्क्रिमिनेशन होते हुए दलित लोगों के खिलाफ। वो खुद भी एक दलित थी और उसने बहुत करीब से देखा है कि कैसे सोसाइटी दलित लोगों के साथ ट्रीट करता है। और उसका बचपन का जो भी एक्सपीरियंसेस था ना, उसने अपने ऑटोबायोग्राफी कुरुकू में लिखा था। और उनका ये स्टोरी वी टू आर ह्यूमन बीइंग उनके बायोग्राफी कुरुकू का एक छोटा सा हिस्सा है। अब ये जो वर्ड है कुरुकू, ये एक पत्ता है जिसे कहते हैं पल्मायरा लिप्स, और कुरुकू का मतलब है कोई नया जिंदगी, कोई बहुत फ्रेश सा चीज जिसके अंदर स्ट्रेंथ भी हो। अब हमारे ऑथर के लिखे हुए जितने भी स्टोरीज थे, वहाँ बहुत दुख दर्द छुपा हुआ होता था, बट दुख दर्द के अलावा उनके अंदर उम्मीदें भी होता था कि कैसे वो उस दुख दर्द से बाहर निकलता है। और वो अपने स्टोरी में भी यही करती है। आओ पढ़ते हैं वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, रिटन बाय बामा। बट इससे पहले मैं हूँ तुम्हारा दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बड़ा वो चीजें करो जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करके 1 मिलियन कर दो। हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। अब देखो हमारी कहानी का शुरुआत तब होता है जब हमारी ऑथर बामा एक छोटी सी बच्ची थी और वो क्लास 3 पे पढ़ती थी। उस समय उसने लोगों के मुंह से कभी भी कहते हुए नहीं सुना था अनटचेबिलिटी के बारे में, बट हाँ उसे अच्छी तरीके से पता था क्या होता है अनटचेबिलिटी। उसने फील किया था क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें कि हमारी ऑथर बामा भी एक दलित थी और अनटचेबिलिटी सोसाइटी के अंदर भी दलित लोगों के साथ ही करा जाता था। तुम्हें एक फैक्ट बताऊं, मैं खुद भी एक दलित हूँ और ये चीज मुझे खुद पता नहीं था यार, मतलब बहुत रिसेंटली मुझे पता चला है। इतने सालों से मुझे बुरा लगता था कि यार दलित लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, बट आज पता चला साला मैं भी तो एक दलित ही हूँ। हे भगवान, अब मुझे सबसे ज्यादा बुरा मेरे लिए लग रहा है। मतलब मेरे एंसेस्टर के साथ भी मतलब अनटचेबिलिटी जैसा चीज हुआ होगा, डिस्क्रिमिनेशन हुआ होगा। अब मुझ पे कौन दया दिखाएगा यार, मैं तो इतने सालों से दया दिखा रहा हूँ। खैर बैक टू द स्टोरी।
अब एक दिन क्या होता है, हमारी ऑथर स्कूल से घर जा रही थी। उसके कंधे पे एक पुराना सा बैग टंगा हुआ था और स्कूल से घर का जो वॉकिंग डिस्टेंस था वो बस 10 मिनट का था। बट हमारी ऑथर भामा बहुत चुलबुली थी, वो इस 10 मिनट के रास्ते को आधे घंटे लगाती है। वो स्कूल से घर जाते वक्त रास्ते पे अलग अलग चीजों को देख के एंजॉय करते हुए घर जाती थी। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना था और तुम कैसे जाते थे यार स्कूल? मतलब अगर तुम बहुत ज्यादा अमीर ज्यादा होते होगे तो तुम्हारे लिए गाड़ी आता होगा पर्सनल, और अगर हमारे जैसे फकीर ज्यादा होते होगे तो अपने पैरों से चलते होगे। तुम कौन से वाले कैटेगरी में आते हो बता दो यार। खैर बैक टू द स्टोरी। हमारी ऑथर भामा स्कूल से घर आधे एक घंटे लगा के जाती थी। उसे रास्तों पे, दुकानों में, बाजारों में जो दिखता था वो सारी चीजें देखते देखते ही घर जाती थी। अब आओ जानते हैं स्टोरी में डिटेल में कि वो रास्तों पे क्या क्या देख के आधे एक घंटे लगाती थी। वो रास्ते पे जाते वक्त देखती थी मॉन्की डांस, बंदर नाच, तुम कुछ भी कह लो। फिर वो देखती थी कि एक सपेरा यानी कि स्नेक चार्मर अपने बांसुरी से सबको नचा रहा है। और वो देखती थी एक साइकिलिस्ट है जो कि 3 दिनों से साइकिल चला रहा है। वो सुबह से शाम तक बस पैडलिंग करे जा रहा है, साइकिल चलाए जा रहा है। और वो देखती है कि लोग उस साइकिलिस्ट की शर्ट पे पैसे टंगा के रखे हुए थे ताकि वो और ज्यादा मोटिवेट फील करे। और फिर हमारी ऑथर भामा जब थोड़ा और आगे चलती थी तो वो देखती थी स्पिनिंग व्हील्स को यानी कि चरखे को। थोड़ा आगे जाने पे हमारी ऑथर को दिखता है एक बड़ा सा टेम्पल, इसका नाम था मरियाता टेम्पल। उस टेम्पल के गेट पे एक बड़ा सा घंटा टंगा हुआ था और वो देखती थी कि टेम्पल के आगे लोग पोंगल फेस्टिवल का जो प्रसाद होता है उसे तैयार कर रही होती है। अब तुम मुझे यहाँ पे बताओ कि पोंगल कब मनाते हैं और कहाँ मनाते हैं। और थोड़ा और आगे जाने के बाद हमारी ऑथर को दिखता है गांधी जी का बड़ा सा स्टैचू, और उस स्टैचू के बगल में ऑथर देखती है कि लोग सुकान मछली बेच रहे हैं यानी कि ड्राई फिश बेच रहे हैं। और थोड़ा और आगे जाने पर हमारी ऑथर को दिखता था मिठाइयों की दुकान, भजियों की दुकान और ढेर सारे दुकान। देखो यार, बचपन ना हमारा बहुत खास होता है। हम छोटी से छोटी चीजों को बचपन में ध्यान से देखते हैं और पता नहीं बड़े होने के बाद इन सब चीजों पे नजर ही नहीं जाता है। हम छोटी छोटी चीजों में जो खुशियां होता है उसे ढूंढना बंद कर देते हैं और शायद इसी को कहते हैं कि तुम्हारा बचपन खो चुका है यार। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा भी बचपन खो चुका है ना, तो यार छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो, शायद वही बचपना है। खैर बैक टू द स्टोरी। जब हमारी ऑथर और आगे जाती है तो वो रास्ते पे दिखती है नरीकुराबन ट्राइब कम्युनिटी के लोगों को। अब मुझे नहीं पता कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक ट्राइब था जो बेच रहा होता है पिंजरे पे जंगली जानवरों को। अब हमारी ऑथर देखती है कि वो नरीकुराबन कम्युनिटी का एक इंसान पिंजरे में एक लीमर को कैद करा हुआ था। अब लीमर ना एक बंदर जैसे देखने वाला जानवर होता है जो कि ज्यादातर मैडागास्कर में पाया जाता है, पर पता नहीं यहाँ तमिलनाडु में क्या कर रही है। अब लीमर के अलावा हमारी ऑथर देखती है कि ये ट्राइब के लोग सुइया बेच रहे हैं, कान साफ करने वाला इंस्ट्रूमेंट बेच रहे हैं और कई सारी चीजें बेच रहे हैं जो कि बता नहीं सकती हमारी ऑथर भी तुम्हें। और ये सारी चीजें मिलके हमारी ऑथर को इस बाजार में कैद करके रखी हुई है। मतलब यहाँ से वो चल के जा ही नहीं सकती भाई। एक जगह जाएगी कुछ देखेगी, फिर अलग जगह जाएगी कुछ और नया दिख जाएगा। इसीलिए वो अपने 10 मिनट की जर्नी को 30 मिनट या 1 घंटे तक लगा देती थी। अब वो यहाँ पे नहीं रुकती है, वो बताती है कभी कभी वो देखती है कि कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज के आते हैं, स्टेज लगाते हैं एंड देन बहुत गुस्से में स्पीचेस देना स्टार्ट कर देते हैं। देन वो रास्ते पे देखती थी कि स्ट्रीट प्ले चल रहा है, मतलब यार तमाशे होते हैं ना, कर्तव्य दिखाते हैं वैसा कुछ। कभी उसे रास्ते पे पपेट शो दिखता था, तो कभी स्टंट मारते हुए लोग दिखते थे जो कहते थे कि नो मैजिक नो मिरेकल जस्ट स्टंट, लाइक होता है ना चिंगारियों पे चल चल के जाते हैं लोग, वैसा कुछ। अब ये सारी चीजें समय समय पे हमारी ऑथर को दिखता है और जब भी दिखता था ना, हमारी ऑथर फुल एंटरटेन होती है। और अल्टीमेटली इन सारी चीजों से होता क्या था, हमारी ऑथर को घर जाने में लेट हो जाता था। और मान लो ये मैजिकल शो, पॉलिटिकल पार्टीज का बातें करना नहीं भी होता था ना, फिर भी हमारे ऑथर को दिखता था कि बाजार में एक कॉफी शॉप है जहाँ वेटर क्या करता है, कलाबाजी दिखाते हुए कॉफी को एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डाल रहा होता है। या फिर वो देखती थी कि दुकानों के बाहर लोग प्याज काट रहे हैं और अपने मुंडी को थोड़ा हटा के काट रहे, क्योंकि यार प्याज काटते वक्त आंख से आंसू निकल जाता है, वो तो तुम्हें भी पता होगा। या फिर हमारी ऑथर देखती थी एक बड़े से आलमंड ट्री को, जब जोर से हवा देता था ना तो गच्छी से आलमंड इधर उधर गिरते थे। और ये सारी चीजें हमारी ऑथर देखती थी। अब देखो लिस्ट बहुत लंबा है, मैं बताते बताते थक जाऊंगा, तुम समझ जाओ। जब इतने सारी चीजें रास्ते पे हमारी ऑथर देखती थी तो 10 मिनट का रास्ता आधा 1 घंटा तो लगना तो मतलब कंफर्म है यार। अब देखो आगे हमारी ऑथर बताती है कि सीजन के हिसाब से हमारी ऑथर को अलग अलग वेजिटेबल्स और फ्रूट भी दिखता था। लाइक उसे बाजार में मैंगो दिखता था, कुकुम्बर दिखता था, सुगरकेन दिखता था, स्वीट पोटैटो दिखता था, पाम फ्रूट्स दिखता था, प्लम सिरप दिखता था, प्लम फ्रूट दिखता था, जैक फ्रूट दिखता था, गुआवा दिखता था। मतलब मैं बताते बताते थक जाऊंगा, इतने सारी चीजें वो देखती थी। और साथ ही साथ हमारी ऑथर ये भी दिखती थी कि रोज लोग बेच रहे होते थे मिठाइयाँ, भजिया, हलवा। भाई साहब इतने सारी चीजें खाने का सुन के तो मुझे भूख लग रहा है यार। मतलब सही में मुझे कोई राजस्थान का रबड़ी खिला दो यार, मतलब बहुत टेस्टी था। आज से 1 साल पहले मैं राजस्थान गया था और वहाँ का रबड़ी खा के तो मैं फैन हो गया वहाँ का। कोई अगर मुझे राजस्थान से सुन रहा है तो प्लीज यार थोड़ा रबड़ी मेरे घर भेजाई दो। गेट बैक टू द स्टोरी। एक दिन क्या होता है, वो हमेशा की तरह ऐसे कंधे पे बैग लेके रास्ते पे अलग अलग चीजें देख के घर जा रही होती है, बट देनों से इस बार दिखता है कुछ अलग। हमारी ऑथर देखती है कि रास्ते के ऑपोजिट साइड वाले कोने पे एक थ्रेशिंग फ्लोर को सेटअप करा गया है, जहाँ पे अनाज को भूसी से अलग करा जा रहा है और एक लैंडलॉर्ड यानी जमींदार पत्थर में बस्ता बिछाए ये सारी चीजों को होते हुए देख रहा था। अब देखो वहाँ में एग्जैक्टली क्या हो रहा था, ऑथर के अपने दलित कम्युनिटी के लोग बहुत मेहनत करके भूसे से अनाज को अलग कर रहे थे, जिसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे गाय बैलों का। वो लोग गाय बैल को 2 जोड़े में बांध देते थे एंड देन वो उन गाय बैलों को गोल 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 चक्कर लगा लेते और ऐसे गोल गोल
चक्कर लगाने की वजह से जो अनाज था वो भूसे से अलग हो रहा था, और जितने भी गाय बैल थे उनके मुंह पे ना एक मजल लगा दिया जाता था। मजल बोले तो यार मुंह पे कुछ प्रोटेक्शन सा लगा दिया जाता था ताकि ये गाय बैल अनाज को खा ना पाए। और ये सारी चीजों को देख देख के हमारी ऑथर थोड़ी देर तक एंजॉय कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद हमारी ऑथर देखती है कि एक बुजुर्ग इंसान बाजार के रास्ते से उसकी ओर आ रहा होता है। अब ये इंसान जिस गली पे हमारी ऑथर रहती थी ना उसी गली का होगा, इसलिए हमारी ऑथर उस इंसान को जानती थी। और फिर ऑथर देखती है कि इतना बड़ा सा इंसान एक झोले को दूर में पकड़ते हुए लेके जा रहा है। वो हंस देती है कि इतना बड़ा सा इंसान और बच्चों से हरकत कर रही है। हमारी ऑथर गैस करती है कि इस पैकेट के अंदर में पक्का वड़ाई होगा या फिर ग्रीन बनाना भजिया होगा, क्योंकि उस पैकेट को जिस तरीके से रैप करा गया था ना उससे क्लियरली दिख रहा था तेल के दाग। अब ऐसा पैकेट के रैपर पे ऑयल देख के हमारी ऑथर कंफर्म हो जाती है कि इस पैकेट पे पक्का वड़ाई होगा या केले का भजिया होगा। बट हमारी ऑथर को अजीब लगता है जिस तरीके से वो इंसान उस भजिया के पैकेट को छू रहा था। वो लिटरली छू भी नहीं रहा था। वो बूढ़ा इंसान उस पैकेट को एक धागे से बांध के बहुत ही दूर से पकड़ते हुए लेके जा रहा था। अब फिर हमारे ऑथर को लगता है कि जिस तरीके से वो बूढ़ा इंसान उस पैकेट को लेके चल रहा है ना पक्का उस पैकेट को गिरा देगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बूढ़ा इंसान सीधा लैंडलॉर्ड के पास जाता है, उसके पास जाके वो झुकता है, उसके हाथ को फोल्ड करता है और दूसरे हाथ से वो पैकेट को वो लैंडलॉर्ड के हाथ पे दे देता है। अब हमारे ऑथर को थोड़ी देर तक समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। उम्र में वो इंसान इतना बड़ा है बट वो लैंडलॉर्ड को इतना इज्जत क्यों दे रहा है। खैर जैसे वो पैकेट लैंडलॉर्ड को मिलता है वो उसे खोलता है एंड वहां से वड़ाई निकाल के खाने लगता है। खैर ये सारी चीजें देखने के बाद हमारी ऑथर घर के लिए निकलती है और थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाती है। और घर में पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसका बड़ा भाई घर पे आया हुआ था। तो वो अपने बड़े भाई को जो भी उसने ये रास्ते में फनी चीज देखा था ना वो सारी चीजें डिटेल में बताती है कि कैसे एक बुजुर्ग इंसान झुक के चल रहा था, पैकेट को दूर से पकड़ रहा था और फिर कैसे झुक के वो लैंडलॉर्ड को पैकेट दे देता है। ये सारी चीजें बताते हुए हमारे ऑथर को बहुत फनी लग रहा था, वो हंस रही थी। बट ये सारी चीजें सुन के ऑथर के बड़े भैया को फनी नहीं लगा। यहाँ पे बड़े भैया को अन्ना कहा गया है, साउथ की स्टोरी है तो समझ जाओ। अब आगे ऑथर को अन्ना समझाता है कि जो भी तुमने देखा ना वो फनी नहीं था, वो इंसान मस्ती मजाक में ऐसा नहीं कर रहा था। सब लोग ऐसा मानते हैं कि जो लैंडलॉर्ड होते हैं ना वो अपर कास्ट के होते हैं और लोअर कास्ट वाले लोग उन्हें छू नहीं सकते, यानी कि वो लोग दलित लोग उन्हें छू नहीं सकते। अगर गलती से भी वो छू देते हैं ना तो इससे जो अपर कास्ट के लोग हैं वो पोल्यूटेड हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। तो इसीलिए वो बूढ़ा इंसान उस पैकेट को ऐसे रस्सी से पकड़ के लेके जा रहा था। तो जब ऑथर ये बात सुनती है अपने अन्ना से यानी अपने बड़े भाई से तो हंसना बंद कर देती है। अब वो थोड़ा सैड हो गई थी। हमारी ऑथर सोचने लगती है वड़ाई को तो पहले रैप करा जाता है केले के पत्ते पे एंड देन उसे कागज में पैक करके पार्सल करते हैं। तो कैसे वो अपर कास्ट के लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अगर हम इस पैकेट को टच कर दे तो ये गंदा हो जाएगा। ये सारी चीज सोचते सोचते हमारी ऑथर को गुस्सा आने लगता है। उसका मन करता है कि अभी जाकर उस वड़ाई को टच कर दूं और गंदा कर दूं ताकि वो लैंडलॉर्ड उसे खा ही ना पाए। हमारी ऑथर सोचने लगती है कि क्यों उनकी गली का वो बुजुर्ग इंसान इतना मेहनत करके बाजार जाए और झुक झुक के उस पैकेट को बिना पकड़े दरे दरे उस लैंडलॉर्ड के पास लेके जाए और वो लैंडलॉर्ड बस आराम से उसे फाड़ के खाए और बदले में उस बुजुर्ग को इज्जत भी ना दे। ये सारी चीजें सोच सोच के वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही होती है, उसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि शायद पहली बार हमारे ऑथर को पता चला था अनटचेबिलिटी क्या होता है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ये अपर कास्ट के लोग सोचते थे कि जो लोअर कास्ट के दलित है ना ये अगर उनके किसी भी चीज को छू देंगे ना तो वो गंदा हो जाएगा, पल्यूट हो जाएगा और इसी को नाम दिया गया अनटचेबिलिटी। अब हमारी ऑथर सोचने लगती है कि ये अपर कास्ट के लोग अपने आप को इतना महान कैसे सोचते हैं। इन्होंने क्या 4 पैसे कमा लिए तो ये इंसानों का फीलिंग्स की कदर नहीं करेंगे, हम भी तो इंसान है ना। वो सोचती है कि उनके लोगों को इन लोगों के लिए छोटे मोटे काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें बस उन चीजों के लिए काम करना चाहिए जिन चीजों के लिए हमें बस पैसे मिलते हैं। हमें बस उनके खेतों में काम करना है, अपने पैसे लेने और वापस आ जाना है। अब हमारी ऑथर भामा अपने अन्ना के बारे में थोड़ा कुछ बताती है कि उनके अन्ना ना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और अब छुट्टी पे वो घर आए हुए हैं। उनके पड़ोस के गांव में एक लाइब्रेरी था, तो जब भी हमारे ऑथर के अन्ना को जरूरत पड़ता था किताबों का तो वो पड़ोस के गांव के लाइब्रेरी से जाके किताबें बोरो कर लिया करता था। तो एक दिन क्या होता है जब अन्ना पड़ोस के गांव के लाइब्रेरी से किताबें बोरो करके घर की ओर आ रहे होते हैं ना तो गुजरते एक इरिगेशन टैंक के पास से। अब वहां से गुजरते वक्त अन्ना का मुलाकात होता है जमींदार के कोई आदमी से। अब वो आदमी अन्ना को देखता है और पहचान नहीं रहा था कि है कौन। तो अन्ना को पूछता है अप्पा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। वैसे मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि तमिल में अप्पा को डैड कहते हैं, बट स्टोरी के सेंस पे क्या कहा जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। बट वो इंसान हमारे अन्ना को कहता है कि अप्पा आप कौन हो, आपका नाम क्या है। तो अन्ना अपना नाम बताता है और नाम बताने के साथ साथ वो इंसान पूछता है तुम कौन से गली पे रहते हो। अब यहाँ पे देखो ये चीज हमें इसलिए बताया जा रहा है जैसे अन्ना यानी कि हमारे ऑथर का जो बड़ा भाई है वो अपना एड्रेस बता देगा ना वो जमींदार के आदमी को पता चल जाएगा किसका कास्ट क्या है। जो लोअर कास्ट के लोग थे ना उन्हें सोसाइटी में अलग कर दिया गया था। तो अपर कास्ट के लोगों को पता होता था कि लोअर कास्ट के लोग कहाँ रहते हैं, कौन से गली में रहते हैं। तो अगर अन्ना बता देता कि वो कौन से गली पे रहता है, कौन से सड़क पे रहता है, तो उस आदमी को जो कि जमींदार के यहाँ काम करता है पता चल जाएगा कि अन्ना कौन से कास्ट से बिलोंग करता है। खैर अब आखिर में हमारे ऑथर बामा के बड़े भाई अन्ना उन्हें एक बहुत ही अच्छा चीज बताते हैं क्योंकि वो लोग इसी कम्युनिटी में पैदा हुए यानी कि दलित कम्युनिटी में पैदा हुआ है। तो उन्हें समाज के अंदर पे सोसाइटी के अंदर पे इज्जत नहीं मिलने वाला, उनसे बहुत ही पहले ये सब चीज छीन लिया गया है। उन्हें समाज में ऑनर रेस्पेक्ट डिग्निटी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बट एक
तरीका है जिससे ये सारी चीजें वो अचीव कर सकते हैं। वो क्या है? एजुकेशन एंड प्रोग्रेस। अगर हम पढ़ लिख लेते हैं और बड़े इंसान बन जाते हैं ना, तो ये कास्ट, ये समाज, इन सब चीजों से हम ऊपर उठ जाते हैं। अगर तुम्हारे साथ आज कोई भी कुछ भी बुरा करता है ना, तो उससे लड़ो मत, उससे जवाब मत दो। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बदला उसके साथ ये होगा कि तुम सक्सेसफुल बनो, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, पढ़ो लिखो और भाई साहब उसके गांड चला दो। इससे बड़ा बदला कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसा ही कुछ अन्ना ने हमारी ऑथर बामा को कहा था, अगर तुम पढ़ाई लिखाई करोगे, पढ़ाई में ध्यान दोगे ना, तो लोग तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे। मेहनत करो, पढ़ो लिखो। अभी सारी बातें जो हमारे अन्ना ने हमारे ऑथर बामा को बताया था ना, इस सारी बातों को हमारे ऑथर बहुत सीरियसली लेते हैं। इसके बाद से वो पागल की तरह पढ़ना शुरू करती है। वो जी जान लगा के पढ़ती है और क्लास में टॉप आती है। जैसा अन्ना ने कहा था वैसा ही होता है। जैसा ही वो टॉप करती है, लोग उसके और खींचे चले आते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं और लोग उसे पसंद कर रहे थे। और इसी के साथ हमारा क्लास 12 का जर्नी यही पे होता है खत्म। अब शायद मेरा मुलाकात तुमसे कभी ना हो, तुम अपने रास्ते पे जाओगे, मैं अपने रास्ते पे। तो मेरा तुम सब लोगों को आखिरी बाय। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर, तो इसका इंतजार जरूर करना। लगभग 2-3 साल हमने साथ बिताया, जितने भी लोग हैं, बट चलो एक कनेक्शन था हम लोगों के बीच। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जाते जाते बस मैं तुम्हें इतना कहूंगा कि अगर तुम्हें मेरा याद आ जाए तो यार, मेरा एक चैनल है द सिबलिंग्स के नाम से, या फिर मेरा एक छोटा सा चैनल है मोटर ब्लॉगिंग का, द माउंटेन गाय। तुम उसे चेकआउट कर सकते हो और मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ सकते हो। तो यार वीडियो को खत्म करते हैं और मेरी तरफ से आखिरी गुड बाय तुम लोग के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल।